Hello everyone, welcome to Enrich Minds YouTube channel. I am Preksha Jain, back with class 12th Biology NCERT. In this video, we are going to study chapter 7th of class 12th, that is evolution. And इस chapter को भी हमने जैसे earlier chapters complete किए हैं 6 chapters, वैसे ही same format में हम पढ़ने वाले हैं line by line detail explanation के साथ, question answers को discuss करके कुछ important questions and objective question side by side जो chapter के बीच में diagrams आते हैं उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे. So I hope आपने इसके पहले के जो chapters है वो complete कर लिए हैं already. In case अगर नहीं पढ़ा है आपने अभी तक वो chapters से, so go and check the videos and give your feedback, क्योंकि वहां पर आपको क्या मिलेगा ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर जो कंसेप्ट बेस्ड स्टडी है वो आपको इस वीडियो से मिल जाएगी. क्लियर है ना? सो जिसने भी देखा है सो बी रेडी इन दिस चैप्टर ऑल्सो, बस यू हैव टू टेक हैव पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर थोड़े से लेंदी हैं 12th क्लास में एंड एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा है. दैट इज वाई पेशेंटली हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे चैप्टर्स के जितने लाइन बाय लाइन पढ़ने के जो कंसेप्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे. यहाँ पर लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ रहे हैं हम? बिकॉज नीट में कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के. अगर आपने अर्लियर ईयर के पेपर्स जो देखे हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है जो भी करिकुलम आता है नीट का, सो उसमें क्लास 12th एंड 11th बायोलॉजी जो है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी डिपेंडेंट है. अब एनसीईआरटी में रेफरेंस बुक पर जाने से बेटर है कि हम एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसको ही डिटेल पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर देखो चैप्टर जो है ना, अगर आप उसको डिटेल लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो आपके काफी सारे जो कंसेप्ट हैं एंड क्वेश्चन कुछ सेकेंड्स में ही हो जाएंगे. तो बस यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 7 इवोल्यूशन. पेशेंटली यहाँ पर रीड हम करेंगे, अंडरलाइन करते जाओ पॉइंट इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप रिवीजन नोट्स बना सकते हो. एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट को भी इन केस इफ वांट टू राइट यू कैन राइट ऑल्सो, बट अगर आप प्रॉपरली ध्यान से सुनोगे ना सो वो कंसेप्ट आपके माइंड में फीड होते जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, बट जस्ट राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड इफ in between I am telling the objective questions and important question or some other important point that are not mentioned in the book, please write them. Clear? So start about the evolution. इवोल्यूशन क्या है? बायोलॉजी का ही एक पार्ट है एंड इट इज बेसिकली अ थ्योरी इन बायोलॉजी दैट डिस्क्राइब द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ जनरेशन बाय जनरेशन. एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ऑन द नेचुरल सिलेक्शन. जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है उस पर ही डिपेंड करता है इवोल्यूशन. क्योंकि क्या होता है ना कि देखो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो जीन्स है वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं. सो इस प्रोसेस में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ genes they are also transferred. तो जो different characteristic exist करते हैं किसी भी given population में, either due to genetic variation or due to mutation. So over the period of time ये जो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक वेरिएशन या म्यूटेशन से हो रहे हैं ना, सो ये कॉमन होते जाते हैं या फिर रेयर हो जाते हैं. सो इन दोनों पे ही डिपेंडेंट क्या होता है, फिर किसी भी गिवन पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होता है. अब इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है, तो साइंटिफिक थ्योरी जो है इवोल्यूशन की, काफी सारे मेथड्स आए, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है बायोलॉजिस्ट, डार्विन, लेमार्क, सो इस टाइप की काफी सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की, जिससे कि इवोल्यूशन की प्रॉपर स्टडी है जो इस चैप्टर में हम इन फॉलोइंग टॉपिक्स के अंडर में कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग. इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाती है? किस चीज की स्टडी है? लाइफ फॉर्म्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? सो इवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या, मतलब अगर इसकी हम डेफिनेशन पे जाते हैं, so what is it? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth, of stars and indeed of the universe itself. So अगर हमें evolution की proper definition पे जाना है, सो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा हमें कि जो फ्लोरा एंड फाना, दैट मीन्स की प्लांट्स एंड एनिमल. फ्लोरा इज टर्म यूज्ड फॉर द कंप्लीट प्लांट्स ऑन द अर्थ एंड फाना इज फॉर द कंप्लीट होल एनिमल्स दैट आर ऑन द अर्थ. सो फ्लोरा एंड फाना में जो भी चेंजेस हुए हैं या फिर मिलियंस ऑफ ईयर में अर्थ पे क्या चेंजेस हुए या फिर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत जरूरी है इवोल्यूशन को और डिटेल में पढ़ने से पहले. सो व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट longest of all the constituted and conjectured stories. So सबसे ज्यादा इसमें क्या है ना, इवोल्यूशन में बहुत सारी स्टोरीज भी हैं. मतलब
आपने सुना होगा कई सारी फनी स्टोरीज हैं, बट कई एक्चुअली में वही स्टोरी है, जैसे जिराफ का हेड में चेंज क्यों आया है या फिर डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हो गए। तो काफी सारी स्टोरीज के फॉर्म में हमने इवोल्यूशन को सुना हुआ है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लैनेट अर्थ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। सो इवोल्यूशन भी एक काइंड ऑफ स्टोरी है जिसमें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स या फिर बायोडाइवर्सिटी, प्लैनेट जो अर्थ है उस पर जो भी चेंजेस आए हैं बाय टाइम ओवर द थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर, तो इसके बारे में एक स्टोरी है। एंड जो पर्टिकुलर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के कंटेक्स्ट में अगर देखें हम, एंड इसके अर्थ का जो भी बैकग्राउंड चेंज हुआ है ओवर द इयर्स, तो ये सारी जो है चीजें आ जाती हैं किसमें, इवोल्यूशन में। बट यहाँ पर अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, सो इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजेस ओवर सेवरल जनरेशंस। ओके, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइफ के, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, फ्लोरा एंड फौना, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जब ट्रांसफर हो रहे हैं। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते जाते हैं, कुछ रेयर हो जाते हैं। तो यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडीज एंड जो सेवरल चेंजेस आए हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसमें उसकी जो स्टडी है दैट ऑल कम्स अंडर इवोल्यूशन। एंड इवोल्यूशन इज अ साइंटिफिक थ्योरी यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट टू स्टडी द जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। क्लियर? नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब काफी सारी थ्योरीज तो हैं, बट सबसे फर्स्ट इनमें से है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुई। एंड विद दिस ऑल्सो देयर आर सेवरल थ्योरीज की ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है ना जो, तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट का ना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। वो कैसे? लेट्स सी हियर। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। सो जब आप स्टार्स को देख रहे हो नाइट टाइमिंग में जनरली, ठीक है, सो क्लियर नाइट स्काई होती है जब, तभी स्टार्स हम जनरली देख पाते हैं। तो वी आर लुकिंग बैक इन टाइम, हम कुछ टाइम पहले देख रहे हैं। स्टीलर सब्सटेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो स्टीलर सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, लाइक स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, तो ये सारे क्या है, लाइट ईयर में डिस्टेंस इनकी मेजर की जाती है। हम जनरली किलोमीटर्स एंड मीटर्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ पे कोई भी डिस्टेंस, बट जो लाइट ईयर है वो क्या है ना, बहुत ज्यादा लार्ज जो डिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 लाइट ईयर, L/4 लाइट ईयर शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं, इज इक्वल टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई लाइट ईयर की। लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या हो गई? डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एंड इसका अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किलोमीटर से, तो कितना हो जाएगा? 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल टू 9.4 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर्स। तो 1 लाइट ईयर कितना किलोमीटर है? 9.4 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर्स। सो इतना ह्यूज डिस्टेंस को किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई द लार्जर डिस्टेंस आर रिप्रेजेंटेड इन लाइट ईयर। क्लियर? सो ये जितने भी स्काई में या हेवनली बॉडीज हैं, इन सबको ही लाइट ईयर से ही रिप्रेजेंट करते हैं जो डिस्टेंस है। व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर बैक एंड फ्रॉम्स ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे एंड रीचिंग अवर आईज नाउ। सो क्या है ना, ये जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये काफी पहले यहाँ से लाइट जो है ट्रैवल करना स्टार्ट किया। लाइट ने मिलियंस ऑफ ईयर पहले ट्रैवल करना स्टार्ट किया एंड कितना किलोमीटर, अबाउट ट्रिलियंस किलोमीटर रन करके या फिर मूव करके हमारे आईज तक आती है। However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. So हम क्यों बोल रहे हैं कि ये जो स्टेलर सब्सटेंसेस है ये बैक इन टाइम है? बिकॉज इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लाइट को काफी सारा टाइम लग जाएगा। दैट इज व्हाई व्हाट वी आर सीइंग वो हैपन इन पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम में। अगर हम देखें तो हमारे जो सराउंडिंग्स में कोई भी चीज इंस्टेंटली हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, इंस्टेंटली देख लेते हैं। दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर इन प्रेजेंट टाइम। देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी apparently are peeping into the past. That means कि जब भी हम अगर stars देख रहे हैं, so that means कि we are looking forward towards the past. The origin of life is considered a unique event in the history of universe. And जो origin of life है, एक concept जो है, so वो पूरा ही जो यूनिवर्स की हिस्ट्री है ना, इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, उसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट है एंड यूनिक इवेंट है। द यूनिवर्स इज वास्ट। अब ये स्टेटमेंट क्या है ना, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, पर ध्यान रखना है कि यूनिवर्स वास्ट है, दैट मीन्स कि देयर आर सेवरल थिंग्स हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स।
रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। तो इतना वास्ट है यूनिवर्स कि उसके कंपैरिजन में अर्थ एक काइंड ऑफ स्पेक है, सिर्फ छोटा सा। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, एंड यूनिवर्स क्या है, काफी ज्यादा ओल्ड भी है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सो 20 बिलियन ईयर्स तो क्या हो जाता है ना, बहुत ही पुराना हो गया अर्थ, एंड सॉरी यूनिवर्स है 20 बिलियन ईयर ओल्ड। उसके बाद जब अर्थ एंड डिफरेंट प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दे आर ऑल्सो टू ओल्ड, बट यूनिवर्स वास्ट है, 20 बिलियन ईयर ओल्ड है, एंड यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ क्या है, काइंड ऑफ स्पॉट है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, एंड जो गैलेक्सीज होते हैं ना, जो हेवनली बॉडीज यहाँ पर हैं, उनके क्लस्टर्स क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। गैलेक्सीज में क्या है, क्लस्टर किस चीज के हैं, स्टार्स के एंड गैसेस के, क्लाउड है या फिर डस्ट है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। तो अगर यूनिवर्स के साइज से कंपेयर किया जाए तो अर्थ क्या है, काइंड ऑफ स्पॉट है यूनिवर्स के कंपैरिजन में। तो Big Bang Theory attempts to explain to us the origin of universe. So Big Bang Theory जो है उससे क्या attempt आया कि origin of universe कैसे हुआ है, origin of life ऑन अर्थ के पहले ओरिजिन ऑफ जो यूनिवर्स हुआ है वो कैसे हुआ है, ये एक्सप्लेन है बिग बैंग थ्योरी में। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। सो बिग बैंग थ्योरी में बेसिकली आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इन शॉर्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में क्या एक्सप्लेन है कि फिजिकल टर्म में अनइमेजिनेबल एक चीज है कि बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। तो उस एक्सप्लोजन से क्या हुआ, यूनिवर्स पहले तो एक्सपेंड हुई एंड फिर टेम्परेचर डाउन हो गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड एलिमेंट समटाइम्स लेटर, एंड उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम का भी फॉर्मेशन हुआ। द गैसेस कंडेंस्ड over under gravitation and form the galaxies of the present day universe. So gases क्या है, condensed हो जाते हैं gravitation में, gravitation जो force है अर्थ पे है and universe में it is ever existing. So उससे क्या होता है कि gases जो है condensed हो गई and galaxies का form ले लिया जो कि present day universe में present है। In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. So जो solar system है मिल्की वे है उसमें अर्थ का फॉर्मेशन कब दिया हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। तो अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं था बिकॉज सबसे पहले क्या हुआ, अर्थ फॉर्म हो गई जहां पर कुछ भी, जैसे अगर हम अभी दूसरे जो प्लैनेट्स देखते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के, अर्थ के अलावा बाकी जो 7 प्लैनेट्स हैं उनमें भी क्या है कि कुछ कुछ प्लैनेट्स पे स्टडी चल रही है जहां पर अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं वहां पर एज सच लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो सेम वाज ऑन द अर्थ की कोई भी एटमॉस्फेयर अर्ली अर्थ पे प्रेजेंट नहीं था। Water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass covered the surface. So water vapor, methane, carbon dioxide, ammonia ये सारे जो compounds हैं ये जब रिलीज हो गए molten mass से, अर्थ की सरफेस पे जो कवर था उससे ये सारे substance and gas जो है वो रिलीज हुई। The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen and the lighter H2 escaped. जब यूवी रेज आई अर्थ पे तो वाटर H2O जो है वो ब्रेक डाउन किस में हो गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, एंड देन उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो लाइटर वेट होने की वजह से एस्केप हो गई एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। सो हाइड्रोजन अमोनिया एंड मीथेन के साथ जब कंबाइन हुआ तो अमोनिया और मीथेन कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज की जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म हुआ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड। उसके साथ साथ ही ओजोन जो O3 है उसका फॉर्मेशन भी हुआ। Then, as it cooled, the water vapor fell as rain to fill all the depressions and forms ocean. So जब ये water vapors cool down हुए तो ये क्या फॉर्म ले लिया, रेन का। क्लाउड्स बने पहले तो, एंड फिर जब ये क्लाउड से रेन हुई तो रेन होने से क्या हुआ, जितने भी डिप्रेशन थे अर्थ पे सरफेस पे वो फुल हो गए एंड उन्होंने क्या फॉर्म ले लिया, ओशन, सी एंड रिवर्स। लाइफ appeared 500 million years after the formation of Earth, that is almost 4 billion years back. तो 4.5 billion ईयर्स पहले अगर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है एंड उसके 500 मिलियन ईयर के बाद अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, सो दैट मीन्स कि लाइफ कितने ईयर्स पहले आई है, 4 बिलियन ईयर्स पहले। डिड लाइफ कैम
कम फ्रॉम आउटर स्पेस, तो लाइफ जो है वो क्या आउटर स्पेस से आ गई, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो भी फॉर्मेशन हो रही है ये सब क्या आउटर स्पेस से आया। सो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। सो कुछ एक्चुअली में ये बिलीव कर लेते हैं कि जो लाइफ है वो आउटसाइड से ही कहीं से आई हुई है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। सो ग्रीक थिंकर्स जो थे ना उन्होंने क्या थिंकिंग थी, उनकी क्या थॉट था कि जो लाइफ का यूनिट है उसको एक टर्म दिया क्या, स्पोर्स। तो यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गई, स्पोर्स है। ये क्या होता है, डिफरेंट प्लैनेट्स पर ट्रांसफर हो रहे थे एंड उसमें अर्थ भी इंक्लूडेड था। पेंस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। सो जैसे यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने या फिर कुछ साइंटिस्ट ने तो बिलीव कर लिया कि ये जो अर्थ है यहाँ पर लाइफ आई है, कैसे आई है, आउटसाइड से आई हुई है। बाकी कुछ ग्रीक थिंकर्स का यह था कि जो लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ होता है स्पोर्स, तो ये जब ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट तो इससे लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। उसके अलावा कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फेवरेट आइडिया क्या होता है, पेंस्पर्मिया। अब पेंस्पर्मिया क्या है कि एक थ्योरी है लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केमिकल प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। तो पेंस्पर्मिया के अकॉर्डिंग क्या है, जो साइंटिस्ट की फेवरेट है, इसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि लाइफ जो है माइक्रोब्स या फिर केमिकल प्रिकर्सर से ही इनिशिएट हुई है। जब उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिला तो लाइफ originate हुई। For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like stromer, etc. उसके अलावा अलग अलग थॉट्स आते हैं कि लाइफ जो है वो रॉटिंग मैटर से आई हुई है। सो ये डिफरेंट थॉट्स जो है डिफरेंट साइंटिस्ट जब वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, तो कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं एंड कुछ का ऑब्जर्वेशन होता है। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एंड ये जो थ्योरी है कि लाइफ पेंस्पर्मिया या फिर रॉटिंग मैटर जहाँ पे भी माइक्रोब्स होते हैं उससे आती है, सो ये थ्योरी जो है वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। लुइस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो उसके बाद जो है लुइस पास्चर, अभी तक तो क्या था कि कुछ साइंटिस्ट कोई ऐसा सोच रहा है, कोई वैसा नेम नहीं किया बना था, बट यहाँ से भी स्पेसिफिकली स्टार्ट हो गया है कि लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या बोला था कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। He showed that in pre-sterilized flask, life did not come from killed yeast, while in another flask open to air, new life organisms arose from killed yeast. Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this does not answer how the first life came from. लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। सो लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने क्या स्टेट किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज हो रही है। सो ये एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट कैसे किया, तो फ्लास्क लिया जो कि प्री स्टेरलाइज था। दैट मीन्स कि एक फ्लास्क जो रहा वो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट या फिर किसी भी दूसरी मेथड से स्टेरलाइजेशन किया। स्टेरलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम उसमें से किल कर देते हैं बाय यूजिंग एनी केमिकल और ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। सो ऐसे एक फ्लास्क में जब किल्ड ईस्ट रखा तो क्या हुआ, वहां पर एक न्यू लाइफ फॉर्म अराइज नहीं हुआ। बट जब एक फ्लास्क ओपन एयर में रखा हुआ था एंड उसमें किल्ड ईस्ट था तो वहां पर क्या है, लाइफ अराइज हो गई। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो था ना वो डिस्प्लेस हो गया क्योंकि किल्ड ईस्ट है। इन केस अगर स्टरलाइज्ड फ्लास्क में है तो उससे लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो रही है, बट अगर सेम किल्ड ईस्ट एक फ्लास्क में है जो कि एक्सपोज्ड है एयर में तो उसमें से क्या है, लाइफ अराइज हो सकती है। सो दैट शोज कि यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो भी डिपेंड करती हैं फॉर द न्यू लाइफ फॉर्म टू एग्जिस्ट। सो दैट इज वाई ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी ये फिर डिसमिस हो गई। बट यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हो रही है, बट फर्स्ट टाइम जो लाइफ ऑन अर्थ है वो कहाँ से आया, ये इसके पीछे कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं था। Oparin of Russia and Helden of England proposed that the first form of life could have come from the pre-existing non-living organic molecule, example RNA, protein, etc. And that formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. So Oparin and Helden इनों का भी क्या है, evolution में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। So origin of life के बारे में Oparin and Helden का कहना ये है कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो किसी pre-existing molecule से या फिर non-living organic molecule से अराइज हो सकती है। अब ये non-living ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, डीएनए और आरएनए।
एंड इवन ये जो है ना स्टडी 1953 में ओपेरिन एंड हेल्डन ने सजेस्ट किया कि जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, लाइक प्रोटीन एंड आरएनए, एंड दिस वाज फॉलोड बाय द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, व्हिच सजेस्ट दैट एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अर्थ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्योंकि ना एक बहुत सिली सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इवोल्यूशन अगर है तो ये सारी स्टडी एट दैट टाइम हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। ये 1953 में अगर जो ये बोलोगे कि अभी इसके पहले कितने टाइम पहले लाइफ ओरिजिनेट हो चुकी थी, फिर अभी क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी तक एविडेंसेस सच नहीं थे कि लाइफ ओरिजिनेट फर्स्ट टाइम कब हुई है। एंड एक क्लियर कट और जो क्रिस्टल क्लियर एक हाइपोथेसिस या थ्योरी होती है कि यस एग्जैक्टली लाइफ सिर्फ इसी फॉर्मेट में अराइज हुई है, तो वो भी अभी तक नहीं है पॉसिबल। काफी सारे हाइपोथेसिस हैं, रिसर्च अभी भी कंटिन्यू है, बट एक कंफर्मेटरी और न्यूज जो है इवोल्यूशन में कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को ही बोल दिया जाए कि नहीं यहाँ से ही हुई है, बट सिर्फ इतना है कि कुछ अलग अलग साइंटिस्ट के थॉट हैं जो कि 100% ट्रू लगते हैं सिनेरियो के अकॉर्डिंग। सो ओपेरिन एंड हेल्डन का कहना भी ये था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से अराइज हो सकती है, जैसे कि प्रोटीन है या फिर डीएनए और आरएनए। The condition on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing methane, ammonia, etc. So क्या था ना कि उस टाइम पे जो अर्थ कंडीशन थी वो कैसा था, टेम्परेचर हाई था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आते रहते थे। टेम्परेचर हाई दैट मीन्स कि वॉल्केनिक इरप्शन अगर हो रहा है तो उससे वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आ जाते थे। एटमॉस्फेयर में जो मीथेन एंड अमोनिया का कंटेंट भी रिड्यूस हो रहा था। सो 1953 में एस.एल. मिलर, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल सिमिलर कंडीशन क्रिएट की। तो ही क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन अ लैबोरेटरी scale. He created electric discharge in a closed flask containing methane, hydrogen and ammonia and water vapor at 800 degrees Celsius. He observed formation of amino acids. So क्या किया उन्होंने कि एक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो था वो पास कराया क्लोज्ड चैम्बर में, एंड उस क्लोज्ड चैम्बर में या फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर थे। तो इसको जब 800 टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, 800 डिग्री सेल्सियस, सो ऑब्जर्वेशन आई कि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट एंड फैट्स। एंड एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट में ये भी ऑब्जर्व हुआ कि शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड पिगमेंट एंड जो फैट्स हैं उसका फॉर्मेशन भी सेम प्रोसेस में हो पा रहा है। एनालिसिस ऑफ मेटेराइट कंटेंट आल्सो रिवील सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस। एंड जो मेटेराइट कंटेंट का एनालिसिस था उससे ये भी क्लियर हुआ कि ये सेम प्रोसेस जो है जहाँ पर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर मिलके हायर टेम्परेचर पे एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो ये समवेयर एल्स इन द मेटेराइट भी और इन द स्पेस ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। विद दिस limited evidence, the first part of the conjecture theory, that is chemical evolution, was more or less accepted. So यहाँ पर limited evidence है, but still ये जो process है evolution का, एंड इस इवोल्यूशन की जो पूरी स्टोरी है उसमें एक एविडेंस तो एक स्टोरी जो है वो तो क्लियर हो जाती है कि जो केमिकल इवोल्यूशन है वो मोर और लेस एक्सेप्ट हो गया। केमिकल इवोल्यूशन कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मीथेन एंड अमोनिया से हाइड्रोजन एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वैसे यहाँ पर आरएनए एंड प्रोटीन के हेल्प से एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है, ये एविडेंस है। एंड फर्दर गैसेस मीथेन, अमोनिया को कंबाइन करके हायर टेम्परेचर पे ये भी ऑब्जर्व किया कि उससे लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज। सो स्टिल वी डोंट हैव एनी आइडिया कि जो फर्स्ट रेप्लिकेटिंग फर्स्ट जो लाइफ अराइज हुई है बाय सेल्फ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ और बाय एनी अदर वे, ये अभी भी आइडिया नहीं है कि कैसे हुआ ये प्रोसेस। द फर्स्ट नॉन सेल्युलर forms of life could have originated 3 million years back, and जो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म है वो कब आया है, 3 बिलियन ईयर्स बैक। तो ये जो पूरा क्रोनोलॉजी है ये पढ़ना होता है कि अर्थ यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस जो है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, अर्थ का 4.5 बिलियन ईयर्स बैक है। देन उसके बाद लाइफ ऑफ ऑन अर्थ इज अराउंड 4 बिलियन ईयर। देन उसके बाद यहाँ पर नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म जो है वो 3 बिलियन ईयर्स बैक है। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एक्सेट्रा। सो
क्या हो सकता है कि ये जो सेलुलर लाइफ फॉर्म है इनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स। सो ये जो कैप्सूल्स है ना, ये क्या करते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। सो जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म होता है लाइफ का, तो ये भी बिलीव किया जा रहा है कि ओरिजिनेट ही नहीं हुआ कब तक, 2000 मिलियन ईयर्स अगो तक, और जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म है वो ओरिजिनेट नहीं हुआ। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स। तो उसके बाद जो डेवलप हुए मे बी पॉसिबल वो क्या हो सकते हैं, सिंगल सेल। ऑल लाइफ फॉर्म वर इन वाटर एनवायरमेंट ओनली। दिस वर्जन ऑफ अ बायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो वाटर एनवायरमेंट में जनरली इवॉल्व हो रहे हैं या फिर फॉर्म हो रहे हैं। एंड ये जो वर्जन है बायोजेनेसिस का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फर्स्ट फॉर्म है लाइफ का वो स्लोली ही ओरिजिनेट हुआ है एंड इवोल्यूशनरी फोर्सेस के थ्रू ओरिजिनेट हुआ है। So evolutionary forces from non-living molecules is accepted by majority and इस theory और principle को काफी सारे लोगों ने accept भी कर लिया फिर। However, once formed how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. So उसके बाद क्या है ना कि जो एक बार अगर फॉर्म हो गई है कोई लाइफ, तो जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है लाइफ का वो किसी एक कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में इवॉल्व हो जाए एंड देन फर्दर ये जो इवोल्यूशन है उससे मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी एक आई। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। अब जो लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन है इसको एक थ्योरी के बेस में यहाँ पर हम देखते हैं। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सो जो कन्वेंशनल या फिर रिलीजियस लिटरेचर है वो भी स्पेशल क्रिएशन की कुछ थ्योरीज एंड एविडेंसेस देते हैं। दिस थ्योरी हैज 3 कनोटेशंस। इस थ्योरी में क्या है, 3 कनोटेशंस हैं। दे आर वन दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। सो एक तो क्या है ना कि ऐसे ही जैसे human beings हैं, so they are created like that way only. 2, that the diversity was always the same since creation and will be the same in future also. तो जो रिलीजियस लिटरेचर के अकॉर्डिंग है तो उसमें तो ये हो गया कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो जैसा अभी एट प्रेजेंट है ना तो उसी फॉर्म में ओरिजिनेट हुआ था। लाइक ह्यूमंस जो है वो ह्यूमंस के फॉर्म में ही ओरिजिनेट हुए थे बिलियंस ऑफ ईयर अगो भी। उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन है तो जैसा वो बर्थ के टाइम था सेम वैसा अभी है, कोई भी चेंज नहीं आया है। एंड इवन जैसे ह्यूमंस है, सो ह्यूमंस के फ्यूचर एंड पास्ट दोनों में ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 3, that earth is about 4000 year old। एंड एक और एविडेंस क्या है या फिर कैनोटेशंस हम बोल सकते हैं, फीचर जो कंक्लूड किया है कि अर्थ जो है वो 4000 ईयर ओल्ड है। सो ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th century बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS Beagle राउंड द वर्ल्ड। चार्ल्स डार्विन concluded that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. तो ये जितने भी आइडिया थे इनका चैलेंजिंग पार्ट कब आया, 19th सेंचुरी में, जबकि एक सेलर जो थे HMS बीगल, तो ये सी वॉयज थे, तो इसका जो ऑब्जर्वेशन है HMS बीगल के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड चार्ल्स डार्विन ने क्या कंक्लूड किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन HMS बीगल ने क्या कंक्लूड किया या फिर चार्ल्स डार्विन ने क्या कंक्लूड किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर HMS बीगल जो थे जब राउंड वर्ल्ड ट्रिप पे आए थे तो कौन से साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन निकाला था ऑन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। क्या कंक्लूड किया कि जो लाइफ एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स हैं वो कुछ टाइप ऑफ सिमिलैरिटीज तो शो करते हैं, बट काफी बार क्या हो जाता है वो सिमिलैरिटीज जो है वो वेरिंग डिग्री पे होते हैं। सो नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो विथ लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ये जो है इससे कंक्लूजन ये भी निकलता है ना कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो कुछ लेवल तक तो सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, बट एट सेम टाइम जो वेरिएशंस हैं वो भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। एंड ये जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर अगो एग्जिस्ट कर चुके हैं। मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर एंड सेवरल काइंड ऑफ सच लाइफ फॉर्म्स अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करते। देयर हैव बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गोन बाय जस्ट एज
new forms of life arose at different periods of history of earth. So क्या है ना कि extinctions भी हो रहा है, जैसे नई लाइफ फॉर्म अगर ओरिजिनेट होती है ना, तो कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. सो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का एक्सटिंक्शन भी क्या है, कॉमन एनवायरमेंटल प्रोसेस ही है. सो इस वे में कि न्यू लाइफ फॉर्म्स हो रहे हैं, ओल्ड जो है या फिर जो लेस डिजायरेबल है उस एनवायरमेंट में रहने के लिए, वो क्या है, एक्सटिंक्ट होते जाते हैं. एंड बाय ईयर जो न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ है वो हिस्ट्री ऑफ अर्थ में डिफरेंट पीरियड्स में ही अराइज हुआ है एंड डेवलप हुआ है. देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स. तो लाइफ फॉर्म्स का भी एक काइंड ऑफ इवोल्यूशन होता है. एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कोई भी पॉपुलेशन क्या कर सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें वेरिएशन बिल्डअप कर सकती है. दोज कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस, climate, food, physical factor, etc. would outbreed others that are less endowed to survive under such a population. So, और क्या होता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ये किस चीज के लिए इनेबल कर देते हैं, बेटर सर्वाइव करने के लिए. जो नेचुरल कंडीशंस हैं, क्लाइमेट हो, चाहे फूड हो या फिर फिजिकल फैक्टर्स हो, सो इसका जो ये सब मिला के जो नेचुरल कंडीशन बन रही है, तो उसमें कैसे बेटर सर्वाइव करना है, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनेबल हो जाता है. देन another word used is fitness of the individual और population. So एक और टर्म यहाँ पर आ जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो फिटनेस है एंड जो पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल और पूरी पॉपुलेशन में जो फिटनेस से रिलेटेड इश्यूज है, तो वो भी यहाँ पर आते हैं. द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस. तो डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब सिर्फ क्या है, only and only reproductive fitness. Hence, those who are better fit in an environment leave more progeny than others. तो इसीलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर एनवायरमेंट में फिट होते हैं, so that means कि they leave more progeny than others. But in case अगर वो survive नहीं होते हैं, so the opposite will happen. These therefore will survive more and hence are selected by nature. So इसलिए क्या है, सर्वाइव ज्यादा कर लेते हैं एंड नेचर से सिलेक्ट हो जाते हैं. ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज मच एज here we were, he called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. and उसके बाद क्या किया कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन था उसको इम्प्लाई करके जो इवोल्यूशन है का मैकेनिज्म है उसको क्लियर किया. लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वालेस, a naturalist who worked in Malay Alpigo and also come to similar type of conclusion. Type of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarity and share common ancestors. However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth, epoch, periods and eras. The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. So, Earth की जो geological history है, that means that is related to the contents of the Earth, like the different layers, water, hydrosphere, lithosphere, atmosphere, all these things. And ये किससे relate कर रही है? Biological history जो है Earth की, उससे आपस में correlate करती है. A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years old. So इसे एक कंक्लूजन निकलता है कि अर्थ बहुत ओल्ड है, सिर्फ थाउजेंड ऑफ ईयर नहीं है जब से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हुआ है, बट इट इज बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या है, मतलब हम बोल तो रहे हैं कि हाँ ठीक है बाय टाइम इवोल्यूशन हुआ है, ये चेंज आए हैं, बट ये चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व कैसे हुए हैं एंड कैसे एविडेंसेस हैं रिगार्डिंग दिस. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर ये जो डायग्राम गिवन है उसको देख लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या मेंशन्ड है. सो इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट. मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या था, ही टुक अ फ्लास्क जिसमें कि गैसेस का मिक्सचर था, मीथेन, अमोनिया, वाटर था एंड हाइड्रोजन. सो 3 गैसेस एंड वाटर का मिक्सचर, और उसके बाद उसमें ना इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए थे. तो जब यहाँ से करंट पास होता है और इलेक्ट्रिक रोड्स जब आपस में टच होते हैं, तो क्या है यहाँ पर स्पार्क डिस्चार्ज होता है, जिससे कि ये जो गैसेस हैं पास होने लगते हैं
एंड यहाँ पर एक कंडेंसर लगा होता है जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स कि वाटर इन होता है एंड वाटर आउट, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी कंटेंट फॉर्म हुआ दैट फर्दर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इट पासेज ऑन, एंड देन एक फ्लास्क होता है, स्मॉलर फ्लास्क जिसमें कि बॉइलिंग वाटर होता है। सो देन ये फर्दर मूव करते हैं कहाँ पर, टू द वैक्यूम पंप, जिससे कि अगर कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है सो वो भी सेपरेट आउट हो, एंड जो वैक्यूम है एक्सेस एयर जो रिमेन हो रही है वो भी सेपरेट आउट हो जाए। सो इस टाइप से मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया उसका ये क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंट हो जाता है। एंड इसके अलावा मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चन में इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब इवोल्यूशन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है जनरली, बट ये डायग्राम जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। अब आप सोचोगे कैसे कि यहाँ पर ये गैसेस जो है इसकी प्लेस पर वैकेंट ब्लैंक दे दिया कि यहाँ पर कौन सी गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, काइंड ऑफ दिस, या फिर जो कंडेंसर है उसका यूज क्या है, तो कंडेंसर टेम्परेचर मेंटेन करता है। स्पार्क डिस्चार्ज कब हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स है तो इलेक्ट्रोड्स दोनों ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। सो ये काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन डायग्राम से आ जाते हैं। देन कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन की क्या एविडेंसेस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि देयर इज इवोल्यूशन इन द फॉलोइंग ईयर्स। Evidence that evolution of life form has indeed taken place on Earth has come from many quarters. So different quarters में different parts में ये evidences मिले हैं कि अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ है। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स में हुआ है ना एविडेंसेस आए हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट एक है फॉसिल। तो फॉसिल क्या होता है, किसी भी लाइफ फॉर्म का हार्डर पार्ट होता है जो जनरली रॉक्स में प्रेजेंट होता है। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। सो ये जो है रॉक सेडिमेंट करती है एंड एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो अरेंजमेंट है वो कैसे हुई है, जब ये रॉक जो है सेडिमेंट होते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ different life form who probably died during the formation of the particular sediment. सो जो डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स होते हैं उनमें भी क्या है, फॉसिल्स होते हैं, क्योंकि फॉसिल्स तो ये है ना मिलियंस ऑफ ईयर अगो जो सॉलिड डिपॉजिट्स हुए हैं या फिर प्लांट्स एंड एनिमल के रिमेन जो है वो कुछ एज्ड रॉक में ही प्रेजेंट होंगे। सो ये एज्ड रॉक में जो भी फॉसिल्स थे वो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के वो कहाँ पर सेडिमेंट हो गए, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, एंड इनमें से कुछ फॉसिल्स ऐसे थे ना जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के ही सिमिलर थे। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल डायनासोर। एंड 7.2 फिगर में यहाँ पर कुछ फॉसिल्स मेंशन्ड है जो कि एक एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म डायनासोर के फॉसिल शो करता है। स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट्स अ जूलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। एंड फॉसिल्स की जो स्टडी है डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर में क्या शो करेगी कि किस ड्यूरेशन में एंड किस पीरियड में दैट फॉसिल और दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड। The study showed that the life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. तो कैसे जो फॉसिल की स्टडी है वो डिपेंड कर रही है जियोलॉजिकल पीरियड, या फिर फॉसिल की स्टडी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म किस जियोलॉजिकल पीरियड में एग्जिस्ट करता था। तो जितना ज्यादा पुराना ऑर्गेनिज्म होगा, जितना ज्यादा पहले के टाइम पे वो एग्जिस्ट करता होगा ना, उतना ही डीप डाउन इनसाइड द अर्थ सरफेस वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। एंड जो सुपरफिशियल लेयर पे होते हैं they may be evolved and died due to some reasons, but वहाँ पर इनके अगर फॉसिल्स मिलते हैं तो वो क्या शो करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये रिसेंट टाइम्स का है। सो जो डिस्टेंस रहती है, डेप्थ रहती है, एंड उसके ही बेसिस पे डिसाइड होता है। एंड जो ओल्डेस्ट होगा वो बॉटम पे होगा एंड जो न्यूएस्ट होगा वो टॉप पर होगा। सो इससे क्या है, फॉसिल की एज भी आइडिया लगाया जा सकता है। द स्टडी शो दैट लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैन। तो ये स्टडी क्या शो करती है कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो वेरी करते हैं ओवर टाइम, एंड कुछ लाइफ फॉर्म्स तो ऐसे होते हैं कि रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एक सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम में ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। हेंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसीलिए अर्थ की हिस्ट्री में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो अराइज हुए हैं। ऑल दिस इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, एंड ये जो एविडेंसेस होते हैं ना जो बाय टाइम एंड डेवलप हुए हैं उन एविडेंसेस को बोलते हैं पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। एंड जो स्टडी है फॉसिल्स की उसको बोला जाता है क्या, पैलियोंटोलॉजी। Do you remember how the ages of fossils are calculated?
you recollect the method of radioactive dating and principles behind the procedure. So fossils की एज फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, एक मेथड यूज की जाती है एंड उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग. सो रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या किया जाता है ना कि इस प्रोसेस में या फिर जो और दूसरी मेथड्स भी होती हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड जनरली फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करने के लिए यूज होगा. एंड इसके लिए क्या करेंगे कि एक कोई भी रॉक या फिर फॉसिल जिसका कि एज एस्टैब्लिश करना है, तो रिसर्च क्या करते हैं, इसके लिए टाइप ऑफ क्लॉक होती है जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से ही बनती है. तो जियोलॉजिस्ट क्या यूज कर रहे हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड यूज करते हैं जो कि नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स सच एज पोटेशियम एंड कार्बन एंड एज रिलायबल क्लॉक टू डेट एंशिएंट इवेंट्स की. सिंस ये एलिमेंट जो है वो नोन है ऑलरेडी, सो इस एलिमेंट का टाइम देखते हैं कि कितने टाइम में ये डिके हो रहा है एंड देन उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर उससे कंक्लूड करते हैं कि किसी भी फॉसिल की एज कितनी रही होगी या फिर ये फॉसिल जो है कितना पुराना पॉसिबल हो सकता है, सिंपली द एज ऑफ द फॉसिल. एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन. एंड इसके अलावा जो डेटिंग फॉसिल्स होते हैं, मतलब फॉसिल्स को डेट कैसे कर रहे हैं, सिंपली एज करने के लिए एक और ये चीज हो जाती है कि फर्स्ट वन इज द रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड इसमें भी ना दो होते हैं, एक होता है रिलेटिव डेटिंग होती है एंड एक होती है एब्सोल्यूट डेटिंग. रिलेटिव डेटिंग में क्या हो जाएगा, फॉसिल्स की अप्रॉक्सीमेट एज आती है एंड उसको कैसे आती है कि इज कंपेयर्ड टू सिमिलर रॉक्स एंड फॉसिल्स ऑफ नोन एजेस. बट जो एब्सोल्यूट डेटिंग होती है ना, उसमें प्रिसाइज, जो यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव डेटिंग की बात कर रहे हैं ना, इसमें प्रिसाइज एज जो होती है फॉसिल की वो फाइंड आउट कर ली जाती है एंड इसके लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड का यूज करते हैं. एंड कैसे होता है ये वर्क, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि जो कोई भी आइसोटोप है उसका जब डिके होता है तो वो डिसाइड करता है कि the fossil of the age and either within the fossil or more often the rocks associated with it. अब यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जाता है या तो वो फॉसिल में जाके डिसोसिएट होता है, उससे आइडिया लगाते हैं, या फिर रॉक्स में. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक जो है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन. तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि इवोल्यूशन के सपोर्ट में सिर्फ क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल्स एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पर फाइंड आउट किया है कि ठीक है लाइफ जो है अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी एंड जो लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स थे वो भी अर्थ पे अभी प्रेजेंट है एंड कुछ उनमें से क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं. वॉज ऑल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल. एंड ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है ये भी किसने प्रोवाइड किया है, अर्नस्ट हैकेल ने प्रोवाइड किया है, बेस्ड upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. तो ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है मिल रहा है एवोल्यूशन को, तो उसमें क्या है, ये प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकेल ने एंड इनका जो ऑब्जर्वेशन था ना वो ये था कि कुछ जो फीचर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे वो सारे ही वर्टिब्रेट्स में कॉमन होते हैं एंड अडल्ट्स में फिर क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं. जैसे कि जो एम्ब्रियोज है सारे वर्टिब्रेट्स के इंक्लूडिंग द ह्यूमन, दे डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स. तो जब ये वर्टिब्रेट्स क्या है एम्ब्रियो स्टेज पर है, तो उस टाइम पे प्रेजेंट होता है गिल स्लिट्स. तो बट बाय टाइम एंड जब तक एडल्ट आता है तो वर्टिब्रेट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज अगर एम्ब्रियोज में भी है तो वो नॉन फंक्शनल होते हैं गिल्स. हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल study performed by Carl Ernst von Baer. He noted that embryos never pass through the adult stages of other animals. So पहले तो ये हुआ कि भाई एम्ब्रियो में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पर देखा कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है एवोल्यूशन के लिए, बट उसके बाद ही थोड़े टाइम बाद ही आए साइंटिस्ट एक कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर एंड उन्होंने क्या नोट आउट किया कि जो एम्ब्रियो है वो कभी भी वो पास नहीं करते, they never pass through the adult stages of the other animals. So अगर एम्ब्रियो है तो वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन फिर भी रियली पास कर सकता है, बट टू द अनदर जनरेशन to the another population or animals it is not possible. Comparative anatomy and morphology show similarity and differences among organisms of today and those that existed years ago. So क्या है ना कि अगर anatomy या फिर morphology भी की जाए तो वो क्या शो करेगी कि जो similarities हैं वो या फिर differences जो हैं वो organisms में कैसे आते हैं एंड मेन क्या हो जाता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कंडीशन है, बट
क्या ईयर अगो एग्जिस्ट किया दैट डजंट मैटर, बट प्रेजेंट सिनेरियो की कंडीशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लास्ट पेज में हमने देखा था कि 7.2 पे डायग्राम है, तो कंप्लीटली अबाउट डायनासोर, एंड ये जो डायनासोर की फैमिली ट्री है, कि फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। क्लियर। सो यहाँ पर क्या है, सबसे फर्स्ट आए ब्रैंकियोसॉरस, स्टैगोसेरस, आर्क्योप्टेरिक्स, क्रोकोडाइलियन, पेट्रोमाइडोन, देन उसके बाद आए क्या, ट्राइनोसोरस एंड ट्राइसेरैप्टोस। तो इसमें भी क्या है कि अब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर डिफरेंट हो गए, एंड उसके अलावा क्या होता है ना कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन देम आल्सो। क्लियर। Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. So ये जो similarities हैं organisms में, ये और कहाँ पर यूज हो सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि ancestors जो common है अगर, तो उनके characters या उनमें similarities match होते हैं या नहीं। For example, whales, bats, cheetah and human, all mammals share similarities in the pattern of bones of forelimbs. So यहाँ पर जो examples given है, whales है, bat, cheetah, human beings हैं, so इन सब में क्या है, फोर लिम्स का जो पैटर्न है वो सिमिलर है। दो दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द डिफरेंट एनिमल्स, दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेस इन द फोर लिम्स। सो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, लेट्स सी इन दिस फिगर 7.3b, तो यहाँ पर क्या है कि वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। सो वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन के फोर लिम्स मेंशन्ड है। तो अब इन सारे ही फोर लिम्स में डिफरेंट फंक्शन है, क्योंकि मैन क्या है, हैंड से किसी भी चीज को पिक करने, ड्रॉप करने, होल्ड करने ये यूज करता है। चीता के फोर लिम्स कहाँ पर यूज हो रहे हैं, मूव करने में, वॉक करने में एंड रन करने में। वेल्स के जो फोर लिम्स हैं, दैट मीन्स की विंग्स, वो कहाँ पर यूज होते हैं, टू स्विम। एंड बैट के जो फोर लिम्स में वो यूज होते हैं फ्लाई करने में। सो फंक्शन सबके डिफरेंट है, बट जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इस केस में सेम है, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव दीज टाइप्स ऑफ बोन्स जो कि फोर लिम्स में प्रेजेंट होती हैं। हेंस इन दीज एनिमल्स द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू एडेप्टेशंस ऑफ डिफरेंट नीड। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स मेंशन्ड है, इनमें क्या हुआ है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो अडेप्टेशन की वजह से हुआ है, एंड डिफरेंट नीड्स जो थी उसकी वजह से ये डिफरेंट अडेप्टेशंस हुए हैं। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एज दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस। तो ये क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, एंड साथ साथ ही ये होमोलोगस है। तो होमोलोगस मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट फंक्शंस बट सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, की एनाटॉमी तो सेम है बट उसके बाद जो फंक्शंस हो रहे हैं वो डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट इज डाइवर्जिंग, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, कि सिमिलर ओरिजिन एक पॉइंट से हुए बट अलग अलग जगह क्या कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट क्रिएट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड द प्रोसेस इज एंड द ऑर्गन्स आर होमोलोगस। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, एंड होमोलोगस क्या शो करता है, होमोलोगस ऑर्गन्स है वो ये शो करेगा कि एंसेस्ट्री जो है वो कॉमन है। दैट मीन्स कि दे ऑल बिलोंग्स टू वर्टिब्रेट्स और मेमेलिया किंगडम। अदर एग्जांपल आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन, एंड इसका एक और एग्जांपल क्या है, हार्ट या फिर ब्रेन। इन प्लांट्स आल्सो द थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड क्यूकर्बिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। फिगर 7.3a। सो यहाँ पर ए फिगर में बोगनविलिया एंड क्यूकर्बिटा का एग्जांपल दिया है जो कि क्या है, होमोलोगस है। So homology is presented on divergent evolution, whereas analogy refers to a situation exactly opposite. So homologous, divergent, common origin, ये सारे क्या आ जाएंगे, एक ही कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ना एक ऐसे कुछ वर्ड्स दे दिए जाए, एग्जाम्पल डाइवर्जेंट है, होमोलोगस है, या फिर इनमें से एक भी मिसिंग है, एंड फिर 4 ऑप्शंस रहेंगे। लाइक एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट फंक्शंस है, एग्जाम्पल दे दिया क्यूकर्बिटा एंड बोगनविलिया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कॉमन एंसेस्ट्री, ये सारे टर्म किसको बिलोंग करते हैं, होमोलोगस को बिलोंग करते हैं। सेम ऐसे ही एनालोगस के लिए भी हो सकता है। सो काइंड ऑफ दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम्स। सो होमोलॉगी किसको रिफर कर रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, एंड एनालॉगी जो है वो रिफर्स करती है एक ऐसी सिचुएशन जो कि होमोलोगस से जस्ट ऑपोजिट है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एग्जाम्पल तो दिया हुआ है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। तो ये क्या है, दोनों का सेम फंक्शन है,
विंग्स जो बटरफ्लाई के हैं वो भी फ्लाई करने के लिए, एंड बर्ड्स के भी विंग्स जो होते हैं वो फ्लाई करने के लिए। दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो ये फंक्शन सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्ट्रक्चर जो है बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का सेम नहीं होता। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फ्रॉम द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटी। सो ये जो स्ट्रक्चर्स है जिनमें की स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शंस सिमिलर है। क्लियर? सो एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है बट फंक्शंस जो है वो सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एंड ये किसका रिजल्ट है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलैरिटी। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना वो इवॉल्व होते हैं बट वहां पर फंक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, एंड इसलिए उनमें भी सिमिलैरिटी होती है। अदर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी आर द आईज ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स ऑफ द फ्लिपर्स and of mammals or the flippers of penguin and dolphin. So analogous organ के other example में क्या है? जो analogy है वो कहाँ शो करी? ऑक्टोपस की आई में and mammals की आई में। इसके अलावा जो penguins and dolphins इनके flippers, one can say that it is similar habitat that had resulted in selection of similar adaptive features in different group of organism but toward the same function. Sweet potato रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। सो यहाँ पर एनालॉजी के एग्जांपल दिए हैं, ऑक्टोपस एंड मैमल की आई है, उसके बाद पेंगुइन एंड डॉल्फिन है। सो ये भी बोल सकते हैं हम कि अगर सिमिलर हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो टाइप ऑफ सिलेक्शन होता है ना वो सिमिलर होता है। जनरली जो सिमिलर अडैप्टिव फीचर्स होते हैं उस पर बेस्ड होता है। एंड फिर ये जो अडैप्टिव फीचर्स होते हैं ना डिफरेंट ग्रुप्स जो है ऑर्गेनिज्म का वो फॉर्म करते हैं, एंड देन जो सेम फंक्शन है मतलब टुवर्ड द सेम फंक्शन यही हो रहा है कि जो स्वीट पोटैटो है वो पोटैटो को भी रिजेंबल कर रहा है एंड एनालॉजी का एक अनदर एग्जांपल बना लेता है। एनालॉजी का मतलब यहाँ पर ये मेंशन है पूरे ही पैराग्राफ में कि दैट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बाद भी सिमिलर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। देन इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ given function among diverse organisms give cues to common ancestry। so यहाँ पे क्या है कि एक सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर है एंड उसमें क्या हो रहा है कि सिमिलैरिटीज जो होते हैं प्रोटीन में या फिर जीन्स में या फिर जो जीन्स फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनमें अगर सिमिलैरिटीज प्रेजेंट है सो वो क्या शो करती है? कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ क्लू शो करती है। दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। एंड फिर ये जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज हैं उनमें क्या होता है कि किस चीज को पॉइंट करते हैं? वो कुछ ऐसी शेयर्ड एंसेस्ट्रीज या फिर जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज होते हैं ना डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में उसके केस में ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर। सो मैन ने क्या ब्रेड किए हैं? ब्रीड बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग ऐसे कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर के लिए यूजफुल है। अदर यूजर्स आर फॉर स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी। मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स को ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है उसे ग्रो किया एंड डिफरेंट यूजेस के लिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट या फिर सिक्योरिटी पर्पज से ऐसे कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रीड किया हुआ है। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स एंड इवन मैन ने काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया हुआ है एंड सेम फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर from other breeds, example dog, but still are of the same group। so इस वजह से क्या हुआ ना इतना हाईली ब्रीडिंग प्रोग्राम जो चला उससे काफी सारे डिफरेंट ब्रीड्स जो थे डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स के वो फॉर्म हुए एंड इन केस ऑफ डॉग्स इतने ज्यादा डिफर फ्रॉम फॉर्म्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं बट स्टिल द सेम दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप डॉग, क्योंकि उनमें जो बेसिक सिमिलैरिटीज है वो होते ही हैं बट ब्रीडिंग की वजह से क्या कर जाता है कुछ जीन्स में ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग के अलावा फ्यूजन ऑफ जीन्स हम बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स है उनको मिक्स किया जाता है। इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन hundreds of years men could create new breeds,
could not nature have done the same over millions of years? So अगर यहाँ पर हम एक चीज देखें कि कुछ 100 years में ही ह्यूमन ने जब इतने सारे न्यू ब्रीड्स क्रिएट कर दे हैं, वेदर इट इज ऑफ प्लांट और एनिमल, सो क्या नेचर मिलियंस ऑफ ईयर में थाउजेंड्स एंड मोर देन 1000 मिलियन और बिलियन ऑफ ईयर, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स एवोल्यूशन कॉज कर चुका होगा, या फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ब्रीड स्ट्रेन्स को डेवलप किया होगा? अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। सो एक और ऑब्जर्वेशन जो है कि इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है नेचुरल सिलेक्शन से, ये जो सपोर्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये कहाँ से आता है, किस कंट्री से बिलोंग करता है? इंग्लैंड। तो ये इस टाइप के जो कंट्री एंड स्टेट बेस्ड क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं साइंटिस्ट एंड कंट्री बेस्ड क्वेश्चन। इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ्स हैव मेड इन 1850, that is before industrialization set in, it was observed that there were more white-winged moth on tree than dark-winged on melanized moth. So एक collection of moth जो बनाया 1850s में, कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले देखा जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले प्रोसेस सेटअप हुई तो ये ऑब्जर्व हुआ था कि बहुत सारे जो व्हाइट विंग्ड मॉथ थे वो ट्री पर थे। दैट मीन्स कि व्हाइट एंड डार्क का कंपैरिजन देखा जाए तो व्हाइट विंग्ड मॉथ जो थे उसका नंबर ज्यादा था। However, if the collection carried out from the same area but after industrialization, that is in 1920, there were more dark-winged moth in the same area. That is, the proportion was reversed. सो क्या था कि जो कलेक्शन कैरिड आउट हुआ सेम एरिया में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, दैट मीन्स कि आफ्टर 1920, सो उस कंडीशन में क्या थे, जो डार्क विंग मॉथ थे ना सेम एरिया में उसका नंबर ज्यादा हो गया। दैट मीन्स कि प्रोपोर्शन रिवर्स्ड हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले व्हाइट विंग्ड मॉथ जो थे उसका नंबर ज्यादा था प्लांट्स पे एंड ट्रीज पे, एंड इवोल्यूशन के बाद जो रहा वो डार्क विंग्ड मॉथ जो थे ना उसका परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। फर्दर the explanation put forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background. So यहाँ पर ये जो explanation है ना इस पूरे चीज के behind वो क्या हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ से क्या significance है एंड क्यों ये कलर चेंज होता है, क्योंकि जब आप देखो अगर ये लाइट विंग बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस है तो यहाँ पर वॉल का कलर लाइट होने की वजह से अगर डार्क विंग मॉथ होगा ना तो वो क्लियरली विजिबल होगा। सो दैट इज वाई प्रीडेटर जो है उस पर इजीली अटैक कर देगा। बट सेकेंड केस में जब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूटेड एरिया है सो यहाँ पर लाइट विंग्ड मॉथ जो है वो क्लियरली विजिबल है। सो इस कंडीशन में भी सेम चीजें अराइज होती हैं। तो दैट इज वाई दोनों दिया हुआ है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डार्क विंग्ड मॉथ थे उसका रेशियो ज्यादा था एंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लाइट व्हाइट विंग्ड मॉथ थे उसका रेशियो ज्यादा था एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो लाइट विंग्ड मॉथ है उसका रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर ज्यादा क्या थे, डार्क विंग्ड मॉथ थे। क्लियर? सो ड्यूरिंग द पोस्ट industrialization period, the tree trunks become dark due to industrial smoke and soot. Under the condition with the white-winged moth did not survive due to predators, dark-winged or melanized moth survived. Before industrialization set in, thick growth of almost white-colored lichen covered the tree. In that background, the white-winged moth survived, but the dark-colored moths were picked out by predators. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या हुआ था ना कि कुछ कंडीशन में जब व्हाइट विंग मॉथ थे वो सरवाइव नहीं कर पाए थे किसकी वजह से, प्रीडेटर्स की वजह से। तो डार्क विंग मॉथ या फिर मेलनाइज्ड मॉथ जो थे वो सरवाइव कर गए। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले अगर कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप हुआ तो उसमें फर्स्ट चीज तो यही क्या जाती है कि जो व्हाइट विंग्ड लाइकेंस थे वो ट्रीज को पूरी तरीके से कवर कर दिया था एंड इस कंडीशन में जो ग्रोथ हो रही थी ना व्हाइट विंग्ड मॉथ सर्वाइवल को लेके वो क्या हो जाती है, वो ऑलमोस्ट वेन। क्योंकि यहाँ पर पहले तो ये था कि जो व्हाइट विंग्ड मॉथ है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो ज्यादा रेशियो में प्रेजेंट है तो दैट इज वाई वही दिखेंगे एंड इनकेस अगर एक दो लाइट विंग मॉथ आ भी जाते हैं सो दैट इज नॉट एन इशू क्योंकि मेन प्रोपोर्शन किसका ज्यादा है, व्हाइट विंग्ड का है। बट सेकेंड केस में जब व्हाइट विंग्ड क्लियरली ऑब्जर्वेबल थे प्रीडेटर्स से तो ये क्या होता है, काफी ज्यादा किल हो जाते हैं। तो बैकग्राउंड में जो व्हाइट विंग मॉथ थे वो सर्वाइव है बट जो डार्क कलर्ड मॉथ है उसको ही पिक ही कर लिया। सो डू you know that lichens can be used as industrial pollution indicator? So lichens को
कैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सो उसका कंटेक्स्ट भी किसके रिगार्डिंग है, विंग्ड मॉथ जो होते हैं उसके ही रिगार्डिंग होता है दैट। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर ही नहीं सिर्फ ये क्वेश्चन लाइक आई सेड अर्लियर इन द चैप्टर्स की जो क्वेश्चन चैप्टर के बीच में आते हैं ना वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम। क्या है, do you know that lichens can be used as industrial pollution indicator। तो lichens जो होते हैं वो किसकी तरह यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर के फॉर्म में यूज होते हैं। अब लाइकेंस क्या है ये पता है, एक स्मॉल ग्रे और येलो प्लांट होता है जो कि रॉक्स की सरफेस पे स्प्रेडेड है या फिर वॉल्स और ट्रीज पे स्प्रेड हो जाता है। क्लियर। देन फर्दर they will not grow in areas that are polluted। तो ये रूट रॉक्स ट्रीज ऐसी जगह ग्रो कर रहे हैं बट अगर कहीं पर भी पॉल्यूशन है ना तो वहां पर ये ग्रो नहीं करते हैं लाइकेंस। क्लियर। तो ये चीज हो गई कि अब जहां पर लाइकेंस है दैट मीन्स कि वहां पर पॉल्यूशन नहीं है एंड जहां पर लाइकेंस नहीं है दैट मीन्स कि वहां पर क्या है, पॉल्यूशन है। तो लाइकेंस का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है फंगस एंड एल्गी के साथ एंड ये क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में। इसमें क्या इंक्लूड होता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर एमिशन, जिससे कि लेड एसिड रेन जो है एसिड रेन हो सकती है एंड वो क्या होता है, टॉक्सिक मटेरियल्स भी होते हैं, लेड एंड मर्करी एमिशन होता है। तो ये जो सेंसिटिविटी है वो क्या लाइकेन को बना देती है, वैल्यूएबल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए भी लाइकेंस का यूज होता है एंड लाइकेंस सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी वाटर में डिसॉल्व होती है एंड दैट इज व्हाई दे आर वाइडली यूज्ड एज एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स और बायो इंडिकेटर्स। एंड जो एयर है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है पॉल्यूटेड सल्फर डाइऑक्साइड से और इनके अगर कोई भी लाइकेन नहीं होंगे तो वो एरिया जो है वो बहुत ज्यादा सल्फर इंटॉलरेंट हो जाएगा एंड इफ द एयर इज क्लीन, श्रबी, हेयरी एंड लीफी, लाइकेन्स बिकम अबंडेंट। सो लाइकेन कब नहीं होंगे, जब पॉल्यूशन होगा। सो उस कंडीशन में लाइकेन्स नहीं होंगे। So they do not grow in the areas that are polluted. Hence, moth that were able to camouflage themselves, that is hide in the background, survived. So ऐसे moth जो कि camouflage कर पा रहे थे, जैसे यहाँ पर in the first case white moth is trying to hide and in the second case the dark moth is trying to hide. But first case में तो फिर भी visible है, but still ये कलर थोड़ा सा ना बुक है, नेचुरल में थोड़ा चेंज होता है एंड डार्क में क्लियरली कैमोफ्लेज की प्रोसेस के थ्रू जो डार्क मॉथ है वो सर्वाइव इजीली कर जाता है एंड इवन ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता कोई उसको। दे शोड दैट So here we were. This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, example in rural areas, the count of melanic moth was low. And फिर उसके बाद ये भी observation आया कि जो industrialization हुआ उसके बाद अगर हम backgrounds की बात करें, so everyone has survived industrialization. एंड ये पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी एक अगर एरियाज हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए है रूरल एरियाज, इनके अगर वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो मेलानिक मॉथ है उसका नंबर भी क्या रहेगा, लो रहेगा। दे शोड दैट इन अ मिक्सचर पॉपुलेशन though those that can better adapt, survive and increase in population size, remember that no variant is completely wiped out। तो ये क्या शो करता है कि जो मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है ना वो बेटर अडेप्ट कर पाती है। मिक्स्ड पॉपुलेशन के केस में क्या होता है ना कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बेटर अडेप्ट करता है वो सर्वाइव करता है एंड पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करता है। बट अगर कोई पर्सन या फिर कोई एनिमल और प्लांट अडेप्ट ही नहीं कर सकता सराउंडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द atmosphere and in the earth. Similarly, excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in the selection of resistant varieties in a much lesser time scale। तो इसके साथ साथ जो herbicides and pesticide का excess use होता है उससे सिर्फ क्या रिजल्ट आता है कि जो सिलेक्शन होता है ना resistant varieties का वो काफी कम टाइम में ही हो जाता है। This is also true for organisms और cell and ये जो है this is also true for the microbes against which we employ antibiotics or drug against
ऑर्गेनिजम्स एंड सेल। तो जैसे कि हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड का यूज होता है, उससे क्या हो रहा है कि कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी जो है किसी पर्टिकुलर टाइम स्केल में सिर्फ वही इवॉल्व होती हैं, एंड जो भी ऑर्गेनिज्म पेस्टिसाइड के रेजिस्टेंस नहीं होंगे वो वहीं पर डाई हो जाते हैं। एंड ये सेम किसके लिए ट्रू होता है, जो माइक्रोब्स हैं जिनके अगेंस्ट क्या अप्लाई किया जाता है, एंटीबायोटिक्स अप्लाई की जाती हैं, या फिर ड्रग्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल्स के अगेंस्ट एम्प्लॉय किए जाते हैं। हेंस रेजिस्टेंट organisms cells are appearing in a time scale of months or years and not century। तो जैसे हम evolution centuries में या in billions of and million year में देखते हैं, तो जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या सेल होते हैं ना जो भी अपियर हो रहे हैं, बट उसका जो भी एक्सप्रेशन है, किसी भी कोई बैक्टीरिया अगर है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ मंथ या ईयर के टाइम स्पैन में देखते हैं, नॉट इन द टाइम स्पैन ऑफ सेंचुरी। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। सो यहाँ पर जो एग्जांपल्स गिवन है ना, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो रहा है, सो ये सब किसके एग्जाम्पल है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के मतलब क्या हो जाता है कि एक्टिविटीज दैट आर प्रोड्यूस्ड और कॉज्ड बाय ह्यूमंस यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव वे। क्योंकि यहाँ पर अगर पॉल्यूशन हुआ है तो पॉल्यूशन नेचुरली बिल्कुल भी नहीं हुआ है, पॉल्यूशन किसकी वजह से हुआ है, ह्यूमंस की वजह से। सो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या हुआ है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू हो रहे हैं, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट। सो पॉल्यूशन हुआ, सो पॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आया किस पे, सारे ही लोग जो एक सोसाइटी में एंड एक अर्थ पर रह रहे हैं। सो वहां पर अगर पॉल्यूशन हो रहा है, सो मौत के अलावा जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। क्लियर है। बट इसके साथ साथ ही इवोल्यूशन भी हो रहा है। दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो मॉथ थे उनका रेशो कुछ और था, व्हाइट एंड डार्क मॉथ का जो मेलेनिन पिगमेंट था। अब यहाँ पर क्या है, व्हाइट एंड डार्क मॉथ को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, सो जो मॉथ थे ना मैक्सिमम या फिर जो मोर नंबर ऑफ मॉथ में मेलानिन पिगमेंट कम सीक्रेट हो रहा था, दैट इज वाई वो लाइट कलर थे। बट जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ा, सो मेलानिन पिगमेंट सीक्रेट होना ज्यादा हो गया, ये मेलानिन पिगमेंट का सीक्रेशन ज्यादा हुआ, इसलिए डार्क कलर्ड स्किन आ गई। सो इट इज नॉट रिलेटेड विद द व्हाइट और द ब्राउन कलर, बट इट इज रिलेटेड विद द मेलानिन पिगमेंट। क्लियर है ना। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में पॉल्यूशन के साथ साथ किससे लिंक्ड है कि जब पॉल्यूशन कम है, सो पॉल्यूशन में कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि मेलानिन पिगमेंट के सीक्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द रेशियो ऑफ द डार्क कलर्ड मॉथ इज इंक्रीज्ड। एंड ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये किसके अंडर में आ जाता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में आता है। एंड इसके अलावा एग्जाम्पल और भी हो सकता है कि जो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड कर देते हैं या पॉल्यूट होती है बाय एडिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, देन उसके बाद उस सॉइल का भी फ्लोरा एंड फना जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर। सो इसके अलावा यहाँ पर और क्या है कि दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट evolution is not a directed process in the sense of determinism। तो जो एवोल्यूशन है वो एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। अगर सिर्फ डिटर्मिनिज्म के केस की बात की जाए तो यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, बट रादर इट बीइंग अ डायरेक्ट, इट इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। तो स्टोकास्टिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एनी प्रोसेस दैट डिस्क्राइब द इवोल्यूशन इन टाइम ऑफ रैंडम फिनोमेनन। तो रैंडम फिनोमेनन में अगर जो भी चेंजेस आए हैं, सो उसको अगर डिस्क्राइब करते हैं तो दैट इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। एंड ये किस पे बेस्ड होती है कि जो नेचर में इवेंट्स कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आ रहा है, या फिर ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होता है। सो म्यूटेशन इज ऑल्सो नॉट वेरी प्लान्ड, एक रैंडम फिनोमेनन हो गया, या फिर नेचर में कोई भी इवेंट होता है दैट इज ऑल्सो अ रैंडम फिनोमेनन। तो जो स्टोकास्टिक प्रोसेस है इवोल्यूशन में जो हो रहा है ना, वो रैंडम इवेंट्स है बाय टाइम, बहुत ज्यादा टाइम तक, ईयर्स बाय ईयर्स अगर ये चेंजेस जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, सो दैट कॉज इवोल्यूशन। तो ये डायरेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी स्टोकास्टिक है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशंस। तो अभी तक हमने ये देखा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थियोरीज दी हैं। देन लाइफ का ओरिजिनेट जो एविडेंसेस हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है, सो उसके रिगार्डिंग स्टडीज हैं। इसके रिगार्डिंग भी क्या है, साइंटिस्ट ने इस पर भी वर्क किया हुआ है कि भाई कैसे कैसे डिफरेंट थ्योरीज हैं इसके रिगार्डिंग कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है, वो फर्स्ट लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है, नॉन लिविंग से, आरएनए, प्रोटीन एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट आ जाता है उसके अलावा। देन उसके बाद आ जाता है कि बाय टाइम जो इवोल्यूशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लाइक एविडेंसेस जो है इवोल्यूशन के, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, जैसे होमोलॉगी, एनालॉगी एक टर्म हमने देखा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्लियर एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें कुछ ऐसा भी था कि भाई ओरिजिन ऑफ
ओरिजिन है किसी भी स्ट्रक्चर का वो सिमिलर है एंड स्ट्रक्चर जो है वो भी सिमिलर है बट फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट ओरिजिन है बट फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है बट फंक्शन सिमिलर है। सो इस वे में जो एविडेंसेस आए हैं तो दैट क्रिएट्स होमोलॉजी एंड एनालॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक में अडैप्टिव रेडिएशंस में क्या आता है ना कि सिंपली जो भी चेंजेस आए हैं उसको कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अडेप्ट किया या फिर अडेप्ट करने की वजह से ही जो इवोल्यूशन है वो हुआ है। सो एडेप्टिव रेडिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है किस चीज़ के लिए, इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना अभी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वे में जो इवोल्यूशन हुआ है। तो सेम एडेप्टिव रेडिएशन भी क्या हो गई, इवोल्यूशन की ही एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है दैट वील से सी ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। सो एडेप्टिव रेडिएशन फर्स्ट क्वेश्चन किसने रिप्रेजेंट किया है, डार्विन ने। कहां पर मतलब किस प्लेस की स्टडी है, सो इट इज द स्टडी ऑफ गैलापागोस आइलैंड। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। सो उस आइलैंड पे क्रिएचर्स की एक अमेजिंग डाइवर्सिटी जो थी वो ऑब्जर्व की। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। सो वहां पर ना फर्स्ट ही ऑब्जर्व्ड अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स, देन पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे जब वो गए ना तो एक स्मॉल ब्लैक बर्ड थी जिसको बाद में नेम दिया डार्विन फिंचेस बिकॉज डार्विन फिंचेस ने उसको ऑब्जर्व किया, उस पर स्टडी किया एंड उसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था जिसकी बेसिस पे अडेप्टिव रेडिएशन जो इवोल्यूशन का एक टर्म है वो आ गया। तो इसलिए उसका नेम भी रख दिया गया डार्विन फिंचेस, जिसने डार्विन को अमेज किया। ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड एंड डार्विन ने भी क्या ऑब्जर्व किया ना कि सेम काइंड ऑफ बहुत सारे फिंचेस उस आइलैंड पे प्रेजेंट है। ऑल द वेराइटीज ही कंजक्टेड इवॉल्व्ड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ एंड जितनी भी वेराइटीज उन्होंने वहां पर ऑब्जर्व की ना वो सारी ही क्या थी, उस आइलैंड पे ही इवॉल्व हुई। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर मेनी अदर फॉर्म्स विद अल्टर्ड beaks arose enabling them to become insectivorous and vegetarian finches। सो क्या हुआ ना कि ओरिजिनली ये सीड ईटिंग फीचर्स थे जो है उससे काफी अलग अलग जो फॉर्म्स थे बीक के, जो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 में फिगर में शो है। सो सीड ईटिंग फीचर जो है ना जिसमें सिंपल बीक है, बट जो ये चेंजेस आए फूड में तो उसकी वजह से जो बीक है वो भी अल्टर्ड हो गई, अराइज हो गई थोड़ा सा। देन उसके बाद इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस जो थे वो भी ईट कर सकते थे फिश by the modification in the beak. This process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitats is called adaptive radiation. So adaptive radiation की यहाँ पर definition mention है कि एक ऐसी process है evolution की जिसमें कि जो डिफरेंट स्पीशीज है ना वो एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होते हैं एंड फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज। तो एक किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हुए फिर ज्योग्राफी में अलग एरियाज में जाके ये क्या हो जाते हैं, स्प्रेड होते हैं एंड रेडिएट होते हैं। सो दैट इज वाई ये क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिनन एंड एडेप्टिव रेडिएशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन शो करता है, डार्विन फिंचेस शो करते हैं। Another example is Australian marsupials and adaptive radiation का ही एक और example है Australian marsupials, क्योंकि adaptive radiation तो clear हो गया ना कि क्या हो रहा है कि एक evolutionary process है जिसमें कि जो different species हैं वो एक species से originate होंगी एक area में and डिफरेंट स्पीशीज में जाके रेडिएट हो जाएंगी। क्लियर। अब इसके बाद जो इसका एक और एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो इस कंडीशन में जो मार्सुपियल एनिमल्स थे उनमें क्या हो रहा है कि a number of marsupials each different from other evolved from the ancestral stock but all within the Australian island continent। So Australian island continent में जितने भी marsupials थे ना वो अपने किसी ancestor से ही arrive होते हैं। अभी यहाँ पर फर्स्ट चीज हो जाती है कि marsupials कौन से होते हैं। So it is marsupials are the members of mammalian only but a infra class marsupials।
बिकॉज जो एक एक्सटेंट मार्सुपियल्स होते हैं ना वो एंडेमिक हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड अमेरिका में, एंड इनका जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ दीज स्पीशीज इन द यंग दे कैरी पाउच, क्योंकि कंगारूज जैसे होते हैं ना दे आर सिमिलर लाइक दैट। एंड बेसिकली हम what is considered a marsupial are those group of mammals commonly thought of as a pouched mammal like the wallaby and kangaroo, जो भी प्रेजेंट में हैं, बाकी सारे similar kind of organism extinct हो गए हैं। They give birth but they do not have long gestation time like the placental mammals, and that is why they have different kinds of life pattern, but by time kind of these organisms have been extinct। तो marsupials तो clear हो गया कि they carry their babies in the pouch। सो नंबर ऑफ मार्सुपियल्स जो है वो एक दूसरे से तो डिफरेंट है, एंड वो डेवलप किससे हुए, इवॉल्व किससे हुए, एंसेस्ट्रल स्टॉक से हुए हैं, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। सारे ही कहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट है। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग evolution of different habitats, one can call this convergent evolution। Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation and evolving into the variety of such placental mammals, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial example placental wolf and Tasmania wolf marsupials। तो यहाँ पर एक और फिगर दिया हुआ है जहाँ पर मार्सुपियल एनिमल्स की सिमिलैरिटी है। दैट मीन्स कि कुछ मार्सुपियल्स हैं एंड वो किस प्लेसेंटल मैमल के से सिमिलैरिटी शो करते हैं। सो जो प्लेसेंटल मैमल है ना ऑस्ट्रेलिया में वो भी प्रेजेंट है, उसमें भी अडेप्टिव रेडिएशन हुई है, एंड उस अडेप्टिव रेडिएशन कहाँ पर इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि वो किसी करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल से सिमिलर दिखते हैं। कि इससे क्लियर होता है कि ये जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं ये इवोल्यूशन के बाद फॉर्म हुए हैं। क्लियर। सो यहाँ पर जो गिवन है, mole is a placental mammal which is evolved from the marsupial mole, and eater is evolved from numbat, then mouse is evolved from the marsupial mouse, and कुछ specific changes है। अब यहाँ पर ये ना mouse and marsupial mouse के बीच में आपको पूछ लिया नेमिंग करनी है, सो क्लियर है ना कि यहाँ पर जहाँ पर बीक पॉइंटेड है वो होता है marsupial mouse, एंड जिसमें नॉर्मल बीक है वो हो जाता है माउस। सो ये है ऑस्ट्रेलियन फीचर एंड ये प्लेसेंटल मैमल हो गया। देन लेम्यूर इज स्पॉटेड कैस्कस इन मार्सुपियल कैटेगरी। फ्लाइंग स्केरिल पहले क्या थी, फ्लाइंग फेलेंजर होते थे। देन उसके बाद बॉब कैट है एंड तस्मानिया टाइगर कैट है। वॉल्फ इज तस्मानियन वॉल्फ। इस अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट मार्सुपियल्स हैं वो अराइज हुए एंड उनमें इवोल्यूशन होकर एक नए प्लेसेंटल मैमल्स बने। एंड यहाँ पर जो अडेप्टिव रेडिएशन है मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन का वो एग्जाम्पल दिया हुआ है सिर्फ। एंड नेक्स्ट जो डायग्राम है वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा मार्सुपियल इवॉल्व होके क्या फॉर्म हुआ है। बिकॉज अर्लियर टाइम्स पे मार्सुपियल्स जो थे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, बट बाय इवोल्यूशन दीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट और दे आर एंडेमिक, मतलब या तो कंप्लीटली चले ही गए हैं बट कुछ एरियाज में अभी भी, जैसे कंगारू है, सो कुछ एरियाज में अभी भी मार्सुपियल मैमल्स जो है वो प्रेजेंट है बट मोस्टली आर एक्सटिंक्ट। क्लियर। तो मार्सुपियल क्लियर हुआ, एग्जाम्पल तो अडेप्टिव रेडिएशन का ही है बट इंपॉर्टेंट क्यों आ जाता है, बिकॉज एक सेपरेट है। मार्सुपियल जो ग्रुप ऑफ मैमल है that are thought of as a pouched mammals, they give live birth but do not have long gestation times like placental mammals। तो यहाँ पर अगर हम मार्सुपियल एनिमल्स का एग्जाम्पल अगर पढ़ रहे हैं तो हमें डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि कौन से मैमल्स को हम मार्सुपियल्स बोल सकते हैं। दे आर नॉट एनी अदर काइंड ऑफ लोअर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, दे आर सिंपली मैमल्स बट जस्ट दे हैव द gestation period less than the normal placental mammal, and instead they give birth very early and young animal essentially a helpless embryo। then इसके बाद it climb from the mother's birth canal to the nipples and there it grabs on the mouth and continues to develop। उसके बाद ही डेवलपमेंट जो है किसी भी मार्सुपियल का वो स्टार्ट होता है। एंड जो डिफरेंट यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स देखे ना मार्सुपियल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि कौन सा प्लेसेंटल मैमल है एंड उसके रिसेंबल कौन सा मार्सुपियल करता है। दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो हैं वो डिफरेंट रीजन में गए, अर्थ पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में गए एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ से इवॉल्व होते हैं। तो अडेप्टिव रेडिएशन यही है कि एक रीजन में कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है एंड फिर ये जब डिफरेंट रीजन में जाता है तो इवोल्यूशन कॉज करता है या फिर एक न्यू स्पीशीज को कॉज करता है। ठीक है ना।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अभी बायोलॉजी के टर्म में कैसे इवोल्यूशन हुआ है, एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं लाइक नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, ये सारा कुछ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आता है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of the life with difference in metabolic capabilities originated on earth. So जो biological evolution उसमें क्या आ जाता है? Natural selection. So अगर natural selection की process के through evolution हो रहा है, so that comes under this biological evolution. And ये true sense में कब accepted हुआ या कब start हुआ? जबकि जो life के cellular forms थे and उसमें जो different metabolic capabilities थी, because जो metabolic capabilities होती है ना वो डिपेंड करते हैं किस पे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। सो अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, एंड इसीलिए जो है मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज भी जो है वो वेरी करती हैं। तो जब ये डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज डेवलप हुई, सो उसके बाद से ही नेचुरल इवोल्यूशन का जो एक कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। एंड नेचुरल सिलेक्शन से मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी थ्योरी या हाइपोथेसिस है जिसको नेचुरल सिलेक्शन में कंसिडर किया जाता है? सो दैट इज अ डार्विनियन थ्योरी। सो डार्विन की जो थ्योरी है वो आ जाती है किसमें? नेचुरल सिलेक्शन के अंडर। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। अब ये जो रेट होता है ना अपीयरेंसेस का कि न्यू फॉर्म्स जो डेवलप हो रहे हैं, दैट मीन्स की इवोल्यूशन हो रहा है इन शॉर्ट। सो न्यू फॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, सो ये किससे लिंक्ड होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल जो होती है ना या फिर जो लाइफ स्पैन है उससे क्लियरली लिंक्ड होता है। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स। तो माइक्रोब्स being very small in size, they have the ability so they can multiply very fast और बहुत ही कम टाइम में, मतलब आवर और मिनट्स में ही ये थाउजेंड मिनट्स में तो क्या थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंड विद इन आवर्स मिलियंस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, say colony A growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. A change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive under the new condition. So क्या हुआ? एक मीडियम, एक पेट्री प्लेट, मतलब एक कोई भी यूटेंसिल लिया, उसमें मीडियम डाला। कल्चर मीडियम होता है जनरली जहां पर बैक्टीरियाज या जो माइक्रोब्स उनको ग्रो करते हैं। सो उस कल्चर मीडियम में माइक्रोब्स को ग्रो किया विथ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। क्लियर? सो उसमें फॉर एग्जांपल माइक्रोब ए जो है वो ग्रो कर रहे हैं, बट इन केस अगर उस मीडियम का जो भी कॉम्पोजिशन है, जो भी कंपोनेंट है, तो उसमें अगर कुछ भी चेंज अगर लाते हैं हम, सो कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है वही सरवाइव कर पाएगा। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल माइक्रोब बी जो सरवाइव कर रहा है, उसमें ऐसी कैपेबिलिटीज प्रेजेंट है जो न्यू कंडीशंस को भी अडेप्ट कर पाया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीशीज। सो ये जो न्यू पॉपुलेशन आउटग्रो हुई ना मीडियम चेंज करने के बाद भी, वो क्या है? एक न्यू स्पीशीज की तरह अपीयर हो रही है। दिस वुड हैपन विद इन डेज। तो इसको होने में कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि मीडियम में कभी भी कोई माइक्रोब ग्रो करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। For the same thing to happen in a fish or fowl would take million of years as lifespans of these animal are in years. तो माइक्रोब का लाइफ स्पैन क्या है? कुछ मिनट्स ही होता है। तो दैट इज वाई उनमें क्या हो रहा है ना कि ये जो प्रोसेस हो रही है न्यू स्पीशीज डेवलप होने की, ये कुछ आवर्स में और कुछ डेज में हो जाती है। बट अगर किसी हम दूसरे एनिमल की बात करें, फिश या फाउल है, तो इसको मिलियन ऑफ ईयर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिजम्स का, जितना जितना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हाई होता है, सो उतना ही ज्यादा लाइफ स्पैन हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड सारी जो प्रोसेस होती है उस ऑर्गेनिज्म की वो भी चेंज होते हैं। क्लियर? तो दैट इज वाई यहाँ पर हो जाता है कि ह्यूमन बींग्स बोले हम या फिर दूसरे एनिमल्स हैं, उनमें अगर जो इवोल्यूशन हुआ है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, बट जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें अगर कोई भी चेंज आया है सो वो कुछ डेज में ही आ गया है, बिकॉज दे हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन। हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर द न्यू कंडीशंस। सो बी की फिटनेस जो है वो इसे क्या होती है? ज्यादा होती है न्यू कंडीशन में भी। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस। अभी यहाँ पर अच्छा ये स्टेटमेंट देखते हैं हम, हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए
न्यू कंडीशंस में क्यों हुआ, क्योंकि जब यहाँ पर मीडियम में कॉम्पोजिशन चेंज किया सो स्टिल ए जो माइक्रोब्स है ना वो क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई, बट सर्वाइव किसने किया, बी। दैट मीन्स कि बी जो माइक्रोब है उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा फिट है, दैट इज वाई बी जो है न्यू मीडियम में भी अडेप्ट करने के बाद सर्वाइव कर रहा है। सो सिंपली फिट हम किसको बोलेंगे, जो कंडीशंस चेंज होने के बाद भी न्यू कंडीशंस में भी सर्वाइव कर रहा है एंड उसको अडेप्ट कर रहा है। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस, एंड ये जो सिलेक्शन है ना ये कौन कर रहा है, नेचुरली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के केस में नेचर करता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। सो ये जो फिटनेस है किस पे बेस्ड होती है कि जो भी कैरेक्टर्स इनके अगर इनहेरिट हो जाते हैं सो उस कंडीशन में आ जाएगी फिटनेस है, और अगर ये कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं एंड कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता है दैट मीन्स की फिटनेस नहीं है। हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। इसलिए हमेशा क्या होता है, इवॉल्व होने के लिए एक जेनेटिक बेसिस प्रेजेंट होता है। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज होस्टाइल एनवायरनमेंट। सो एक और तरीका क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना वो कब बेटर सर्वाइव कर रहा है, जो होस्टाइल एनवायरनमेंट अगर उसको मिलेगा सो वो ज्यादा बेटर सर्वाइव कर सकते हैं। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, एंड जो अडेप्टिव एबिलिटी होती है वो जनरली क्या रहेगी, इनहेरिटेड है। इट हैज जेनेटिक बेसिस, एंड जनरली जो अडेप्टिव एबिलिटी है इनहेरिट तो हो रही है बट ये क्या है, जेनेटिक बेसिस भी है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिटनेस जो है वो क्या आ जाता है, एंड रिजल्ट, मतलब कि अगर उसने चेंजेस जो हो रहे हैं उसको अडेप्ट किया, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया, वो सर्वाइव कर रहा है, दैट मीन्स फिटनेस है। तो फिटनेस क्या हो गया, एंड रिजल्ट हो गया है। जो सिंपल है ना यहाँ पर कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में ऐसे इंडिविजुअल्स, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो स्टेट क्या करती है, फर्स्ट थिंग तो ये आती है, तो इट स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स दैट आर लेस अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट आर एलिमिनेटेड एंड सिलेक्टिंग दोज बेटर अडेप्टेड बाय द नेचर। सो नेचर जिसको जो भी ऑर्गेनिज्म नेचर को अडेप्ट कर लेगा वो सर्वाइव करेगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, एंड जो उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो अपीयरेंस इन न्यू फॉर्म्स का वो किससे लिंक्ड होता है, लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन। जितना कम लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन होगा उतना इजीली और उतना क्विकली न्यू स्पीशीज जो है वो डेवलप होती है। अगर लाइफ स्पैन ज्यादा होता है तो इवोल्यूशन में भी टाइम लगता है। एंड जो जेनेटिक बेसिस है वो किस लिए होता है, हमेशा सिलेक्ट करने के लिए एंड इवॉल्व, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो ज्यादा बेटर अडेप्टिव है वो सिलेक्ट हो रहा है ना। सो ये जो सिलेक्ट होने की प्रोसेस है एंड देन उसके बाद इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है इसके लिए बेसिस क्या है, जेनेटिक्स। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेटर अडेप्ट कब हो जाते हैं, होस्टाइल एनवायरनमेंट में होते हैं, मतलब सर्वाइव तो कर रहे हैं बट होस्टाइल एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, ज्यादा बेटर। एंड होस्टाइल इन द सेंस कि दे हैव द स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग क्लियरली, तो वहां पर क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेटर अडेप्ट हो जाते हैं। एंड अडेप्टिव एबिलिटी जो है कैसे इनहेरिट हो रही है, अडेप्टिव एबिलिटी इनहेरिट होती है एंड वही जेनेटिक बेसिस बनाती है। और नेचर किसको सिलेक्ट करता है, जो फिट है। अब जो फिट नहीं है उसको नेचर सिलेक्ट करके कोई यूज नहीं होगा, दैट इज वाई सिंपल है कि नेचर जो फिट है उसको सिलेक्ट करेगा। ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जो चेंजेस को ज्यादा बेटर अडेप्ट कर रहा है वो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन तक ज्यादा जाएगा। एंड यहाँ पर फिर इवोल्यूशन में एंड बायोलॉजिकल सिलेक्शन में फिटनेस क्या आ जाता है, एंड रिजल्ट्स की, दैट मीन्स कि अल्टीमेटली जो फिट है वो सिलेक्ट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो एंड हो गई। क्लियर। अब यहाँ पर इसमें फर्दर टॉपिक है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन जो होते हैं वो डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के टू की कंसेप्ट्स हैं। तो दी branching descent and natural selection are the two concepts of Darwinian theory of evolution. We will see it in figure 7.7 and 7.8. So 7.7 and 8 में भी जो डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन है वो क्लियरली यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं हम कि ये जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स बाय टाइम चेंज हो गए किसमें, प्लेसेंटल मैमल्स में। दैट मीन्स कि दे वर लिंक्ड टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेंटल मैमल्स, बट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग वो अपने मार्सुपियल फॉर्म में थे। बट जब सराउंडिंग्स चेंज हुई और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में सेम एटमॉस्फेयर नहीं मिला, तब यही जो मार्सुपियल्स हैं वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए प्लेसेंटल्स में। Even before Darwin, a French naturalist Lamarck had said the evolution of life forms and occurred and
had occurred but driven by use and disuse of organs. So डार्विन के पहले भी लेमार्क एक नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बोला हुआ था कि लाइफ फॉर्म का जो इवोल्यूशन है वो हो रहा है, एंड इसके बेसिस पर मतलब काफी सारे डिस्प्यूट यूज एंड डिसयूज जो ऑर्गन हो जाते हैं ना, दैट मीन्स कि अगर जो ऑर्गन यूज में आ रहा है तो वो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगा, एंड जो भी ऑर्गन यूज में नहीं आ रहा है तो नेचर उसको एलिमिनेट कर देगा। तो ये किसके अंडर में आया? लेमार्क ने जो evolution की थ्योरी है वो बताई यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। ही गिव द एग्जांपल ऑफ जिराफ who in an attempt to forage leaves on tall trees had to adapt the elongation of their necks। तो यहाँ पर लेमार्क का ना एक स्टोरी काइंड ऑफ एग्जाम्पल है जिसमें लेमार्क ने ये बोला कि जैसे कि जिराफ होता है, सो जिराफ ने भी लीव्स लेने के लिए अपना नेक को स्ट्रेच करना पड़ता है। सो नेक को स्ट्रेच करने में ट्रीज की लीव्स जो है वो अगर ऊपर है तो उसके लिए क्या किया? नेक को स्ट्रेच किया, जिससे नेक जो है वो एलोंगेट हुआ। एज दे पास्ड ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ एलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन, जिराफ स्लोली ओवर द इयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक्स। तो इसके साथ क्या हुआ कि जैसे ही एक्वायर्ड कैरेक्टर जो था एलोंगेटेड नेक का वो सक्सीडिंग जनरेशन तक पहुंचता है, तो जिराफ क्या होगा? ओवर द इयर्स उसमें लॉन्ग नेक आ गई, एंड नोबडी बिलीव दिस कंजेक्चर एनी मोर। बट ये जो कंजेक्चर था लेमार्क का, इसको बहुत ही कम लोग बिलीव करते हैं। इवन जो उस टाइम पे नेचुरलिस्ट थे, दे ऑल्सो डोंट बिलीव दिस फैक्ट कि ऐसा हुआ होगा कि जिराफ को जो ट्रीज थे वो लेंथ ज्यादा थी, सो लीव्स को लेने के लिए उसको अपना नेक स्ट्रेच करना पड़ रहा था, जिसके बेसिस पर नेक एलोंगेट हुआ, एंड फर्दर जो कमिंग जनरेशन थी उनमें भी यही कैरेक्टर जो था वो ट्रांसमिट हो गया। सो लेमार्क की जो थ्योरी है एवोल्यूशन का, तो प्रिंसिपल सेम यही है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में उसकी पूरे लाइफ टाइम में, सच एज अ ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन और अ पार्ट थ्रू इंक्रीज्ड यूज कुड बी ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर क्या था? नेक की स्ट्रेच होने का ज्यादा ही यूज हो रहा था, दैट इज वाई ये नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर हो गया। अब इसके अलावा लेमार्क के बारे में ये जो डेवलपमेंट हुआ ऑर्गन का एंड ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसमिट होता है, तो द डॉक्ट्राइन प्रपोज्ड बाय फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क इन 1809। तो ये जो कंसेप्ट है ये कब आया? 1809 में, एंड इन्फ्लुएंस्ड इवोल्यूशनरी थॉट थ्रू मोस्ट ऑफ द 19th century, एंड लेमार्किज्म वाज डिस्क्रेडिटेड बाय मोस्ट जेनेसिस्ट आफ्टर 1930 बिकॉज नोबडी वाज बिलीविंग दिस फैक्ट, दैट इज व्हाई इट वाज डिस्क्रेडिटेड, बट सर्टेन ऑफ इट्स आइडिया कंटिन्यूड टू बी हेल्ड इन द सोवियत यूनियन इनटू द मिड 20th century। तो कुछ जो आइडियाज थे वो बाद में भी कंसिडर हुए, बट काफी सारे आइडियाज ऐसे थे लेमार्क के जिनका कंजेक्चर किसी को भी कंसिडरिंग एंड सेटिस्फाइंग नहीं लगा, दैट इज व्हाई दे वर नॉट accepted। Is evolution a process or the result of a process? So evolution जो है एक पूरी प्रोसेस हो रही है या फिर किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। So the world we see in animate and animate is only the success stories of evolution। तो इसका क्वेश्चन हमें यहाँ पर फर्दर पैराग्राफ की रीडिंग में मिलेगा कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर कोई प्रोसेस हुई जिसका एंड रिजल्ट है। तो जो वर्ल्ड है जिसको भी हम देख रहे हैं वो या तो इनएनिमेट है या फिर एनिमेट है, दैट मीन्स कि एनिमल्स प्रेजेंट है और एनिमल्स एब्सेंट है। बट ये सारे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो भी चेंजेस आए हैं वो सब क्या है? इवोल्यूशन की ही स्टोरीज हैं। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। सो जब हम इस वर्ल्ड की स्टोरी डिस्क्राइब करेंगे ना तो इवोल्यूशन किस फॉर्म में आएगी? प्रोसेस के फॉर्म में आएगी। On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection। तो जब आप वर्ल्ड में जो भी चेंजेस होते जा रहे हैं, कंटिन्यू चल ही रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम? प्रोसेस है। बट जब अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात की जाए तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर ये कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जो गैसेस प्रेजेंट थी, हैवी मास प्रेजेंट था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर का फॉर्मेशन हुआ। सो ये सारी जो प्रोसेसेस का एंड रिजल्ट क्या निकला कि लाइफ पे अर्थ है। सो यहाँ पर आ जाता है कि इवोल्यूशन किसी एक प्रोसेस का रिजल्ट है, एंड वो कौन सी प्रोसेस है? नेचुरल सिलेक्शन। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। सो अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन को प्रोसेस बोलना है या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। एंड सेम गोज विद द नेचुरल सिलेक्शन कि इट इज नॉट एट ऑल क्लियर कि ये दोनों जो चीजें हो रही है ना, नेचुरल सिलेक्शन अगर हो रहा है या फिर इवोल्यूशन हो रहा है, सो ये कोई प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस का एंड रिजल्ट है।
It is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. Natural selection is based on certain observation which are factual. So ये possible जरूर है कि जो थॉमस मेल्थस का वर्क है ना पॉपुलेशंस पे, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? डार्विन से इन्फ्लुएंस्ड है. नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस पे बेस्ड है? कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है जो कि फैक्ट बेस्ड है ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस, एंड मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स. In fact, no two individuals are alike, even though they look superficially similar. Most of variations are inherited, etc. So basically यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए अगर हम कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो लिमिटेड है. एवरीबडी नोज ड्रेनेबल एंड नॉन ड्रेनेबल रिसोर्सेज है. तो नॉन ड्रेनेबल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड होते हैं. क्लियर. सो नेचुरल रिसोर्सेज भी वाटर है, वो भी क्या है? इतना ज्यादा अगर हम मिसयूज करने लगेंगे तो लिमिटेड एक टाइम पे एक्सटेंड पर आखिर हो जाते हैं. सो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है. पॉपुलेशन का साइज जो है वो स्टेबल है एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन में, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं. दैट मीन्स इवन सेम पॉपुलेशन के दो इंडिविजुअल भी एकदम सिमिलर नहीं होते हैं. इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड, एक्सेट्रा. सो अभी कोई भी दो इंडिविजुअल सेम पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं तो मे बी पॉसिबल कि वो सुपरफिशियली सिमिलर दिखे, बट जो वेरिएशंस इनहेरिट हुए हैं उनमें क्या जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं उनमें वेरिएशंस स्टिल प्रेजेंट होते हैं. द फैक्ट दैट थ्योरेटिकल population size will grow exponentially if everybody reproduced maximally. This fact can be seen in a growing bacterial population, and the fact that population sizes in reality are limited means that there had been competition for resources. So ये जो फैक्ट है ना कि जो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन साइज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है मैक्सिमली. तो ये जो फैक्ट है ना वो कहाँ पर देखने को मिलता है? बैक्टीरियल पॉपुलेशन में. एंड देन उसके बाद जो फैक्ट है कि पॉपुलेशन साइज रियलिटी में लिमिटेड है, मीन्स दैट देयर हैज बीन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज. अभी थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, बट रियलिटी में जो पॉपुलेशन साइज है वो लिमिटेड होता है. एंड अगर थ्योरेटिकल बात करें जब पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सो उस कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन है, जो पर्सन्स इंडिविजुअल्स हैं, प्लांट है, वो मैक्सिमल लेवल पे रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं. एंड ये जो फैक्ट है वो किसमें जनरली ऑब्जर्व करते हैं? एवरीबडी ग्रोइंग द बैक्टीरियल पॉपुलेशन. सो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ग्रो करके ये फैक्ट जो है थ्योरेटिकल पॉपुलेशन ग्रोथ ये ऑब्जर्व किया जाता है. एंड जो रियलिटी में पॉपुलेशन साइज लिमिटेड है वहां पर क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि जो रिसोर्सेज है उनमें कॉम्पिटिशन है. तो अगर रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पा रही है. ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश. सो जहां पर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, नेसेसिटीज जो होती हैं बेसिक, अगर वो फुलफिल होती हैं तो कोई पर्सन सर्वाइव करेगा, एक पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी. बट अगर जो बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल नहीं होंगे तो सर्वाइवल के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं. एंड यहाँ पर एक चीज मार्क करना है दैट जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, तो पॉपुलेशन में ग्रोथ कब तक होगी? जब तक रिसोर्सेज मिल रहे हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दैट मीन्स कि कोई भी इंडिविजुअल अगर है वो कब तक उसके पास क्या होंगे? रिसोर्सेज होंगे जब तक एनवायरनमेंट में अवेलेबल है. अब अगर कोई रिसोर्स एनवायरनमेंट में ही अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी? स्कार्सिटी हो जाएगी. The novelty and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for few adapted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny. So क्या है ना कि जो डार्विन का इंसाइट है, दैट मीन्स कि डार्विन की जो थ्योरीज हैं उसके अकॉर्डिंग एक डार्विन का कंसेप्ट ये भी था कि उन्होंने जो वेरिएशंस है ना उसको ऐसे असर्ट किया, विच आर हेरिटेबल एंड विच हैव रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर न्यू अडेप्टेड टू हैबिटेट बेटर. यहाँ पर हम देखते हैं विच आर हेरिटेबल एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny. तो उनके आइडिया के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था ना कि जो वेरिएशंस हैं
जो कि हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं, एंड हेरिटेबल वेरिएशन क्या करेंगे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेटर कर देते हैं कुछ के लिए, एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन अगर बेटर होता है सो जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो भी बेटर हो जाएगी, एंड उससे क्या होगा, प्रोजेनी ज्यादा होंगे। अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा है तो प्रोजेनी ज्यादा है, सिंपल। एंड रिप्रोडक्शन ज्यादा कब होगा, अगर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर से होता है तो। हेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर मेनी जनरेशन सर्वाइवर्स विल लीव मोर प्रोजेनी एंड देयर वुड बी अ चेंज इन पॉपुलेशन characteristic and hence new forms appear to rise। तो इसीलिए एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड काफी जो फर्दर जनरेशंस होती हैं उनमें भी जो सर्वाइवर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा प्रोजेनीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड इसीलिए क्या होता है, पॉपुलेशन में चेंज होता है, एंड साथ साथ पॉपुलेशन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें भी चेंज होता है, एंड दस न्यू फॉर्म्स जो है लाइफ में वो अपीयर होते हैं, राइज होते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देख रहे थे उसमें डार्विन एंड लेमार्क की थ्योरी आ जाती है। डार्विन के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन है, दैट मीन्स कि जो न्यू चेंजेस को बेटर अडेप्ट करता है वो फर्दर जनरेशन में सर्वाइव करता है, एंड लेमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑर्गन का या किसी बॉडी पार्ट का कंटिन्यूस सिमिलर टाइप काइंड ऑफ यूज होता है सो वो उस ऑर्गेनिज्म में इनहेरिट हो जाता है एंड कमिंग जनरेशन तक भी वो ट्रांसफर होता है, दैट कम्स अंडर द लेमार्क थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो उसके बिहाइंड मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रही है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीसिएशन अकर। सो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में क्या आ जाता है ना कि वेरिएशन कैसे हो रहा है एंड स्पीसिएशन कैसे हो रहा है। सो कोई भी अगर स्पीशीज है तो वो ओरिजिनेट हुई है एंड उसके बाद बाय टाइम जब इवोल्यूशन हो रहा है तो उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं एंड फर्दर स्पीसिएशन हो रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन टॉपिक में। इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। तो क्या हुआ ना कि मेंडल ने इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में बात की एंड जो कि फिनोटाइप को, दैट मींस की फिजिकल अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करते थे। तो जब हमने 5th चैप्टर में जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, इनकेस अगर आपने नहीं वो चैप्टर पढ़ा है तो आप एनरिच माइंड्स चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपके चैप्टर 5th के कंसेप्ट एंड मेंडल की जो थ्योरी है इनहेरिटेबल फैक्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। सो मेंडल ने क्या बोला कि फैक्टर्स जो इनहेरिट होते हैं ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो उसमें वो फिनोटाइप को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड डार्विन ने भी ऑब्जर्व किया बट इसको इग्नोर कर दिया या फिर इस पे साइलेंट रहे, उन्होंने इस पे कोई भी कमेंट नहीं किया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, brought forth the idea of mutation. तो यहाँ पर ये क्या इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में मेंडल एंड डार्विन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ह्यूगो डी व्रीज जो थे उन्होंने अपने इवनिंग प्राइमरोज पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट पे क्या आइडिया दिया कि जो म्यूटेशन है दैट मीन्स कि जो लार्ज डिफरेंस अराइज होते हैं ना किसी भी पॉपुलेशन में वो कैसे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। He believed that it is mutation which causes evolution and not the minor variation heritable that Darwin talked about. So Hugo de Vries की क्या बिलीव थी कि जो म्यूटेशन है उसकी वजह से ही इवोल्यूशन हो रहा है एंड जो चेंजेस आ रहे हैं एंड नॉट जो हेरिटेबल माइनर वेरिएशन है ना उसकी वजह से इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, बट इट इज बिकॉज ऑफ द changes caused by the mutation. Mutations are random and directionless, like Darwinian variations are small and directional. So mutation क्या है, directionless होता है कि कोई particular direction नहीं होता कि ये mutation कहाँ end product निकलेगा, but जो Darwin के variations होते हैं वो small भी होते हैं, साथ साथ एक particular direction भी होता है कि किस direction में जा रहे हैं। जैसे अगर medium मिलेगा तो ठीक है वहां पर ग्रोथ होगी, बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव नहीं कर रहा है तो वो डेथ हो जाएगी एंड वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं अपीयर होगा। सो काइंड ऑफ डार्विनियन के जो वेरिएशन है वो डायरेक्शनल होते हैं, बट म्यूटेशन अगर है सो वो क्या होगा, डायरेक्शनलेस होता है। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डी व्रीज बिलीव म्यूटेशन कॉज्ड स्पीसिएशन एंड हेंस कॉल्ड द सॉल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सो जो डार्विन इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन या कंसेप्ट डार्विन के लिए था वो ग्रेजुअल, वाइल डी व्रीज क्या बिलीव कर रहे थे कि जो म्यूटेशन है उससे ही स्पीसिएशन हो रहा है एंड इसलिए उसको क्या टर्म दिया, सॉल्टेशन। एंड सॉल्टेशन का मतलब हो जाता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन।
तो डार्विन ने बहुत लाइटली ले लिया इवोल्यूशन को और उसका ऐसे जनरली ग्रेजुअली साइड रखा, बट डी व्रीज की जो बिलीफ थी कि म्यूटेशन से लिंक्ड है और म्यूटेशन से रिलेटेड है इवोल्यूशन, सो उस पर ही बेस्ड उन्होंने क्या बोला कि अगर स्पीसिएशन जो हो रहा है, पहले तो ये बोला कि जो वेरिएशन आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, एंड फर्दर ये भी कंक्लूजन दिया कि जो स्पीसिएशन हो रहा है वो भी म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, इसीलिए उसको टर्म दिया सॉल्टेशन। क्योंकि सॉल्टेशन के मतलब में क्या हो रहा है कि जो लार्ज वेरिएशन अगर सिंगल स्टेप में हो जाते हैं तो दैट इज सॉल्टेशन। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स later brought out some clarity, and इसके बाद जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे स्टडीज है ना उससे ये फैक्टर क्लियर हो गया। बट मेंडल ने जब बोला कि इनहेरिटेबल फैक्टर्स जो होते हैं वो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला। देन डार्विन ने मेंशन क्या किया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वही इवोल्यूशन का रीजन है, बट बाकी जो इनहेरिटेबल चेंजेस हैं उस पर डार्विन साइलेंट रहे। बट ह्यूगो डी व्रीज के जो वर्क है उसके बाद क्लियर हुआ, उन्होंने बोला कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, एंड इस पे ही बेस्ड फर्दर हमें आंसर मिलेगा। एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज दिस स्पीसीएशन अकर, सो क्या हो गया इसका आंसर, बाय म्यूटेशन, नॉट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, म्यूटेशन से हो रहा है। अगर म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जो भी चेंजेस आते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं एंड दैट कॉजेज इवोल्यूशन। एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में ना इवोल्यूशन के 5 कॉसेज भी आ जाते हैं। अब जैसे ये 5 कॉसेज जो रहेंगे उनमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है, वॉयलेशन भी होता है कि काफी सारे जो थ्योरी प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हैं वो वॉयलेट अगर हो रहे हैं। देन उसके बाद हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है, ये भी किसका ही सब पार्ट है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का ही सब पार्ट है हार्डी वीनबर्ग। एंड जितना भी चेंजेस अगर हो रहा है ना तो वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है या फिर कोई थ्योरी आई कि फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन अगर हो रहा है तो म्यूटेशन पे हो रहा है, सो कुछ चेंजेस हुए उनको ऑब्जर्व किया उससे कंक्लूजन निकाल लिया। एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में बेसिकली वी विल फर्दर रीड इट, बट यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। आई डोंट नो कि आगे ये मैकेनिज्म इतना डिटेल में दिया है या नहीं, नो इट इज नॉट गिवन, सो लेट्स डिस्कस इट हियर कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो है ना, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ म्यूटेशन है। तो इवोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, एक तो म्यूटेशन से हो सकता है कि म्यूटेशन जो है वो ओरिजिनल सोर्स है सारे जेनेटिक वेरिएशन का, एंड म्यूटेशन रेट जो होता है मोस्टली ऑर्गेनिज्म के लिए वो लो होता है। सो जो इम्पैक्ट होता है ना न्यू म्यूटेशंस का एलील फ्रीक्वेंसी पे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जब वो जाते हैं तो वो यूजुअली लार्ज नहीं होता है। हाउएवर जो नेचुरल सिलेक्शन है दैट एक्ट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अ म्यूटेशन कैन बी पावरफुल मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। उसके अलावा नॉन रैंडम मीटिंग जो है उससे भी इवोल्यूशन हो सकता है कि नॉन रैंडम मीटिंग में क्या होता है ना कि ऑर्गेनिज्म किसी चीज को प्रेफर करता है टू मीट विद अदर्स ऑफ द सेम जीनोटाइप और डिफरेंट जीनोटाइप। सो नॉन रैंडम मीटिंग के केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके साथ मीटिंग करना प्रेफर करते हैं, सेम जीनोटाइप या फिर डिफरेंट जीनोटाइप के किसी अदर इंडिविजुअल से। एंड नॉन रैंडम मीटिंग वुड नॉट मेक एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन चेंज बाय इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो जीनोटाइप में अल्टरेशन होता है सो उसकी वजह से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आते हैं। एंड ये क्या करता है, जो पॉपुलेशन है दिस कीप्स द पॉपुलेशन फ्रॉम बीइंग इन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, बट इट्स डिबेटेबल वेदर इट काउंट्स एज इवोल्यूशन, क्योंकि एलील फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सेम रहती है। अगर एलील फ्रीक्वेंसी सेम है तो उस कंडीशन में इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कहना थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट स्टिल जो नॉन रैंडम मीटिंग है इसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जरूर हो जाता है। एंड उसके बाद जीन फ्लो आता है एक टर्म। सो जीन फ्लो में इन्वॉल्व क्या होता है कि जीन का जो मूवमेंट हो रहा है इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू आइदर द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और देयर गैमेट्स। एग एंड स्पर्म एग्जाम्पल है थ्रू पोलन डिस्पर्सल बाय प्लांट। अब ऑर्गेनिज्म एंड गैमेट्स जो है जब एंटर करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में सो दे मे हैव न्यू एलील्स और मे ब्रिंग इट एक्जिस्टिंग एलील्स बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन दैट दोज ऑलरेडी इन द पॉपुलेशन। सो जीन फ्लो जो है वो स्ट्रॉन्ग एजेंट हो सकता है किसका, इवोल्यूशन का। इसके अलावा जो नॉन फाइनाइट पॉपुलेशन साइज होता है इन शॉर्ट उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में ऐसे चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि एलील फ्रीक्वेंसी में होते हैं ड्यू टू चांस इवेंट्स। एंड लिटरली जो सैंपल एरर होता है ना किसी भी एलील को सिलेक्ट करने में, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब एलील को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट में जो है डिफाइन कैसे होगा कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है या फिर एरर आ जाते हैं। एंड ड्रिफ्ट कब हो रही है कि किसी भी पॉपुलेशन में जब वो नॉन इनफाइनाइट साइज की है बट इट हैज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन स्मॉल पॉपुलेशन।
and we will look in detail at genetic drift and the effect of population size in the further सेक्शन. अब उसके बाद जो नेचुरल सिलेक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि यहाँ पर जो मोस्ट फेमस मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है. सो नेचुरल सिलेक्शन अकर होता है जब एलील एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है मोर और लेस फिट एंड दैट इज एबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन अ गिवन एनवायरनमेंट. अगर कोई एलील रिड्यूस, किसी भी एलील की फिटनेस जो है वो रिड्यूस होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इट विल ऑल्सो टेंड टू ड्रॉप फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय द डार्विन इन द प्रीवियस सेक्शन. एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है. बट स्टिल मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव एंड जो ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी है कि दैट म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल सिलेक्शन. बट स्टिल समवेयर यू ऑल्सो रीड कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही क्या हो रहा है, इवोल्यूशन होता है. बिकॉज whoever survives, whoever fit better in the environment will survive for the next generation. So natural selection is responsible for evolution is equally correct. Next topic जो है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल. सो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में क्या आ जाता है ना कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन का साइज होता है बेसिकली उसकी स्टडी करने के लिए यूज होता है. सो if population is in state called Hardy-Weinberg equilibrium, so the जो फ्रीक्वेंसी होती है अलील की और जो जीन वर्जन एंड जीनोटाइप्स हैं या फिर जो सेट्स होते हैं अलील के उस पॉपुलेशन में, they will stay the same over generations and will also satisfy the Hardy-Weinberg equation. अभी Hardy-Weinberg equation and equilibrium क्या होता है तो let's see here. In a given population one can find out the frequency of occurrence of allele of a gene or a locus. तो किसी भी गिवन पॉपुलेशन में क्या आप देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी एलील को अकर होने की या फिर जीन और लोकस पे, दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस. तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सपोज्ड होती कैसे हो सकती है, या तो सेम हो सकती है या फिर इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, मतलब थ्रू आउट द जनरेशन सेम है या फिर फिक्स्ड हो जाती है. हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन. सो ये जो फ्रीक्वेंसी जिसको हम फिक्स्ड बोल सकते हैं या फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी अगर सिर्फ सेम है तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड एंड ये जो कंसेप्ट है इस पे बेस्ड अलजेब्रिक इक्वेशन एक पुट किया जो कि आता है किसके अंडर में, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में. दिस प्रिंसिपल से दैट अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो ये हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी एलील फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन की वो स्टेबल होती है एंड जनरेशन टू जनरेशन में कांस्टेंट भी होती है. द जीन पूल, टोटल जीन एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स अ कांस्टेंट. एंड जो जीन पूल है और टोटल जीन होता है या फिर उसके जो अलील्स होते हैं किसी पॉपुलेशन में वो भी कांस्टेंट होते हैं. दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम. सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1. सो इसको ही क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसमें कि सारे ही जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है उसका सम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है. क्लियर. इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल कैन बी मैप्ड P, Q एक्सेट्रा इन अ डिप्लॉयड. P एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A, कैपिटल A एंड स्मॉल a. सो ये जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी in a population are stable and is constant from generation to generation. कि कितनी भी जनरेशन आप चले जाओ, फर्स्ट जनरेशन टू 10th जनरेशन में भी चले जाओ तो जो एलील फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी. एंड देन जो जीन पूल होता है दैट मीन्स कि जहां पर टोटल जीन्स होते हैं और साथ साथ उसके एलील्स होते हैं किसी पॉपुलेशन में वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा. तो दैट मीन्स कि अगर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर इक्वेशन जब बनती है वो कैसे बनती है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 1 होगा. अब एलीलिक फ्रीक्वेंसी में इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर P, Q एक्सेट्रा ऐसा नेम दे दिया. एंड अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है सो उसमें कैपिटल A अलील है एंड स्मॉल a अलील है तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, P एंड Q. द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली P स्क्वायर. सो यहाँ पर कितने एलील्स हैं, 1 and 2. दैट इज वाई फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, P स्क्वायर. दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अलील A with a frequency of P appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities that is P square. सो यहाँ पर क्या स्टेट है कि जो एक अनदर वे होता है एंड जो यहाँ पर अलील A की प्रोबेबिलिटी है अकर होने की वो क्या हो रही है, इसके साथ साथ जो P है वो 2 टाइम्स अपियर हो रहा है. सिंपली दिस वन इज A
तो ये हो जाएगा p एंड p, तो क्या बन रहा है, ये p स्क्वायर बन रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी हो रही है ना इसके अपीयर होने की, दैट इज p स्क्वायर। सिमिलरली ऑफ स्मॉल a इज q स्क्वायर एंड स्मॉल a स्क्वायर स्मॉल a में भी क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। ऑफ a एंड कैपिटल A एंड स्मॉल a, तो ये क्या हो जाएगी p q एंड साथ में यहाँ आ जाएगा 2, सो 2pq, हेंस p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि कैपिटल A एंड स्मॉल a अलील है एंड उन अलील में जो फ्रीक्वेंसीज है वो शो कैसे कर सकते हैं, हम कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं p से, स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं q से। तो फर्स्ट जो कंडीशन आती है, अगर होमोजाइगस कैपिटल A है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर। होमोजाइगस स्मॉल a है तो हो जाएगा क्या, q स्क्वायर। अगर हेट्रोजाइगस कैपिटल A स्मॉल a है तो क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 2pq, हेंस ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। एंड ये जो है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है किसका, p प्लस क्यू स्क्वायर का। सो अगर आपको का फॉर्मूला याद है a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो सेम वे में ये फॉर्मूला बनता है। बट उसमें हम जनरली इक्वल टू 1 नहीं देते हैं, बट इन केस ऑफ हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन यहाँ पर इक्वल टू में 1 भी आता है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, द डिफरेंस डायरेक्शन indicates the extent of evolutionary change. Distribution in great genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change of frequency of allele is in a population, would then be interpreted as resulting in evolution. सो अगर जो डिस्टर्बेंस है, या फिर हम फर्स्ट यहाँ पे देखिए कि जब फ्रीक्वेंसी का जो एक्सटेंट होता है, फ्रीक्वेंसी को जब मेजर करते हैं ना, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो डिफर कर रही हैं। एंड ये जो डिफरेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि इवोल्यूशनरी चेंजेस जो है उनमें काफी एक्सटेंट तक जो चेंजेस आए हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है वो इंडिकेट करती है। अब जेनेटिक इक्विलिब्रियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है, दैट इज हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है अलील की वो अगर चेंज होती है तो इंटरप्रेटेड रिजल्ट क्या होगा कि इवोल्यूशन हुआ है। एंड अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है। 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो जो 5 फैक्टर्स हैं वो क्या है कि जो कि हार्डी-वीनबर्ग को अफेक्ट करते हैं या फिर इवोल्यूशन के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। सो दे आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या फिर एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जा रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सो ऑल दीज वी हैव डिस्कस्ड एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। सो सेम यही फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, इसको अफेक्ट कर रहे हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। और हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जब इफेक्ट होगा सो उससे ही इवोल्यूशन होगा। सो सिंपल यहाँ पर क्या रिलेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का, हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन का, एंड जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन को, एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट कॉजेस मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, दे आर ऑल interlinked. When migration of a section of population to another place and population occur, gene frequency change in the original as well as in the new population. तो जब माइग्रेशन होता है किसी भी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का, तो वो कहाँ पर हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस होगा। तो उसमें जो पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है ना, उसके साथ साथ जीन फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आते हैं, जो ओरिजिनल स्पीशीज होगी उसमें भी, एंड साथ साथ अगर कोई न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें भी। न्यू जीन्स अलील्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। तो जब भी न्यू जीन्स या फिर अलील्स किसी पॉपुलेशन में ऐड होते हैं तो साथ साथ ये ओल्ड पॉपुलेशन से लॉस्ट भी हो जाते हैं। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। एंड अगर यही जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यू रहता है तो यही क्या बन जाता है, जीन फ्लो। इफ द सेम चेंज अकर बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड अगर यही सेम चेंज जो हो रहा है ना जीन्स में, वो अगर रैंडमली हो जाता है या फिर बाय चांस हो रहा है तो उसको ही बोल देते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो सिंपली जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या आ रहा है कि चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन एज अ मैटर ऑफ चांस। एंड ये क्या होता है, रैंडम इवेंट। अगर बाय चांस हो रहा है सिंपली मींस इट इज अ रैंडम इवेंट एंड इट्स इफेक्ट इज लार्जर इन स्मॉलर पॉपुलेशन एंड स्मॉलर इन लार्जर पॉपुलेशन। तो सिंपली जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो इफेक्ट है ना वो पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट कब लार्जर होगा, जब पॉपुलेशन स्मॉल होंगी, एंड कब स्मॉल होगा जबकि पॉपुलेशन लार्ज होंगी। ऑपोजिट चलता है कि स्मॉल पॉपुलेशन में लार्जर इफेक्ट एंड लार्जर पॉपुलेशन में स्मॉल इफेक्ट। एंड जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना उसको 2 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन इज द बॉटलनेक एंड सेकंड इज द फाउंडर्स इफेक्ट। एंड
Here is it given. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. So काफी बार क्या होता है कि अगर किसी भी population में allele frequency में changes होता है तो वो इतना ज्यादा different हो रहा है कि जो new sample of population बनते हैं ना वो old species से एकदम ही different हो जाते हैं. So the original drifted population become founder and the effect is called founder effect. तो इसलिए जो original drifted population होती है ना वो बन जाती है क्या, founders, and इसलिए इसको बोलते हैं founders effect. तो सिंपली फाउंडर्स इफेक्ट का क्या मतलब हो रहा है कि अगर कोई स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक लार्जर पॉपुलेशन से एंड एक न्यू पॉपुलेशन फिर बना लेते हैं. सो इसमें क्या हो रहा है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो लॉस्ट हो रही है एंड इसके साथ साथ दे डू नॉट इवन कैरी द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्रीवियस पॉपुलेशन एंड ड्यू टू दिस सम जेनेटिक ट्रेट्स बिकम मोर प्रीवलेंट देन द अदर एंड द रिजल्ट इन द जेनेटिक डिसीज इन फ्यूचर जनरेशन. सो सिंपली ये क्या हो गया, फाउंडर इफेक्ट. जबकि न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस आते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं पेरेंट जनरेशन से या प्रीवियस जनरेशन से. तो उससे क्या होगा कि जो न्यू जनरेशन फॉर्म होती है वो डिफरेंट हो गई एंड इसकी वजह से ही वेरिएशंस में भी चेंज आता है और इसको बोलते हैं क्या, फाउंडर इफेक्ट. एंड देयर इज वन मोर, बॉटलनेक इफेक्ट. तो ये कब होता है ना, जो बॉटलनेक इफेक्ट अकर्स व्हेन देयर इज अ सडन डिक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, एपिडेमिक एक्सेट्रा, पेंडेमिक. सो इस इवेंट में क्या होगा ना कि कुछ जीन्स जो होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं पॉपुलेशन से एंड इसकी वजह से क्या कॉज होता है कि एक ड्रास्टिक रिडक्शन होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में, ओरिजिनल जीन पूल में. सो इट मीन्स कि जो भी जेनेटिक मेकअप है सर्वाइविंग पॉपुलेशन का वो डिफरेंट हो जाता है ओरिजिनल वन से. क्लियर. सो ये हो गया क्या, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट. दोनों ही किसके अंडर में आते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट में. माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स. एंड कुछ माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं क्या शो करते हैं कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग एंड एडवांटेजेस म्यूटेशंस होते हैं ना, अगर इनको सिलेक्ट करते हैं तो ये किसमें रिजल्ट करेंगे, न्यू टाइप के फिनोटाइप्स में. ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पीसिएशन. एंड जब ये कंटिन्यू रहेगा कुछ जनरेशन तक कि माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल है, बाकी ये सारे ही ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन है जब सिलेक्ट होते हैं सो उससे न्यू फिनोटाइप का फॉर्मेशन होता है आइदर इन माइक्रोब्स और इन एनी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो अब अगर कुछ जनरेशन तक ये जो चेंजेस हो रहे हैं या एडवांटेजेस म्यूटेशन कंटिन्यू होते हैं एंड इससे न्यू फिनोटाइप्स अपीयर होना भी कंटिन्यू होता है, तो इससे क्या होगा, स्पीसिएशन होगा. नेचुरल selection is a process in which heritable variation enabling better survival are enabled to produce and leave greater number of progeny. एंड जो नेचुरल सिलेक्शन क्या हो रहा है ना कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो भी हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं वो इनेबल करते हैं बेटर सर्वाइवल के लिए एंड इसके साथ साथ क्या इनेबल करते हैं, टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी. सो सिंपली नेचुरल सिलेक्शन में तो ये हो रहा है कि जो बेटर अडेप्ट कर सकता है न्यू कंडीशंस को, ज्यादा फिट है, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है. एंड इस प्रोसेस में जो पूरी नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस होती है ना, इसमें जो जनरली हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं वही ट्रांसमिट होते हैं. एंड इसके साथ साथ जब ये हेरिटेबल वेरिएशंस क्या इनेबल करते हैं, बेटर सर्वाइवल को फेवर करते हैं. एंड अगर बेटर सर्वाइवल है तो बेटर रिप्रोडक्शन होगा, बेटर रिप्रोडक्शन होगा तो नंबर ऑफ प्रोजेनी भी बेटर होंगी. अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड एलील इन फ्यूचर जनरेशन. तो अगर कोई भी चेंज हो रहे हैं, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस जो हुआ ना उसमें जितने भी टाइप के वेरिएशंस होते हैं, चाहे वो म्यूटेशन से आ रहा हो या रिकॉम्बिनेशन से हो रहा हो, रिकॉम्बिनेशन कब होगा, गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे, या फिर जीन फ्लो होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, सभी किस में रिजल्ट करते हैं, जो जीन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी एंड एलील की फ्रीक्वेंसी भी जो फ्यूचर जनरेशन में वो चेंज होती है. कपल्ड टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन. एंड जो कपल्ड एनहांस रिप्रोडक्शन सक्सेस जो है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो होती है ना, इसके साथ साथ जो नेचुरल सिलेक्शन है वो दोनों ही को डिफरेंट बना देता है, मतलब दोनों पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट दिखने लगती हैं. Natural selection can lead to stabilization in which more individual acquire mean character value. So यहाँ पर क्या है ना कि coupled to enhance reproductive success, अगर reproductive success है तो frequency जो change हो रही है या जो gene frequency है, allele frequency है वो ज्यादा है because population ज्यादा है, offspring ज्यादा है. So इसके साथ साथ जो natural selection है ना वो भी किस चीज में हेल्प कर रहा है, different population को produce करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. तो अब नेचुरल सिलेक्शन कब स्टेबलाइजेशन तक जाता है, जबकि जो मोर
कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ना वो एक मीन कैरेक्टर वैल्यू अटेन कर लेते हैं। डायरेक्शनल चेंज क्या है, जब अगर ज्यादा इंडिविजुअल जो है वो ऐसी वैल्यू एक्वायर करते हैं अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। सो मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा अगर कोई वैल्यू ऑब्जर्व अडैप्ट करते हैं तो वो आ जाती है किसमें, डायरेक्शनल में। और डिसरप्शन, एंड थर्ड टाइप क्या हो जाता है, डिसरप्शन, जबकि मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर बोथ एट वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो यहाँ पर 7.8 फिगर में मेंशन्ड भी है कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट वन एक नॉर्मल कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर ग्राफ में दिया हुआ है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप एंड ये जो ग्राफ बना है, क्लियर। तो अब इस ग्राफ में क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट्स। तो डिफरेंट ट्रेट्स में कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जबकि जो मीन कैरेक्टर वैल्यू जो मोस्टली पॉपुलेशन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप, तो जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना वो इस रेंज में बिलोंग कर रही है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पीक है वो हाई हो जाता है एंड नैरो हो जाता है। दैट मीन्स इट इज शोइंग द स्टेबलाइजेशन एंड क्या हुआ यहाँ पर, मीन वैल्यूज है। सेकेंड कंडीशन में जो पीक है वो शिफ्ट हो जाता है, लाइक ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर यहाँ पर पीक शिफ्ट हो रहा है आइदर इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, किसी भी साइड में अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो क्या शो करेगा, डायरेक्शनल बिहेवियर शो कर रहा है उस पॉपुलेशन का। एंड थर्ड कंडीशन में अगर टू पीक्स फॉर्म हो रही हैं दैट मीन्स कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरीफेरी पे जाते हैं। सो यहाँ पर जो मीन है वहां पर क्या आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। तो दैट शोज द डिसरप्टिव कर्व। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो 3 टाइप्स के कर्व जो होते हैं वो शो करता है। एंड ये 3 टाइप के कर्व जो है वो बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, they are showing that the population is changing, clear है। एंड पॉपुलेशन के जो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें भी क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो इस कर्व से भी क्लियर हो जाता है। एंड नेचुरल सिलेक्शन इस कर्व में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो 3 टाइप से हो सकता है। आइदर इन केस जो पॉपुलेशन है और वो मीन कैरेक्टर ज्यादा ऑब्जॉर्व कर सकती है, सो वो आ जाएगा क्या, स्टेबलाइजिंग कर्व। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारी की सारी पॉपुलेशन मूव कर रही है तो वो हो जाएगा डायरेक्शनल। एंड अगर किसी पॉपुलेशन में जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं उनके कैरेक्टर्स पेरिफेरल कैरेक्टर्स जो है बस वही मैच करते हैं या फिर वही एक्वायर हो पाते हैं तो आ जाएगा क्या, डिसरप्टिव कर्व। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जो फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कब आया है, 2000 मिलियन ईयर अगो आया है। एंड यहाँ पे मिलियन ईयर्स एगो के लिए एम बाय वर्ड यूज हुआ है जो कि आगे कंटिन्यू रहेगा। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेल्युलर एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स कुड इवॉल्व इनटू सेल्स विद मेम्ब्रेनस एनवेलप इज नॉट नोन। तो ये जो है कि सेल्युलर फॉर्म तो आ गया है बट जो मैकेनिज्म होती है ना कि नॉन सेल्युलर एग्रीगेट से एक जाइंट माइक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, देन उस माइक्रोमोलिक्यूल से सेल इवॉल्व हुई है एंड उस सेल में मेम्ब्रेनस एनवेलप अगर है तो ये इसके बिहाइंड जो मैकेनिज्म है वो अभी भी अननोन है। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे जो कुछ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ उसमें ऐसी भी एबिलिटी थी जो ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज करने वाली कैपेबिलिटी कौन से सेल्स में होती है, जो सेल प्लांट में प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, प्लांट्स की भी बात की जा रही है कि ऐसे सेल्स कौन से हैं, प्लांट सेल्स। द रिएक्शन could have been similar to the light reaction in photosynthesis where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigments। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, तो ये किससे बेस कनेक्टेड है रिएक्शन, तो ये रिएक्शन लिंक्ड है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन से कि वाटर के प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है एंड यहाँ पर काफी सारे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना ये स्लोली क्या बनता जाएगा, मल्टी सेल्यूलर बन जाता है एंड एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म का फॉर्मेशन करता है कि जो सेल्स हैं वो कंबाइन होकर बनाएंगे टिश्यू बना लेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा एंड बॉडी बन जाएगी। बाय द टाइम ऑफ 500 माया, दैट मींस कि 500 मिलियन ईयर अगो, इनवर्टिब्रेट्स, सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड, इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। तो ये अंडरलाइन करने के लिए है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ना इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2000 मिलियन ईयर अगो क्या आया, सेल्यूलर लाइफ फॉर्म। 500 मिलियन ईयर अगो क्या डेवलप हुए, इनवर्टिब्रेट्स एंड
वो एक्टिव हुए, इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए एंड एक्टिव हुए। देन उसके बाद जो जॉलेश फिशेज हैं वो प्रोबेबली कब इवॉल्व हुई है, अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो। सो 500 पे आ गया क्या, इन्वर्टिब्रेट्स। जॉलेश फिशेज जो है वो कब आई, 350 में आया। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320, उसके बाद ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, 350 मिलियन ईयर्स अगो के बाद जल्दी ही जो सीवीड्स हैं एंड फ्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट हो गया। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। तो हमको तो ये पता था कि फर्स्ट जो है वो प्लांट्स आए, उससे ही एनिमल्स आए होंगे, बट यहाँ पर आ गया कि इन्वर्टिब्रेट्स 500 मिलियन ईयर को बन गया, उसके बाद यहाँ पर 320 मिलियन ईयर को पहले प्लांट्स आए हैं। वी आर टोल्ड सो दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। तो जब लैंड पे एनिमल्स ने इन्वेट किया ना, तब प्लांट्स पूरे में वाइड स्प्रेडेड थे। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। सो फिश कैसे थे, स्टाउट एंड जो माउथ था या फिर जो फ्रंट पोर्शन होता है, सो वो स्ट्रॉन्ग फिन्स थे फिश में एंड स्टाउट काइंड ऑफ होता था, जिससे कि वो बैक एंड फोर्थ वाटर में मूव कर सकते थे एंड दे कैन ऑल्सो मूव ऑन लैंड। This was about 350 Maya and ये कब हो रहा था, around 350 million years ago. In 1938, a fish caught in South Africa happened to be a coelacanth which was thought to be extinct. तो अभी एक प्रेजेंट टाइम पे इसको एक्सटिंक्ट कंसिडर किया जाता है, coelacanth, जो कि 1938 में साउथ अफ्रीका में मिली हुई थी। These animals caught low fins evolved into the first amphibians that lived on बोथ लैंड एंड वाटर। सो ये जो coelacanth काइंड ऑफ एनिमल्स थे या फिशेस थे, उनको क्या बोले, लोफिन्स बोला। एंड इनसे ही क्या इवॉल्व हुए फिर एम्फीबियंस, जो कि लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते थे एंड वाटर पे भी। देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विद अस एंड इतना ज्यादा पुराना ईयर हो गया है इसका कि अभी प्रेजेंट टाइम पे इसके कोई भी स्पेसिमेंस भी अवेलेबल नहीं है। हाउएवर दीज वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स। बट जो ये लोफिन्स हैं, ये किसके एंसेस्टर्स है, फ्रॉग एंड सैलमेंडर्स के एंसेस्टर्स है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ह्यूमन के एंसेस्टर तो सबको पता है, बट यहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स भी आ जाते हैं। फ्रॉग एंड सैलमेंडर्स के एंसेस्टर्स कौन है, लोफिन्स। द एम्फीबियंस इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स। उसके बाद एम्फीबियंस का इवोल्यूशन किस में हुआ, रेप्टाइल्स में हुआ। दे ले थिक शेल्ड एग इनटू egg which do not dry up in sun unlike those of amphibian। तो जब रेप्टाइल्स जिनको लैंड पे ही रहना था, सो उनमें एग लेइंग प्रॉपर्टी कैसी थी कि एग में शेल था जो कि ड्राई नहीं होता था, जब तक उस पर सनशाइन आ रही है उसमें भी ये ड्राई नहीं होता था। और एम्फीबियंस के जो एग होते थे वो क्या होते थे, सनशाइन में ड्राई हो जाते थे। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स द टॉर्टॉइज एंड क्रोकोडाइल्स। तो रेप्टाइल्स के अभी भी कुछ डिसेंडेंट्स ऐसे हैं जो वाटर में रहते हैं, जैसे कि टॉर्टॉइज है, टॉर्टॉइज है, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स है। इन द नेक्स्ट 200 million years or so, reptiles of different shapes and size dominated on Earth. So by year, जब जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, उसमें काफी सारे डिफरेंट शेप और साइज के जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने अर्थ पे डोमिनेट किया। जाइंट फर्न्स, टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म एंड कोल डिपॉजिट स्लोली। तो टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट है, बट अर्लियर टाइम में मिलियंस ऑफ ईयर अगो जाइंट फर्न्स थे जो कि अब कोल डिपॉजिट्स के फॉर्म में बरीड हैं। Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million years ago. Example is Ichthyosaurus. So कुछ ऐसे लैंड रेप्टाइल्स थे जो वापस से वाटर में चले गए एंड वहां जाके एक फिश लाइक रेप्टाइल में एवॉल्व हुए एंड उसका एक एग्जांपल है इक्टोसॉरस। The land reptiles were of course the dinosaurs and लैंड पे जो रेप्टाइल्स थे वो कौन से हैं, डायनासोरस है। The biggest of them is Tyrannosaurus and जो सबसे बड़ा डायनासोरस है वो कौन सा है, Tyrannosaurus Rex, which is about 20 feet in height। जो हाईएस्ट एंड बिगेस्ट डायनासोरस और डायनासोरस है वो कितना है, 20 feet हाई है and had huge fearsome ड्रैगर लाइक टीथ। एंड टीथ भी कैसे होते हैं, ड्रैगर लाइक होते हैं। सम अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो द डायनासोरस सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ एंड डायनासोरस जो प्रेजेंट थे सॉरी वो 65 मिलियन ईयर अगो एक्सटिंक्ट हो गए, डिसअपियर हो गए। वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन एंड इसका ट्रू रीजन नहीं पता। और आपने काफी सारे रीजन सुने होंगे कि एक मेटेरॉइड हिट हुआ जिसकी वजह से अर्थ पे सनलाइट नहीं आई, अर्थ का टेम्परेचर सडनली डाउन हो गया एंड प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलने की वजह से जो डायनासोरस है वो एक्सटिंक्ट हो गए। ये बहुत कॉमन स्टोरी है जो कि मोस्टली एक्सेप्टेड है, मतलब इट इज स्टिल नॉट द एक्यूरेट थ्योरी बट स्टिल सम प्लेसेस पे ये एक्सेप्ट है।
Some says most of them evolved into birds and कुछ क्या बोलते हैं कि climatic regions की वजह से डायनासोर disappear हुए and evolve किस में हो गए, birds में हो गए. The truth may live in between and some small size reptiles of that era still exist today. But उस टाइम पे जो डायनासोर्स के टाइम पे small reptiles थे ना वो at present अभी भी हैं, but जो डायनासोर्स हैं वही नहीं है. The first mammal were like shrews and जो initially जो mammals develop हुए वो कैसे थे, shrews के जैसे थे. Their fossils are small sized mammals were viviparous. एंड शूज के जो फॉसिल्स है ना वो स्मॉल साइज है. एंड मैमल्स कैसे थे, विविपेरस थे, जो कि अनबॉर्न यंग को बॉडी के मदर बॉडी के इनसाइड फीमेल बॉडी के इनसाइड प्रोटेक्ट करते थे एंड वहां पर ही डेवलपमेंट होता था इनबॉर्न यंग का. Then mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. When reptiles came down, mammals took over this earth. So जब mammals में क्या है, intelligence ज़्यादा है, sense ज़्यादा है and easily danger को avoid कर सकते. तो जैसे ही reptiles down हुए तो mammals ने earth पे position ले लिए. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, बियर, रैबिट एक्सेट्रा. तो साउथ अमेरिका में कुछ ऐसे मैमल्स रिजेंबल इवॉल्व हुए जो कि हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर एंड रैबिट एट प्रेजेंट टाइम जो हैं इनको रिजेंबल करते थे. ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना. सो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के टाइम पे जो साउथ अमेरिका था वो नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो गया. अब जब साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका ज्वाइन हुए ना, तो ये जो एनिमल्स थे वो किससे ओवर रिडन हो गए, नॉर्थ अमेरिका का जो फौना था उससे ओवर ड्रिवन हो गए. क्लियर. तो यहाँ पर जब इवोल्यूशन हुआ एंड इवोल्यूशन के साथ साथ डिफरेंट जो चेंजेस आते हैं ना, वही चेंज रिस्पॉन्सिबल है एट प्रेजेंट इवोल्यूशन के लिए. अब जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यहाँ पर टर्म आया, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में सिंपली हम तो ये देख रहे हैं कि दो कॉन्टिनेंट जो है वो ज्वाइन हो गई एंड ये बेसिकली हाइपोथेसिस है. इट इज स्टिल नॉट अ थ्योरी, इट इज अ हाइपोथेसिस कि जो अर्थ की कॉन्टिनेंट थी ना वो मूव करी ओवर जियोलॉजिक टाइम रिलेटिव टू ईच अदर एंड दस अपीयर टू हैव द ड्रिफ्टेड अक्रॉस द ओशन बेड. क्योंकि अर्थ में क्या है, मोस्टली वाटर है, तो वहां पर ये जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट हुए तो एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हो गए. एंड जो स्पेकुलेशन था कि कॉन्टिनेंट्स माइट हैव ड्रिफ्टेड वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द अब्राहम ओटिलस इन 1596. तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी है ये तो 20th सेंचुरी में आई अर्लियर, बट इसका जो कंसेप्ट है वो हाइपोथेसिस जो है वो बहुत पहले से ही चल रहा है. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ क्या हुआ, जो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के फौना एनिमल्स है वो कंबाइन हुए होंगे एंड बाकी के जो एनिमल्स थे कुछ वो किससे ओवर रिडन हो रहे थे, नॉर्थ अमेरिकन से. तो ओवर रिडन का मतलब यहाँ पर हो गया कि टू प्रिवेल और हैव डोमिनेंस ओवर. सो नॉर्थ अमेरिकन फौना जो था उसने साउथ अमेरिकन फौना के ऊपर क्या किया, डोमिनेट किया. ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच एनिमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब हुआ ना तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के भी जो मैमल्स थे वो पाउच मैमल्स थे, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं. जैसे कंगारू अभी भी सर्वाइव कर रहा है क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन कम था मैमल्स में. Least we forget, some mammals live wholly in water. Whales, dolphin, seals and sea crow are some example. So कुछ ऐसे भी mammals थे जो completely water में ही रह रहे थे. Evolution of horse, elephant, dog, etc. are special stories of evolution. And जो horse, elephant, dog और ये सारे animals का जो evolution बोलते हैं ना, तो इसके behind कुछ special stories linked है, ऐसा कहा जाता है. You will learn about these in higher classes. तो अगर आप higher classes में जाके further evolution को पढ़ते हैं, so वहाँ पर ये सारी stories हैं वो आपको मिल जाएंगी. The most successful story in evolution of man with language skill and self consciousness. तो जो सबसे सक्सेसफुल स्टोरी है ना इवोल्यूशन की वो क्या है कि जो मैन का इवोल्यूशन हुआ है, लैंग्वेज लर्निंग कैपेबिलिटी, स्किल्स लर्निंग आई एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी है. A rough sketch of the evolution of life forms, their time on geological scale are indicated in figure 7.9 and 7.10. सो ये जो इवोल्यूशन हुआ है ना लाइफ फॉर्म्स में, एक यहाँ पर अर्लियर पेज पे मेंशन है आई गेस कि काफी सारे लोग ये डर गए होंगे ना कि ये सारे दो डायग्राम हमने जो है वो छोड़ दिए. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम एक एक डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं एंड डिस्कस करते हैं. तो दैट इज वाई उसके बारे में आपको वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो लेट्स सी दिस डायग्राम. अ स्केच ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड. सो डिफरेंट जो जियोलॉजिकल पीरियड है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक. सो ये तीन जो थे इराज थे एंड इसमें डिफरेंट क्या है जियोलॉजिकल पीरियड्स आए. तो पैलोजोइक एरिया में सिल्यूरियन, डिवोनियन,
कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। सो ये 4 पीरियड्स है। अब इन 4 पीरियड्स में क्या हुआ, सबसे पहले जो थे वो क्लोरोफाइट एंसेस्टर से, ऐसे सेल्स जो कि ऑक्सीजन भी रिलीज कर सकते हैं। ये डेवलप हुए किसमें, ट्रैकियोफाइट्स एंसेस्टर्स, जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं उनके एंसेस्टर थे। साथ में एक ब्रांच यहाँ पर निकल गई जो कि फर्दर फ्यूचर में जाके मतलब एट प्रेजेंट जाके डेवलप हुई कहाँ, किसमें, ब्रायोफाइट्स में। क्लियर। अब ये जो ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स थे, ये एक पार्ट तो इसका चला गया किसमें, राइनिया टाइप प्लांट बना लिया। बाकी एक ब्रांच निकल गई जो कि पहले बनाया पैलेजोइक सिल्यूरियन पीरियड में बनाए ज़ोस्टेरोफाइलम, देन फर्दर इनमें बनाए आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स। यहाँ पे भी 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, तो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज थी, हर्बेशियस लाइकोपोड्स। फाइनली ये भी पहुंच गए कहाँ पर, ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में। उसके बाद जो राइनिया टाइप प्लांट्स थे ना, ये डायरेक्ट किस फॉर्म में बनाए इन्होंने, साइलोटॉन में बनाए। अभी जो साइलोफाइटॉन है ना, ये डायरेक्ट जाके किसमें इवॉल्व हुए हैं, जेनिटल्स में इवॉल्व हुए हैं। एंड जो साइलोफाइटॉन से यहाँ से फिर डिफरेंट ब्रांचेस निकली हैं। सो वन ब्रांच गोज टू हॉर्सटेल काइंड ऑफ प्लांट्स, दैट मीन्स की sphenopsids, then one goes with fern, ginkgos, conifers, nettles, and then यहाँ पर ये जो प्रोजिम्नोस्पर्म्स थे वो डेवलप हुए किसमें, सीड फर्न्स में। सीड फर्न्स जो थे वो बनाते हैं साइकैड्स, एंड वन कैटेगरी बन जाती है यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स, एंड जिन एंजियोस्पर्म्स की ही जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट्स है मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट, जो कि अभी एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा वास्ट है। एंड यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये जो डिस्टेंस या फिर विड्थ दी हुई है इसकी, तो ये इस बेसिस पर है कि कोई ऑर्गेनिज्म किस पीरियड में मैक्सिमम ग्रोथ पे था अपनी, मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो कब थी। सो एट प्रेजेंट मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी देखने मिलेगी, एंजियोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की कंबाइनली, जो मोनोकॉट एंड डाइकॉट है उनकी कंबाइनली मिलेगी। बाकी एट प्रेजेंट और क्या एक्सटिंक्ट हो गया है, ये प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न्स, ये किसमें इवॉल्व हो गए हैं। बाकी यहाँ पर हर्बेशियस लाइकोपोड्स जो है वो काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एंड दीज things that are given in this green boxes, तो ये भी क्या है, एक्सटिंक्ट है। साइलोफाइटॉन, राइनिया टाइप प्लांट्स, ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स एंड क्लोरोफाइट एंसेस्टर, ये सब क्या है, एक्सटिंक्टेड है, एंड ये फर्दर डेवलप हुए डिफरेंट काइंड ऑफ और प्लांट्स में। एंड ये जो यहाँ पर पीरियड्स दिया हुआ है एंड एरा, सो द गिवन इन द रेड बॉक्सेस पेलियोजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक, ये क्या हो गया, एरा हो गया। एंड उसके जो डिफरेंट पीरियड्स हैं, तो पेलियोजोइक के पीरियड्स कौन से हैं, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन एंड सिल्यूरियन। मीसोजोइक के पीरियड्स कौन कौन से हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक। एंड सीनोजोइक के में कौन सा था, क्वाटर्नरी एंड टर्शियरी। सो ये 2 पीरियड्स है। तो ये सारी जो पीरियड्स हैं इनके सिंपली नेम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो दूसरा डायग्राम है वो है 7.10 इज रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स जो हैं अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो, सो अर्ली रेप्टाइल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हुए कार्बोनिफेरस इरा में, अगर हम इससे ही सेम कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज देखो, in this diagram there is no mention of the million years, but by the help of this we can mention it कि यहाँ पर हम इजीली बना सकते हैं कि कौन सा एरा, कार्बोनिफेरस कब आ रहा है, पर्मियन कब आ रहा है, ट्रायसिक कब आता है, कब आएगा, एंड कितने मिलियन ईयर की भी बात हो गई है, ये जुरासिक कितने मिलियन ईयर पहले हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इस वाले ग्राफ से हेल्प मिल जाएगी आपको। सो कार्बोनिफेरस जो प्लांट्स रहे वो 350 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हो गए, चालू हो गए थे, एक्सटिंक्ट होने लगे थे। उसके बाद ये डेवलप हुए किसमें, सौरोप्सिड्स में एंड सिनेप्सिड्स में। तो सौरोप्सिड्स की एक क्लास निकल जाती है जो फर्दर ब्रांच होगी, एंड जो दूसरे हैं सिनेप्सिड्स जो कि 300 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुए हैं। सो ये क्या बनाएंगे, एक्सटिंक्ट पेलिकोसॉरस। फिर ये पेलिकोसॉरस जो है वो कहाँ पर जाएगा, क्या बनेगा, थेराप्सिड्स जो कि एक्सटिंक्ट है अगेन। एंड सोरोप्सिड्स जो थे, एक बन गया क्या, टर्टल, फिर बन गया वो ही लिजार्ड, इसके अलावा और क्या बने, स्नेक, एंड देन क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स। तो ये सारी क्लासेस कहाँ से निकली, जो सोरोप्सिड्स है अर्ली एक्सटिंक्ट रेप्टाइल का, वहां से आया क्या, सोरोप्सिड्स। एंड दूसरी ब्रांच कहाँ जाती है, साइनेप्सिड्स पे जाती है। सो ये जो डायग्राम है और ग्राफ है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्यूरिंग विच टाइम व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स एग्जिस्टेड, एंड कौन से जो है अभी प्रेजेंट हैं या फिर कौन से जो है वो एट प्रेजेंट अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, जिसकी वजह से कि जो नॉर्थ अमेरिकन फौना है उसने साउथ अमेरिकन फौना को ओवर डोमिनेट किया। एंड
इसके बाद जो आता है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन टॉपिक। सो मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है एंड इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई है वो हमने देखा, बट लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट होना ही सफिशिएंट नहीं है ना। जब तक कि कोई ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट नहीं होता है तो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करने का भी कोई सेंस नहीं रहेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग। सो 15 मिलियन ईयर अगो क्या था, प्राइमेट्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते थे एंड प्राइमेट्स के भी दो फॉर्म्स ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज। रामापिथेकस वर मोर लाइक मैन, was more man-like, while Dryopithecus was more ape-like. So ये जो Dryopithecus and Ramapithecus दो फॉर्म्स थे ना, इनमें ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का तो ठीक है, बट फिनोटाइप और फिजिकल अपीयरेंस क्या था, हेयरी बॉडी थी एंड वॉकिंग जो थी वो गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज के जैसी थी। एंड ड्रामापिथिकस अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर भी मैन लाइक थे, बट जो ड्रायोपिथिकस थे वो मोस्टली कैसे थे, एप लाइक थे। Few fossils of man-like bones have been observed in Ethiopia. तो ये जो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स है ना ह्यूमंस के, जो बाद में आए हैं मैन के, उसके पहले कुछ ऐसे भी फॉसिल्स मिले हैं मैन लाइक बोन्स के जो कि इथोपिया में डिस्कवर्ड हुए एंड तंजानिया में मिले। These revealed hominid feature leading to the belief that about 3-4 million year ago man-like primate walked in Eastern Africa. So पहले तो ये ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस थे जो कि चिंपैंजीज के जैसे थे एंड कुछ फिर उसके बाद इथोपियन तंजानिया में मैन लाइक बोन्स के फॉसिल्स मिले, जिससे ये क्लियर हुआ कि 3-4 मिलियन ईयर को पहले ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि होमिनिड फीचर वाले ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे मैन लाइक प्राइमेट्स जो थे वो ईस्टर्न अफ्रीका में आए। They were probably not taller than 4 feet but walked upright. So ये जो man like hominid थे ना, ये ज्यादा tall नहीं थे but still 4 feet is टॉल थे एंड वॉकिंग जो थी ना उनकी स्ट्रेट थी, चिंपैंजीज या गोरिल्ला जैसी नहीं थी। 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। सो यहाँ पर ना ये लोकेशन क्या क्या है वो भी जरूरी है। ईस्टर्न अफ्रीकन से क्या मिला, ईस्टर्न अफ्रीका से क्या मिले, मैन लाइक होमिनिड। देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ पर मिले, अर्ली अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। एविडेंस शो दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। कुछ ऐसे एविडेंसेस थे वो क्या शो कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स जो है ना ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड से, तो वो हंटिंग कर रहे थे। हंटिंग किससे कर रहे थे, स्टोन के वेपन्स बना के। बट ये जो हंटिंग थी वो फ्रूट को भी बनाने के लिए हो सकती है या फिर फ्रूट को ट्री से तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर भी ये जो हंटिंग थी और स्टोन के वेपन्स थे वो यूज किए। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। अब जो जितनी भी बोन्स डिस्कवर्ड हुई थी ना इथोपिया एंड तंजानिया में, उसमें कुछ तो सिमिलर थी, बाकी कुछ डिफरेंट भी थी। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक बीइंग द होमिनिड एंड वाज कॉल्ड द होमो हैबिलिस। तो ये जो बोन्स के फॉसिल से क्या कंक्लूजन निकाला कि एक ऐसा क्रिएचर था जिसको नेम दिया फर्स्ट ह्यूमन एंड ये किसके जैसा था, ह्यूमनिड्स था एंड इसका नेम क्या रखा, होमो हैबिलिस रखा। तो फर्स्ट क्रिएचर जो था, जो कि फर्स्ट ह्यूमन बोल सकते हैं हम जिसको, उसका नेम था होमो हैबिलिस। द ब्रेन कैपेसिटी वर बिटवीन 650 एंड 800 सीसी। तो जो ब्रेन कैपेसिटी थी होमो हैबिलिस की वो 650 to 800 के बीच में थी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट एंड ये क्या थे, जनरली फ्रूट ईट करते थे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि होमो हैबिलिस जो हैं वो स्टोन वेपन्स यूज कर रहे हैं। अगर तो स्टोन वेपन्स यूज कर रहे हैं तो क्या है, उससे जनरली दे आर ईटिंग फ्रूट, तो दैट मीन्स कि दे डू नॉट ईट मीट। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1981 रिवील द नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस। सो होमो हैबिलिस आया सबसे फर्स्ट। यू कैन राइट इट एट दिस प्लेस और अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। उससे होगा क्या ना कि आपको रिवीजन के टाइम पे ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर कंबाइन लिखे हुए हैं, तो आप शॉर्ट में लिख लो होमो हैबिलिस कहाँ पर आए, फर्स्ट ह्यूमन थे एंड जो ब्रेन कैपेसिटी थी इनकी थी वो कितनी थी, 650 to 800। दे डू नॉट ईट मीट। देन उसके बाद आया कौन, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कब डिस्कवर्ड हुआ, 1891 में डिस्कवर्ड हुआ and generally we can say that around 1.5 million year ago. Homo erectus had a large brain around 900 cc. अब जो Homo erectus आए ना Homo habilis के बाद, तो उनकी ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई कितनी, 900 BC। Homo erectus probably eat meat। और उसके बाद एक और कंक्लूजन निकला कि Homo erectus थे वो ऐसा पॉसिबल है कि मीट ईट करते थे। The Netherlands
the men with a brain size of 1400 cc lived in Near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. So उसके बाद जो नीदरलैंडल मैन थे जिनका ब्रेन साइज भी इंक्रीज हुआ, सबसे पहले आए होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड देन क्या थे नीदरलैंड. तो ये कहाँ पर ब्रेन साइज इंक्रीज हो गया 1400 सीसी एंड लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट थे ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में. दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर बॉडी. सो यहाँ पर ना डेवलपमेंट हुआ, जैसे ब्रेन में डेवलपमेंट हुआ तभी क्या डिसाइड किया उन लोगों ने कि दे यूज्ड सम काइंड ऑफ लीव्स और एनी हाइड्स जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करे एंड उसके बाद जो डेथ होती थी तो बॉडी को बरीड करते थे. होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस. तो जो होमो सेपियंस आए ना इसके बाद नीदरलैंड के बाद, तो वो कहाँ पर राइज हुए सबसे फर्स्ट अफ्रीका में. एंड इससे एक और चीज क्लियर होती है कि जो मोस्टली ह्यूमन फॉर्म्स थे ना वो सारे ही या तो अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए हैं या फिर नियर बाय कहीं अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए. सो होमो सेपियंस भी अफ्रीका में ही अराइज हुए एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे मूव किया, जिससे कि डिफरेंट रेसेस जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट है. ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapien arose and around 1.5 million year ago तो Homo erectus आए. उसके अलावा अराउंड 1,40,000 years बैक कौन आए होमो नीदरलैंड. तो होमो सेपियन का ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है अराउंड 75 to 10,000 years ago. Prehistoric cave art developed about 18,000 years ago and उसके अलावा जब होमो सेपियंस आ गए ना तो ब्रेन का डेवलपमेंट एंड ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई. इसके साथ जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो भी एनहेंस हुई हैं. सो इन एक्टिविटीज में आ जाता है एक तो केव पेंटिंग. अगर आप काफी सारी जगह जाके देखेंगे तो पेंट बहुत पुरानी जो केव्स है वहां पर पेंटिंग है या फिर उनमें स्कल्पचर है, तो वो बहुत पुराने टाइम का है. दैट मीन्स कि होमो सेपियंस जो 75 to 10,000 ईयर्स पहले थे या फिर उसके पहले जो नीदरलैंड से उनने भी ये सारी जो पेंटिंग्स है वो बनाई है. बट मेनली जो केव पेंटिंग है वो कब एवॉल्व हुई है इन द प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस. जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस है उन्होंने मोस्टली केव पेंटिंग्स की हैं अराउंड 18,000 ईयर्स अगो. So, one such cave painting by prehistoric humans can be seen at Bhimbetka rock shelter in Raisen district of Madhya Pradesh. And ऐसा ही एक जो cave painting है वो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में भीमबेटका में है. Agriculture come around 10,000 years back and human settlement started. And उसके बाद agriculture आया 10,000 years. जैसे जैसे ना डेवलपमेंट होता गया humans का brain डेवलप हुआ एंड जो human की बेटर कैटेगरी थी, क्योंकि पहले तो क्या था कि ape एंड चिंपैंजीज लाइक थे, बट उसके साथ साथ जब ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो चेंजेस आए. सो जो डिफरेंट टेक्निक्स थी वो इंट्रोड्यूस हुई. एंड जैसे कि अगर आप अभी देखते हैं ना टेक्नोलॉजीज ऐड होते जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी था कि जैसे जैसे ह्यूमन का ब्रेन डेवलप हो रहा था तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज अपने नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए एंड सर्वाइवल के लिए कि जो भी बेस्ट कर सकते थे ऑर्गेनिज्म करने लगे थे. सो एग्रीकल्चर को भी इंट्रोड्यूस कर लिया 10,000 ईयर्स पहले एंड जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो स्टार्ट हो गया. द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन. तो इसके अलावा जो भी चेंजेस हुए डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट मिलियन ईयर्स अगो पहले, तो ये सब क्या था ह्यूमन हिस्ट्री में जो भी हो रहा है उसका ही पार्ट है. एंड इसके साथ साथ ह्यूमन हिस्ट्री में ग्रोथ भी हुई है. चेंजेस जब आए ना तो उसके साथ ह्यूमन हिस्ट्री में ग्रोथ तो हुई है, बहुत ही ऑब्वियस है, बट इसके साथ साथ जो सिविलाइजेशन है उसमें डिक्लाइनेशन भी हुआ है काइंड ऑफ, क्योंकि कोई भी अगर चेंजेस हैं वो एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पर ये जो टॉपिक गिवन है ना ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लिंक्ड है ह्यूमन इवोल्यूशन से. सो इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है. दैट इज वाई जितने भी यहाँ पर कंसेप्ट जितनी भी चीजें गिवन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको एक बार डिटेल में या फिर स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपको ना कंसेप्ट इसको लर्न करना थोड़ा सा इजी हो. तो डिफरेंट जो स्टेजेस है ना इवोल्यूशन ऑफ मैन है उसमें फर्स्ट स्टेज क्या आ जाती है ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस की. तो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस कब आए 15 मिलियन ईयर. इसके लिए आप एक टेबल या चार्ट फॉर्म भी बना सकते हैं जिसमें आप सारा कुछ डिटेल्स लिख लें. 15 मिलियन ईयर्स लाइक ईयर कितने ईयर्स का है, टाइप, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सारी चीजें आ जाएंगी. तो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस है 15 है माया पहले 15 माया है एज हो गई. फीचर्स में क्या आ जाएगा, बॉडी पे हेयर्स थे, वॉकिंग थी गोरिल्ला एंड एप लाइक, चिंपैंजी लाइक. रामापिथेकस जो थे वो मैन लाइक थे, ड्रायोपिथेकस एप लाइक थे. फिर इसके बाद आए कि यूथोपिया एंड तंजानिया में कुछ फॉसिल्स मिले जो कि मैन लाइक बोन्स के थे एंड दैट शोज कि कुछ होमिनिड्स जो हैं
वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स मिले 3-4 मिलियन ईयर्स पहले, जो कि होमिनिड फीचर वाले थे एंड मैन लाइक प्राइमेट्स थे। कहाँ पर आई है? ईस्टर्न अफ्रीका में। ईस्टर्न अफ्रीका में जो मैन लाइक प्राइमेट रिवील हुआ है होमिनिड फीचर वाले, उसके पहले क्या मिले थे? मैन लाइक बोन्स की फॉसिल्स मिली थी इथियोपिया एंड तंजानिया में। इसके बाद आता है कौन? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस कब आए? अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो ऑस्ट्रेलोपिथिसिंस जो होते हैं ना, वो प्रोबेबली कहाँ पर प्रेजेंट थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में थे। सो लोकेशन में ये बिल्कुल मत सोचना कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऑस्ट्रेलिया नेम से लिंक्ड हो रहा है तो इसका नेम भी हम वो रख दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ पर ये थे? फर्स्ट ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में थे। तो ये किससे हंट कर रहे थे? स्टोन के वेपन्स बना के, बट दे डू नॉट ईट मीट, दे वर ईटिंग फ्रूट्स। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज में ये आ जाता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बोन्स थी ना, वो भी डिस्कवर्ड हुई। मतलब ये जो ड्यूरेशन चल रहा था ऑस्ट्रेलोपिथिकस का, इस टाइम पे कुछ बोन्स भी डिस्कवर्ड हुई। तो दैट इज व्हाई ये जो बोन्स थी ना, वो एप्स एंड मेंस दोनों के बीच का एक पार्ट था। मतलब सिमिलैरिटीज के बेसिस पे अगर देखा जाए ना, तो वहां पर इंटरमीडिएट काइंड ऑफ बोन्स मिले। दे वर सिमिलर टू ऑस्ट्रेलोपिथिकस एज वेल एज द न्यू एज मैन। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद कौन आया? होमो हैबिलिस आया। होमो हैबिलिस की जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई। ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज होना का सिंपली मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो ब्रेन डेवलपमेंट हो गया है, क्लियर है? तो ब्रेन डेवलपमेंट होगा जिससे कि ज्यादा बेटर वर्क परफॉर्म कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। सिंपल है ना कि अगर हम यहाँ पर एनिमल्स को बोलते हैं कि उनकी ब्रेन की कैपेसिटी इतनी नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द वर्क, बट जैसे जैसे वर्क की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो वर्क परफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी यूज हो जाएगी। सो होमो हैबिलिस की वर्क ब्रेन कैपेबिलिटी कितनी थी? 650 to 800। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, दे वर ईटिंग फ्रूट, नॉट ईटिंग मीट। तो यहाँ पर भी सेम है, होमो हैबिलिस प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट एंड दे वर द मार्कर्स ऑफ स्टोन टूल्स, मेकर्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो उसके पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे वो भी स्टोन का यूज कर रहे थे फॉर हंटिंग, बट स्टोन टूल्स की जो डिस्कवरी है वो कहाँ पर आती है? होमो हैबिलिस में आती है। देन होमो हैबिलिस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस कब आए? अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। एंड होमो इरेक्टस थे, उनका ब्रेन की कैपेसिटी और ज्यादा लार्ज थी। कितनी थी? 900 सीसी थी। एंड होमो इरेक्टस जो थे वो उनमें बोल सकते हैं हम कि दे प्रोबेबली ईट मीट। देन आए नीडरलैंथल मैन। नीडरलैंथल मैन जो थे उनकी ब्रेन कैपेसिटी थी अराउंड 1400 सीसी एंड दे लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया और बिटवीन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। एंड इसका जो एज है यहाँ पर मिलियन ईयर्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक प्रेजेंट है ये। एंड दे यूज hides to protect their body and bury their dead। तो जो बॉडी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीव्स या फिर इस टाइप के शेड्स कुछ यूज कर रहे थे। दे वर बेसिकली हाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर बॉडी एंड डेथ के बाद बॉडी को बरीड कर देते थे। देन नीडरलैंथल मैन के बाद आए होमोसेपियन एंड द मॉडर्न एज मैन। तो जो मॉडर्न एज मैन थे वो भी क्या है? अराइज हुए अफ्रीका में एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मूव किया। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मूव करने की वजह से ही डिफरेंट जो रेसेस हैं मैन की वो प्रेजेंट है। एंड जो आइस एज थी ना बिटवीन द 75,000 ईयर अगो और 10,000 ईयर्स अगो, तो इस टाइम पे ही मॉडर्न होमोसेपियन जो है वो अराइज हुआ है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो डेवलप हुई है वो अराउंड 18,000 ईयर्स अगो हुई। दैट मीन्स कि द क्रेडिट गोज टू होमोसेपियंस आल्सो। एंड जो एग्रीकल्चर था ना वो कब आया है? 10,000 ईयर्स बैक आया है। एंड उसके साथ साथ ह्यूमन सेटलमेंट भी स्टार्ट हुआ। तो क्लियर है ना, यहाँ पे हर एक जो फेस में कंट्रीब्यूशन रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ मैन जो इवोल्यूशन के साथ साथ आते गए वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ना चैप्टर तो एंड होता है, बट हम चैप्टर का एक ब्रीफ समरी कुछ आपको ना डिटेल में नहीं, सिर्फ कुछ जो कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत डिटेल में नहीं भी आएंगे बट स्टिल इट विल बी हेल्पफुल। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन स्टार्ट होता है वो कौन सी थ्योरी से स्टार्ट होता है? ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी से स्टार्ट होता है। एंड जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज है ना वो क्या क्या आ जाती हैं? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और बायोजेनेसिस, कॉस्मोजोइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड नेचुरलिस्टिक थ्योरी। सो इसके अलावा क्या होता है ना कि जो एंशिएंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई, देन इसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ में एक और चीज आती है ओपेरेंट मॉडर्न थ्योरी। ओपेरेंट मॉडर्न थ्योरी जो है वो प्रपोज हुई एंड क्या स्टेट करती है कि लाइफ वुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आल्सो। तो ओपेरेंट की थ्योरी हो गई। उसके अलावा आया क्या?
मिलर्स एक्सपेरिमेंट, तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। देन जो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब जो पूरी प्रोसेस है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, अगर इसको हम ओपेरन के कंसेप्ट में देखें कि जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है कैसे, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, तो अगर नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से हो रही है तो केमिकल इवोल्यूशन हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो सकता है। केमिकल इवोल्यूशन कैसे होगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स से थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, एंड देन फर्दर जो है न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में भी यही हो सकता है कि कोसर्वेट्स फॉर्म हुए, प्रिमिटिव सेल्स फॉर्म हुई, ऑटोट्रोपिज्म का ओरिजिन हुआ, एंड देन बन गया क्या, यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, केमिकल इवोल्यूशन के एविडेंसेस तो स्टिल साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं, बट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के क्या एविडेंस मिल जाते हैं, क्लासिफिकेशन जो हुआ है, देन कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनोलॉजी एंड होमोलॉजी, जो स्ट्रक्चरल सेम एंड फंक्शन डिफरेंट और फंक्शन सेम एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट, जिसका ये कंसेप्ट था वेस्टिजियल ऑर्गन से, फिजियोलॉजी की एविडेंस, सीरोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जेनेटिक्स, ये सारे जो एविडेंसेस हैं ये क्या शो करते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनिक ही है। तो अब क्लासिफिकेशन से कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं, क्लासिफिकेशन लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं वेरियस स्पीसीज एंड जेनरा के अवेलेबल हैं। तो क्लासिफिकेशन जब हुआ किसी भी पर्टिकुलर एनिमल का, तो वो कब हुआ, एक्सटेंसिव स्टडी के बाद, एंड एक्सटेंसिव स्टडी से क्लासिफिकेशन जब डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप्स में, तो दैट मीन्स कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर और डिफरेंट है ना, तभी तो ये क्लासिफिकेशन पॉसिबल हुआ। अगर ये क्लासिफिकेशन में चेंजेस नहीं ऑब्जर्व होते तो क्लासिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, अब ये चेन आगे क्यों बढ़ रही है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि चेंजेस और फर्दर आते जाते हैं, दैट इज व्हाई डिवाइड हो रहा है। अगर इवोल्यूशन नहीं होता तो क्लासिफिकेशन पॉसिबल था ही नहीं ना, करने की जरूरत ही नहीं थी। कंपैरेटिव एनाटॉमी से कैसे आते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो सारे ही लिविंग सेल्स के, मोस्टली लिविंग एनिमल्स जो होते हैं ना, उनकी सेल का बेसिक कॉम्पोनेंट हो जाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। अब अगर ये स्पीशीज जो है वो क्रिएट हुई है सेपरेटली, देन देयर शुड बी नो रिलेशनशिप इन द वेरियस ऑर्गन इन द सिस्टम ऑफ एनिमल्स। बट ऑन contrary, if we see that large number of animal, although unlike in appearance, show most of the systems and organs made on the same plant, तो जो रिजेम्बलेंस हो जाएगी वो क्लोज होगी विद द मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप। अब फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस में आ जाता है कि जो काफी सारे टाइप्स होते हैं ना, केमिकल टेस्ट हैं, एग्जिबिट होते हैं, उनमें भी काफी सारी बेसिक सिमिलैरिटीज होती हैं उनमें फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, और वो क्या शो करता है, फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप शो करता है एनिमल्स में। सीरोलॉजी में एविडेंसेस कैसे आते हैं कि जो मेथड होती है ना बाय विच रिएक्शन ऑफ ब्लड सीरम वाज ऑब्जर्व्ड, तो जो ब्लड है वो कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्रिस्टल्स ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में, बट एक डेफिनेट ऑर्डर में, तो दैट शोज कि देयर वाज इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजी से एविडेंसेस कैसे आए कि जो कुछ एक्सेप्शंस के साथ हर एक जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल है वो ओरिजिनेट होता है किसी जायगोट से। अब डेवलपमेंट जो हो रही है ना, जायगोट से कन्वर्ट हो रहा है वो किसमें, एडल्ट में, काफी सारी सिमिलैरिटीज होती है इनमें। पूरे जो ड्यूरेशन होता है ना डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टू एडल्ट, इसकी जो स्टेप्स रहेंगी उनमें सिमिलैरिटीज है। तो ये किसमें आ गया, डेवलपमेंट इन टर्म, this development is termed with ontogeny, and here is the evidences from embryology. Paleontology जो fossils है उससे भी evidences आए। अब काफी सारे important fossils जो हैं एग्जाम्पल में पेरीपेटस which is an arthropod, Limulus, Netulus, Nepolina, Lingula, Latimeria, Cephalodon and Didelphis। So ये कुछ important fossils हैं। अब इसके अलावा जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन से भी, जेनेटिक से एविडेंसेस हैं दैट शोज कि इवोल्यूशन जो है वो हुआ है। क्लियर। अब कनेक्टिंग लिंक जो है ना, यहाँ पर आई गेस चैप्टर में मेंशन नहीं थी बट वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ना दे शो द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट नाउ। तो यहाँ पर वायरस है जो किसकी कनेक्टिव लिंक है, नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यूग्लिना दैट इज अ प्रोटोजोआ इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। आई वुड रिकमेंड यू टू राइट दिस बिकॉज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं कनेक्टिंग लिंक्स पे से, एंड इवन आई एम टेलिंग इट वेरी स्लोली। फर्स्ट मेक अ 2 कॉलम टेबल, एक में आ जाएगा क्या ऑर्गेनिज्म एंड दूसरे में लिखना है क्या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। सो फर्स्ट इज वायरस, कनेक्टिंग लिंक में क्या आ जाएगा लिविंग एंड नॉन लिविंग। सेकेंड इज यूग्लिना, वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट एंड एनिमल। देन थर्ड इज प्रोटोस्पोरेंजिया दैट इज अ प्रोटोजोआ, एंड प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा की कनेक्टिंग लिंक है। Peripatus, which is an arthropod, is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Nepolina, which is a mollusca, is
connecting link between Annelida and mollusca. Balanoglossus, which is very important, is a chordate and connecting link between chordates and non-chordates. Dipnoi is a lungfish between fishes and amphibia. Archaeopteryx is an aves, link between reptiles and birds. And Prototheria, a mammalia, which is a connecting link between reptiles and mammals. क्लियर हुआ? सो ये कुछ कनेक्टिंग लिंक थी जो कि प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट है या फिर इंटरग्रेडिंग है बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फिर इसके बाद आई थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की भी हम अगर इसमें इंक्लूड करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है डार्विन, उसके बाद आते हैं लेमार्क. सो डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि कोई भी अगर स्पीशीज कुछ अडेप्टेशंस कर रही है, मोर फिट है, सो दैट विल बी सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. एंड इसके साथ साथ कौन आए थे? लेमार्क भी आए थे. सो लेमार्क के भी काफी सारे ब्रिलियंट आइडियाज थे एंड उन ब्रिलियंट आइडियाज में जो उनकी इवोल्यूशनरी थ्योरी थी उसको कैसे समराइज किया कि जो कोई इंटरनल फोर्स होता है लाइफ का, क्योंकि यहाँ पर हमने ना एग्जांपल्स देखे, मेन जो थ्योरी है वो नहीं इंक्लूड है. सो राइट दिस ऑल्सो द समराइज्ड फॉर्म ऑफ लेमार्क थ्योरी. फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो बॉडी का जो इंटरनल फोर्स है उसकी वजह से बॉडी का साइज जो है वो इंक्रीज हो सकता है. नेसेसिटीज इन एनिमल्स टू प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर. सो कोई भी एनिमल है तो उसमें नेसेसिटी होती है हमेशा ही एक न्यू स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने की. द इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज, कि अगर कोई भी चीज यूज में है सो दैट मीन्स कि वो डेवलप होगी और कोई चीज यूज में नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? वेस्टिजियल हो जाएगी. दैट मीन्स कि नेक्स्ट जनरेशन में अवेलेबल ही नहीं होगी. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो कोई भी चीज जैसे जिराफ की नेक में एलोंगेशन हुआ है, स्ट्रेच हो रहा है, तो उसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन आए उनका नेक भी लॉन्ग रहा. सो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी जो है वो इनहेरिट हो गए. जनरली जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना वो बहुत रेयर कंडीशंस में ही इनहेरिट होते हैं. क्लियर? तो लेमार्किज्म तो हमने देखा. इसके साथ साथ एक और थ्योरी आती है न्यू लेमार्किज्म की. तो लेमार्किज्म क्या है? ओरिजिनल थ्योरी है जो कि लेमार्क ने दी है एंड न्यू लेमार्किज्म में लेमार्क ने ही कुछ मॉडिफिकेशंस बनाए हैं. तो लेमार्किज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इट लेज स्ट्रेस ऑन इंटरनल फोर्स, acceptancy and use and disuse of organs, and neo-Lamarckism does not give any importance to these factors like on the use and disuse of any factor. Clear? Third point जो है Lamarckism का, so it believes that changes in environment bring about conscious reaction in animals, but according to neo-Lamarckism the stress on the direct effect of changed environment on the organisms, किस पे स्ट्रेस ज्यादा करता है? जो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं ना जो एनवायरमेंट को चेंज कर रहे हैं उस पर स्ट्रेस देता है. क्लियर? अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते हैं, बट न्यू लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग ओनली दोज मॉडिफिकेशन आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन विच इन्फ्लुएंसेस जर्म सेल और वेयर सोमेटिक सेल्स गिव राइज टू जर्म सेल्स. जहां पर भी जर्म सेल्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर जो सोमेटिक सेल्स हैं जिनसे कि जर्म सेल राइज होती है उनमें अगर चेंजेस आते हैं तो दैट कम्स अंडर द न्यू लेमार्किज्म. जो डार्विज्म थे तो डार्विन एंड न्यू डार्विज्म सेम यहाँ पर भी हुआ. तो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन है एंड न्यू डार्विनिज्म में क्या हुआ कि इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल थ्योरी ऑफ डार्विन. तो इसमें इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन म्यूटेशन जो थे वो एक न्यू स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए कंसिडर किए गए. वेरिएशन जो एक्यूमुलेट होते हैं जीन पूल में एंड नॉट इन इंडिविजुअल. तो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग पहले क्या बिलीव किया जा रहा था कि जो सिलेक्शन होता है ना इंडिविजुअल का वो किस पे बेस्ड हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. बट इन केस ऑफ न्यू डार्विनिज्म ये हो गया कि जो वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं जीन पूल में किसी इंडिविजुअल में नहीं होते हैं. डार्विन क्या बिलीव नहीं करते थे? आइसोलेशन में. बट न्यू डार्विन जो आया ना इट इनकॉर्पोरेट्स आइसोलेशन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इवोल्यूशन. देन जो डार्विन है इट कैन एक्सप्लेन द न्यू थ्योरी ऑफ कैरेक्टर्स, बट न्यू डार्विनिज्म में जो थ्योरी है सो इट कैन एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ अनचेंज्ड फॉर्म over millions of years. Darwinism cannot explain the persistence of certain forms in the unchanged condition, but neo-Darwinism normally only those modifications are transferred to the next generation which influence germ cell or where somatic cells give rise to germ cells. So यहाँ पर again same हो जाता है जो कि न्यू लेमार्किज्म में था कि ऐसे मोस्टली मॉडिफिकेशन जो है ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जो कि जर्म सेल को इन्फ्लुएंस करेंगे या फिर ऐसे सोमैटिक सेल जो कि जर्म सेल अराइज करते हैं. इसके अलावा हमने जो लेमार्क एंड अगर डार्विन के बारे में पढ़ा है तो
लेमार्क एंड डार्विन दोनों के ही कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। लाइक वाइटल फोर्स जो है, तो वाइटल फोर्स लेमार्क के केस में क्या है कि द थ्योरी बिलीव्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज एन इंटरनल वाइटल फोर्स दैट टेंड टू इंक्रीज इट्स साइज अप टू सर्टेन लिमिट, एंड डार्विन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी वाइटल फोर्स नहीं होता है। कॉन्शियस रिएक्शन में क्या जाता है कि जो भी एनिमल अगर है डेवलप नर्वस सिस्टम है, सो वो कॉन्शियसली रिएक्ट करेगा एंड एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बट डार्विन में ऐसा कोई भी कॉन्शियस रिएक्शन के बारे में नहीं था। एक्सेप्टेंसी, डार्विन में अगेन कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं था इस थ्योरी का, एक्सेप्टेंसी का, बट लेमार्क में एक्सेप्टेंसी की जो थ्योरी है वो थी। यूज एंड डिसयूज जो है वो भी डार्विन में नहीं था, बट यूज एंड डिसयूज लेमार्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इनहेरिटेड एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सिर्फ किस में था? लेमार्क में। एंड डार्विन के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और पेनजेनेसिस जिनको बोलते हैं, जो कि जर्म सेल में पास होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग। एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो दोनों में ही था। ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस डार्विन के केस में ऑटोमेटिकली अपीयर होते हैं, बट लेमार्क के केस में किसी भी एनवायरमेंट चेंज के रिस्पॉन्स में आते हैं। सो इस टाइप से ये जो लेमार्क है एंड डार्विन है इसका डिफरेंस हो जाता है। क्लियर? नाउ इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बताने वाली हूँ, इस चैप्टर में मैं आंसर बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, बिकॉज चैप्टर हमने बहुत थॉरोली डिस्कस किया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स टू द क्वेश्चन इन बिटवीन द चैप्टर। जो भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया है वहां पर ही आपको उनके आंसर मिलेंगे, बट नो नीड टू वरी अबाउट दीज क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम इसको डिटेल में इनके आंसर्स डिस्कस करने वाले। क्लियर? So let's see the first question. Explain antibiotic resistance observed in bacteria in light of Darwinian selection theory. So जो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था उसको हमें एक्सप्लेन करना है, बट किसके कंटेक्स्ट में? डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी में। तो डार्विन के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंट है वो कैसे एंटाइटिटीज को सिलेक्ट करती है जिसमें कि फेवरेबल वेरिएशंस होता है, चेंजेस हो रहे हैं बट वो वेरिएशंस को अगर फेवर करता है तो ऐसे ही एंटिटीज जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, सिलेक्ट होती हैं। सो ये जो सारी एंटिटीज हैं जो कि जिनमें फेवरेबल वेरिएशन होते हैं ना, वही कैपेबल होती है सर्वाइवल के लिए। तो जब कोई भी पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, वो एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक आके उसको अटैक करती है, तो जो सेंसिटिव बैक्टीरिया होगा ना वो तो डेथ हो जाएगी उसकी, दैट विल टेंड टू पेरिश, वाइल जो अदर बैक्टीरियाज होते हैं दैट पजेस फेवरेबल म्यूटेशन टर्न रेजिस्टेंट even in the presence of antibiotics, and these survive, thriving and rapidly multiply as the other competing bacteria have died out। तो जो भी बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट नहीं है दैट मीन्स कि एंटीबायोटिक उसके अंदर चेंजेस लाएगी जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो सर्वाइव करेंगे एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो दस जो बैक्टीरिया का नंबर है ना वो राइज हो जाएगा। इसके साथ साथ जो मास है वो ट्रांसफर हो जाएगा, दे मास ट्रांसफर दीज जीन्स, एंड जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उनमें ट्रांसफर कर देंगे टू द अदर बैक्टीरिया। मतलब सिंपली जो ऑलरेडी एक जनरेशन की बैक्टीरिया थे उसके बाद एक एंटीबायोटिक ऐड की, तो एंटीबायोटिक ऐड करने से कुछ बैक्टीरियाज की डेथ हो गई, बाकी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज थे जो एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं हुआ उन पे। एंटीबायोटिक्स जनरली हेल्प टू किल बैक्टीरिया, सो एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं हुआ, दैट इज वाई दे सर्वाइव, एंड सर्वाइव होने के साथ साथ क्या किया वो दे मल्टीप्लाई रैपिडली। मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है ना कि बैक्टीरिया का जो नंबर है वो राइज हुआ, एंड इसके साथ साथ वो जो जीन्स है उसको ट्रांसफर भी किया फ्रॉम द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया, एंड कंसिक्वेंटली जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक के लिए दे वाइडली स्प्रेड अक्रॉस मेकिंग द एंटायर पॉपुलेशन टू बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। That is why it is also suggest not to take antibiotic too frequently, because human body भी जो है वो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है सो उसके बाद वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। उस कंडीशन में क्या होगा ना कि अगर आपको नॉर्मल कोल्ड एंड कफ अगर आप क्विकली सिर्फ डायरेक्टली एंटीबायोटिक ले लेते हो तो वो फर्दर बॉडी सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरियाज के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे वो बैक्टीरियाज, सो फिर उसके बाद फर्दर एंटीबायोटिक लेने पे कोई असर नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। इवन कुछ कंट्रीज में ऐसा इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया हुआ है कि डॉक्टर कैन नॉट प्रेस्क्राइब, इवन मतलब आप तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले लेते हो, बट वहां पर डॉक्टर्स के लिए एक रूल बनाया हुआ है कि जिससे डॉक्टर्स इजीली बहुत ही नॉर्मल कोल्ड एंड कॉमन कोल्ड या फिर जो नॉर्मल डिसीजेज होती हैं that can be cured by the home remedies, तो उसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स नहीं सजेस्ट कर सकते। क्लियर? सो ऐसा
यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल वी कैन ट्राई बाय अवर सेल्फ कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इफ नॉट नेसेसरी उस कंडीशन तक एंटीबायोटिक ना ले। देन सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल एनी फ्यू फॉसिल डिस्कवरीज और कंट्रोवर्सीज अबाउट इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज या साइंस आर्टिकल में या न्यूज़पेपर में आपने देखी हो तो आप लिख सकते हो, बट फॉर योर हेल्प आई एम टेलिंग वन ऑफ देम। तो जो फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए डायनासोर्स के, उनमें कुछ इंटरेस्टिंग रिविलेशंस हैं। इट कन्वेज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स इन द जुरासिक एरा। एंड ये जो रिविलेशन है ये किससे आया है? इवोल्यूशन की डिस्कवरी से। जो दूसरे एनिमल्स की इवोल्यूशन की डिस्कवरी हुई ना, उससे ये फैक्ट आया जैसे कि मैमल्स एंड बर्ड्स के इवोल्यूशन की डिस्कवरी हुई है। तो जो 2 अनफेमिलियर फॉसिल्स रिसेंटली अनअर्थ हुए हैं चाइना में। चाइना एक्सप्लोरेड अ कंट्रोवर्सी ओवर द इवोल्यूशन ऑफ बर्ड। उसमें ही एक जीनस है प्रिमिटिव बर्ड्स का जो कि कन्फ्यू सी सॉर्नेस, एंड एक है दे वर क्रो साइज्ड एंड थ्राइव ड्यूरिंग द क्रिटेशियस एरा इन चाइना। सो इट इज बिलीव्ड, नॉट इट इज श्योर बट इट इज बिलीव्ड दैट दे सर्वाइव्ड फ्रॉम द क्रिटेशियस एरा। चाइना में ही ये सर्वाइव किए। इसके अलावा इन केस अगर आपको कोई दूसरा रीसेंट का नहीं, थोड़ा पुराना भी मिले, सो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर रिसेंट नहीं दिया है तो आप अगर थोड़ा सा प्रिमिटिव भी लिखेंगे तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। बट जो कंट्रोवर्सीज हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड वो कैसे आ जाती हैं? क्योंकि कंटिन्यूसली इस पर रिसर्च हो ही रही है, फॉसिल की सर्च चल ही रही है। सो इसीलिए ये न्यू रिसर्च आई हुई है इन चाइना। बट इसके अलावा आपके लिए एक टास्क और है कि आपको ये कुछ रिसेंट पास्ट में जो भी कंट्रोवर्सीज आई हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड या किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का अगर इवोल्यूशन हुआ है, सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट आल्सो। Now the third question is attempt giving a clear definition of the term species. So species term का एक clear definition. तो species क्या है? Population का ग्रुप है या फिर पॉपुलेशन है इंडिविजुअल की, हैविंग द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस सस्टेनेबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज को अगर हम ग्रुप बोलेंगे क्लियर नहीं होगा। क्लियर कब होगा? कि एक ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का या फिर पॉपुलेशन का जिनमें की इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है। एंड ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं एक स्पीशीज के अंदर। एक अगर स्पीशीज है तो उसमें जितने भी इंडिविजुअल होंगे ना, उनमें आपस में मेटिंग और इंटरब्रीडिंग की पॉसिबिलिटीज होती हैं, पोटेंशियल होता है, एंड सस्टेनेबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर सकते हैं अगर। सो वही ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा? इज अ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई टू ट्रेस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। एंड यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है, जो लास्ट टॉपिक हमने चैप्टर का पढ़ा, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है। दैट मीन्स कि डिफरेंट फेजेस हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के। तो उसको कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया के बेसिस पर हमें एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पर ना एक टेबुलर फॉर्म में आंसर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इवन मैंने आपको लास्ट टॉपिक जब पढ़ा रही थी तभी भी बोला था कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन में जितने डिफरेंट फेजेस हैं उनको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इन विच ईयर दे वर इवॉल्व, एंड देन उसके अलावा टाइप कौन सा है, क्या क्या बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रेन कैपेसिटी है। बट अगर आप यहाँ पर नहीं लिख रहे हो तो इस क्वेश्चन 4 में ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसमें ना हमें कुछ क्राइटेरिया जो है उसको टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट आ जाएगा क्या? ह्यूमन इवोल्यूशन का स्टेज। दैट मीन्स कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नीडरलैंथेंसिस, होमो सेपियंस। क्लियर है? सो ये आ जाएगा ह्यूमन इवोल्यूशन स्टेज में। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा साइज ऑफ ब्रेन। अब साइज ऑफ ब्रेन क्या है? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस में डैश लगा दो आप क्योंकि कुछ नहीं है। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हो जाएगा 450 अराउंड, एंड अगर अप्रोक्सीमेटली जो हम बुक से मेंशन करें पूरा तो वो हो जाएगा अराउंड 500 आता है, 400 to 500 cc। एंड यहाँ पर जो cc है दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। देयर इज नो सच स्पेसिफिक यूज ऑफ सीसी। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेन का कोई डिफरेंट यूनिट होता है, इट इज जस्ट क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? देन उसके बाद जो आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कितना है? 450 अराउंड है। होमो हैबिलिस है 600 to 800 और 735 सेंटीमीटर क्यूब। होमो इरेक्टस है 800 to 1100 सेंटीमीटर क्यूब। नीडरलैंथेंसिस है 1300 to 1600 सेंटीमीटर क्यूब, एंड होमो सेपियंस है 1200 to 1600 सेंटीमीटर क्यूब। देन नेक्स्ट कॉलम आएगा बॉडी पॉस्चर। सो बॉडी पॉस्चर में सिर्फ ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस जो है वो कंप्लीटली इरेक्ट नहीं है। बाकी उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से स्टार्ट होते तो होमो सेपियन तक ऑल हैव द कंप्लीटली इरेक्ट पॉस्चर। एंड बॉडी पॉस्चर जो है
वो ड्रायोपिथिकस का कैसा है, नकल वॉकिंग और द एप लाइक वॉकिंग, एंड रामापिथिकस का होता है सेमी इरेक्ट वॉकिंग। फूड प्रीफरेंसेस जो है, सो स्टार्टिंग में जो है ना ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस दे वर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो जो ड्रायोपिथिकस थे वो डिपेंडेंट ऑन लीफ एंड टेंडर फ्रूट, देन रामापिथिकस जो है वो नट्स एंड सीड्स पे भी डिपेंडेंट थे, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है दे वर डिपेंडेंट ऑन फ्रूट एज वेल। उसके अलावा जो होमो हैबिलिस थे, तो होमो हैबिलिस वर डिपेंडेंट ऑन they were carnivorous and all other were omnivorous. Carnivorous that means कि dependent on meat and animals, and omnivorous का मतलब क्या है कि they can eat food as well as they can eat plant material as well as animal material. Clear? Then last column जो आएगा features, तो features में क्या आ जाएंगे कि different organisms के, जैसे homo sapien में क्या है, high intelligence quotient है, then they have the ability to perform different work and they use developed language, speech, culture, language, art, ये सारी चीजें develop हुई हैं, crop कल्टिवेशन, डोमेस्टिकेशन, ये सारी जो प्रोसेस हैं ये भी होमो सेपियंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। देन उसके पहले जो आते हैं होमो नीडरलैंथेंसिस। तो नीडरलैंथेंसिस ने क्या किया था कि केव्स में रहने लगे थे, जो बरीड डेड बॉडी उसको बरीड करने लगे थे, एंड देन उसके अलावा जो बॉडी है उसको प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए कवर करते थे। सो इस टाइप से जितने भी फीचर्स हैं जो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं लास्ट टॉपिक में, वो आपको यहाँ पर फीचर्स में लिख देना है। एंड यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं हम, जिसमें आ जाएगा कि कितने ईयर्स पुराना है ये वाला जो फेस है, और उसमें मिलियन ईयर्स अगो एंड 1000 ईयर्स अगो जो भी दिया हुआ है वो एक और कॉलम में ऐड करके आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ही आंसर दिया हुआ है, तो हम पहले 6th क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 4th। तो 6th क्वेश्चन में क्या करना है, list 10 modern day animals and using the internet resource link it to a corresponding ancient fossil name both। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें मॉडर्न डे एनिमल जो है ऐसे 10 एनिमल्स का नेम सिलेक्ट करना है एंड इंटरनेट की हेल्प लेके उसको सर्च करना है। सो यहाँ पर मैं 10 एनिमल्स का आपको बता रही हूँ नेम एंड उसका जो प्रीवियस दैट मीन्स कि एंशिएंट फॉसिल का नेम क्या है। इसके अलावा आपको दूसरे 10 एनिमल्स और प्लांट्स के सर्च करना है एंशिएंट फॉसिल्स। तो यहाँ पर हॉर्स मॉडर्न डे एनिमल हो गया, एंड इसका जो फॉसिल है वो क्या है, एओहिपस। ऐसे ही मैन मॉडर्न डे एनिमल हो गया, एंड नेम ऑफ फॉसिल क्या हो जाएगा, रामापिथिकस। एलिफेंट इज मोइरीटर्स, व्हेल प्रोटोसेटस, फिश इज एरेंडेप्सिस, जिराफ प्लेटियोपैरेगस। तो इस टाइप से ये जितने भी एनिमल्स हैं उनके फॉसिल्स हैं ये आपको पूरे लिखना है। तो यहाँ पर 10 एनिमल्स हैं उनके फॉसिल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बट इसके अलावा आपका टास्क है कि 10 अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स जो भी मिले आपको उनके भी फॉसिल्स लिखना है। क्लियर? Now the next question is question 5. Find out through internet and popular science articles whether एनिमल अदर देन मैन हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इसका आंसर क्या है, आपको इंटरनेट से सर्च करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज यू नो वेरी वेल अपने अपने सराउंडिंग में अगर ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स को जब देखा होगा तो ह्यूमंस के अलावा भी काफी सारे एनिमल्स हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो ऐसा नहीं है कि अपने सराउंडिंग में जाके किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे ना तो आप क्लियरली क्वेश्चन का आंसर बिना इंटरनेट की हेल्प से भी दे सकते हो कि जब आप एनिमल्स को देखो ना तो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। एंड इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है डॉल्फिन में, जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है डॉल्फिन, तो कि डॉल्फिन में जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत हाई है एंड दे हैव द सेंस ऑफ स्मेल एंड दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई oneself amongst others। एंड जो डॉल्फिन्स होते हैं ना उनमें प्रॉपर्टी होती है विसल करने की, टेल स्लैप करने की, एंड दे इवन एग्जिबिट बॉडी मूवमेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एंड इसके अलावा कुछ और एनिमल्स होते हैं जैसे क्रो है, पैरट, गोरिल्ला, ओरंगटन, चिंपैंजी, इनमें भी प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, सेल्फ कॉन्शियसनेस की, एंड दे आर एबल टू कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट। क्लियर? देन उसके बाद आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन में क्या करना है, प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो डिफरेंट जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनकी ड्राइंग की प्रैक्टिस करना है आपको। सो इसके लिए क्या कर सकते हो आप कि कुछ जो सिंपल एनिमल्स हैं तो वो इजीली हो जाएंगे, एंड सबसे बेस्ट वे मैं आपको बताऊं कि आपको जिसमें टीचिंग भी मिल जाएगी, मतलब लाइक आप सिर्फ डायग्राम देखोगे, फोटोग्राफ्स जो बुक में भी दी हुई हैं, सो यू डोंट नो कि हाउ टू ड्रॉ, बट इफ यू गो ऑन एनरिच माइंड्स यूट्यूब चैनल एंड यू विल सर्च फॉर द एनिमल ड्रॉइंग्स, so you will get the best drawings on YouTube and internet of the pencil sketch. So go there and search the animal drawing of elephant, dog, lion and different other animals also, and even plants. So आपको वहां पर बहुत अच्छे एंड सिंपल वे में स्केचिंग और ड्राइंग मिल जाएंगे एनिमल्स की। क्लियर है? सो 7th क्वेश्चन यू हैव टू डू फ्रॉम एनरिच माइंड्स just because you will get the best of there.
देन 8th क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब वन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन हमने चैप्टर में जो पढ़ा है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो था ना, वो भी एडेप्टिव रेडिएशन है। या फिर एक और एग्जाम्पल कौन सा देखा था हमने, डार्विन फिंचेस का। तो डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्या हो जाएगा ना कि अगर रिसेंबल एडेप्टिव रेडिएशन से मतलब क्या हो रहा है कि जब कोई एक एनिमल अपने एक सराउंडिंग एरिया में रहता है, ठीक है, बट वहां पर किसी भी फूड हैबिट्स में चेंज होने की वजह से या कोई भी एक चेंज आने की वजह से उसके बॉडी अपीयरेंसेस में, फिजिकल अपीयरेंसेस में चेंज आता है। सो ये जो डिफरेंट स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है ना एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड लिटरली रेडिएट टू द अदर एरियाज ऑफ द ज्योग्राफी और हैबिटेट। सो ये क्या हो जाती है, एडेप्टिव रेडिएशन की ओरिजिनेट एक ज्योग्राफिकल एरिया से हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ any reason it transfers to the other geographical area as well। so वो हो जाता है क्या, adaptive radiation। अब एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल में हम कौन सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, डार्विन फिंचेस का लिखते हैं। सो ये दिया किसने है, फर्स्ट जो एडेप्टिव रेडिएशन है ना, तो ये डार्विन ने तो बताई है, बट HMS बीगल जो था ना, सो वो गैलापागोस आइलैंड पे जब जा रहे थे तो वहां पर ये सब किया था, डार्विन फिंचेस जो थी उसकी डिस्कवरी हुई। सो डार्विन ने फिंचेस जो है बर्ड्स, उनका नेम जो दिया डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड की, एंड दे हैड शेयर्ड और कॉमन एंसेस्टर्स, whereas now we have 4 different sorts of modified weak based on their food preferences, and in order to suit their feeding habits these finches have adopted different eating preferences and varied beak types. From a single seed eating finch ancestor, different finch species with varied dietary habits have evolved, such as blood sucking, insectivorous antitheres। so clear है ना कि adaptive radiation जो है उसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई स्पीशीज में इवोल्यूशन हो रहा है, या फिर जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है डिफरेंट स्पीशीज में एक ज्योग्राफिकल एरिया से स्टार्ट होके या फिर एक पॉइंट से स्टार्ट होके रेडिएट होती है डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में, तो वो हो जाती है एडेप्टिव रेडिएशन। एंड इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है डार्विन फिंचेस, जो कि डार्विन ने ऑब्जर्व की थी गैलापागोस आइलैंड पे, एंड वहां पर क्या थे, एंसेस्टर्स कॉमन थे, बट फूड हैबिट्स चेंज होने की वजह से जो बीक का पैटर्न होता है वो चेंज हुआ, एंड दैट इज वाई डिफरेंट स्पीशीज जो है जिनमें की फिनोटिपिक डिफरेंस था वो इवॉल्व हो गए। देन उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है, कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज एडेप्टिव रेडिएशन। सो ह्यूमन इवोल्यूशन को भी क्या एडेप्टिव रेडिएशन से बोल सकते हैं, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे क्या हो सकता है, adaptive radiation नहीं है, because it is an evolutionary process which give rise to new species from a single common ancestors। but in the case of adaptive radiation के केस में ये होता है कि जो adaptive radiation है वो एक ऐसी evolutionary process है जो कि new species तो rise कर रही है, but एक common ancestor से rise होते हैं। जैसे डार्विन फिंचेस जो है उसका common ancestor था बर्ड, सो उस बस एक बर्ड से डिफरेंट अराइज हुए हैं। बट जो ह्यूमन इवोल्यूशन है ना, तो वी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर्स, वी ह्यूमंस हैव अंडरगोन एन इवेंचुअल बट प्रोग्रेसिव अल्टरेशन इन द ईटिंग प्रेफरेंसेस, स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी एक्सेट्रा। एंड जो इवोल्यूशन होता है ह्यूमन का, इट डज नॉट इंक्लूड डाइवर्सिफिकेशन एंड रेडिएटिंग इनटू डिफरेंट स्पीशीज, विच इन फैक्ट इज अ डिस्गस्टिंग फीचर ऑफ द distinguishing feature of the adaptive radiation। so sorry, not disgusting, it is a distinguishing feature of adaptive radiation। so human evolution जो है natural selection and adaptive radiation is very different, क्योंकि adaptive radiation में सिर्फ एक ही species से या फिर एक ही ancestors से different species arise हो रहे हैं, but human evolution के cases में different species even simultaneously भी evolve हो रहे हैं। so human evolution जो हो जाएगा उसमें diversification नहीं है and radiation भी नहीं है। So that is why adaptive radiation and human evolution is all different. Clear? Now the next question is, using various resources such as your school library or the internet and discussion with your teacher, trace the evolutionary stages of any one animal, say horse। so horse की ही evolutionary stages हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपने ये 6th क्वेश्चन में ये तो देखा कि horse का फॉसिल क्या है, यूहिपर्स है। तो जो हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ वो कैसे होता है ना कि यूसीन इरा जो था उसमें द हॉर्स का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ विद यूहिपर्स एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी फेसेस। कौन कौन से फेसेस हैं, सबसे फर्स्ट आया यूहिपर्स, देन उसके बाद आया कौन सा, मीजो हिपर्स, देन उसके बाद आया मैरी, then there was plyo hippus,
एंड इक्वस, EQWS इक्वल्स। तो ये था इवोल्यूशनरी फेज। अब इवोल्यूशनरी ट्रेड्स जो ऑब्जर्व किए गए, सो दे वर एज फॉलो। दे ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, elongated neck, expansion of the third digit, enhanced structural composition of the teeth of 2 feet on grass, broadening of the limb, eventual decrease in the lateral digits, strengthened back and sense organ and brain development। So जब हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ ना, तो उसके साथ साथ काफी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चेंज जो भी आए वो भी हमें इस यहाँ पर साथ में मेंशन करते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि कैरेक्टर्स में चेंज आने, क्या चेंज आए हैं उससे और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि क्या क्या इवोल्यूशन के जो फेसेस हैं वो रहे होंगे। सो यहाँ पर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के वो एंड होते हैं। Now let's have a quick look towards some important question, and ज्यादा important questions तो नहीं होंगे because subjective questions इस particular chapter से केस बहुत ही रेयर आते हैं, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सो राइट द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉसिल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बेसिक है, हमें पता होना चाहिए कि फॉसिल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फॉसिल का यूज क्या है। तो फॉसिल क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बीच में कलेक्टिंग लिंक बनाते हैं। जो कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट स्पीशीज में, वो कौन बना रहा है, फॉसिल्स बनाते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टाइम पीरियड व्हेन दे एग्जिस्टेड। तो जो टाइम पीरियड है जब जो भी था उसको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं। दे रिप्रेजेंट मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट एंशिएंट स्पीसीज। तो जो डिफरेंट मोड्स होते हैं ना प्रिजर्वेशन के डिफरेंट एंशिएंट स्पीसीज के, वो भी शो करता है फॉसिल। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इवोल्यूशनरी ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एंसेस्टर्स। क्योंकि जो फॉसिल्स होता है ना वो एंशिएंट टाइम पे प्रेजेंट था, दैट इज वाई फॉसिल्स ऐसे फीचर्स बताते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एंसेस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज हाउ इज द एज ऑफ अ ट्री, लिविंग ट्री एस्टिमेटेड। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई चीज अगर डेथ हो गई तो उसको फॉसिल कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो एक्टिव डेटिंग और लेबलिंग से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट अगर कोई ट्री लाइव है तो उसकी एज ऑब्जर्व करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए एनुअल रिंग्स होती हैं, जो कि वुड जब ग्रो होती है ना डायमीटर में इंक्रीज होती जाती है। जो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स जो है वही डिसाइड करता है एज ऑफ ट्री। देन नेक्स्ट वन इज नेम द प्रोसेस टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल की एज एस्टिमेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, कार्बन डेटिंग। देन हाउ इज द एज ऑफ रॉक एस्टिमेटेड। तो रॉक की एज एस्टिमेट करने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो रॉक में यूज होते हैं। एंड द एज ऑफ रॉक इज नोन एज द एब्सोल्यूट एज। क्योंकि कोई भी एलिमेंट है ना उसका एक हाफ लाइफ पीरियड होता है, एक रेडियो एंड एक लाइफ टाइम होता है, टाइम पीरियड इन विच इट गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर हाफ लाइफ या फिर कंप्लीट जो साइकिल होती है उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोई रॉक जो है वो कितना पुराना हो सकता है। देन हमने चैप्टर में देखा हुआ था ना फाउंडर्स इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट। तो दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि किसके अंडर में आते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट में आते हैं। देन नेक्स्ट वन इज एक स्टेटमेंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो कमेंट ऑन द स्टेटमेंट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इससे क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा अपने वर्ड में लिखने का आप ट्राई करो, बिकॉज ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैप्टर जब पढ़ रहे हैं हम या फिर एग्जाम में आ जाएगा। सो एग्जाम के पर्सपेक्टिव के अलावा भी, क्योंकि इवोल्यूशन हमारे सराउंडिंग में, हमारे सोसाइटी में हो रहा है, दैट इज वाई वी शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो। Then there is next question, comment on the statement migration may increase or decrease the effect of selection। तो migration से क्या होता है, सिलेक्शन का जो इफेक्ट है वो या तो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज हाउ इज नेसेंट ऑक्सीजन टॉक्सिक टू एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, एंड जब ये बायोमोलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर लेगी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। सो ये क्या कर सकती है, म्यूटेशन कॉज कर सकती है डीएनए में, एंड क्या डिग्रेड कर सकती है, प्रोटीन्स को एंड एंजाइम को, जो कि रिएक्शन में होते हैं, द टॉक्सिक टू एरोबिक life form। Then the next is what is genetic drift, what is gene flow, what is mutation, state the Hardy-Weinberg principle, all the topics we have covered in the chapter। So ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। सो क्लियर है ना। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी एंड होते हैं। अभी यहाँ पर ना 2 डायग्राम्स हमसे मिस हो गए। एक तो ये हो गया 7.11 एंड उसके अलावा एक ना डायनासोर्स का डायग्राम था जो चैप्टर में आया था, एंड वी हैव नॉट नोटिस दैट डायग्राम। सो फर्स्ट हम ये डायग्राम देखते हैं, देन वी विल सी द डायग्राम
पार्ट्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, बेबी चिंपैंजी एंड अडल्ट चिंपैंजी। द स्कल ऑफ द बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल एंड देन अडल्ट चिंपैंजी स्कल। सो यहाँ पर ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें जो पैटर्न चेंज हुआ है कि जॉ पहले बड़ा था, फिर वो आके कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। सो चिंपैंजी में जॉ जो होता था ना बड़ा था, इसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रूडेड जॉ, एंड ह्यूमंस में आके क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। एंड सेम बेबी चिंपैंजीज जो होते हैं उनमें भी जो जॉ है वो प्रोट्रूडेड तो है बट लेस देन द चिंपैंजीज। जो अडल्ट चिंपैंजी होगा उससे कम प्रोट्रूडेड होता है। क्लियर है? सो ये सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न डे मैन, बेबी चिंपैंजी एंड अडल्ट चिंपैंजी का ही कंपैरिजन दिया हुआ है कि स्कल में एंड जो नॉर्मल फेस है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर? देन इसके बाद है यहाँ पर ये डायग्राम्स हमने बहुत क्लियरली देखे थे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना यहाँ पर क्या है कि ये जो थिकनेस है ये क्या शो कर रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस काइंड ऑफ स्पीशीज वाज डोमिनेंटली प्रेजेंट हियर। एंड यहाँ पर एक और चीज हमने देखी ना, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, सो मैमल्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स किसमें आ जाएंगे, रेप्टाइल्स में, टॉर्टोरस, स्नेक्स, लिजार्ड एंड टर्टल्स। तो ये रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एवीज एंड मैमल्स, इन सब का इवोल्यूशन जो हुआ है वो बेसिकली कहाँ से हुआ है, अर्ली एक्सटिंक्ट रेप्टाइल से हुआ है, क्योंकि मैमल्स भी अगर डेवलप हो रहे हैं तो वो कहाँ से ही हुआ है, स्टार्ट अर्ली रेप्टाइल से हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। दैट मीन्स अगर ये डायग्राम देखेंगे तो उसको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करना होगा कि किस पीरियड में क्या ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट जो है वो डेवलप हो रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पर है दिस हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल एंड ये ग्राफ जो है, तो ग्राफ में क्या हो गया, हमने यहाँ पर देखा था तीन कंडीशन होती है, एक स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। सो अगर पीक जो होती है वो हायर है एंड नैरोअर है तो देन हो जाएगा वो स्टेबलाइजिंग। एक किसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है आइदर राइट और लेफ्ट तो वो हो जाएगा क्या, डायरेक्शनल। एंड अगर टू पीक्स होती है, डिस्पर्स होता है तो वो डिसरप्टिव है। क्लियर हो गया? एंड यहाँ पर ये जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप, तो कितने इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के साथ, एंड एक्स एक्सिस पर जो है वो फिनोटाइप शो हो रहा है। यहाँ पर मेंशन नहीं है बट एक्स एक्सिस पर क्या है, फिनोटाइप है। क्लियर? सो ये जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल देखा, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो क्या क्या है, माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, एंड सबकी ही डेफिनेशन या फिर इसके ऊपर शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि इवोल्यूशन का जब मैकेनिज्म होता है, सो इवोल्यूशन के मैकेनिज्म के लिए भी कुछ फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि म्यूटेशन है, आइदर म्यूटेशन रैंडम हो सकता है या फिर डायरेक्शनलेस हो सकता है। एंड डार्विनियन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन होता है ना वो कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है एंड डायरेक्शनल होता है। क्लियर? एंड देन सो इवोल्यूशन के मैकेनिज्म में भी मेनली जो म्यूटेशन है या फिर वेरिएशन की वजह से ही जो है चेंजेस आ रहे हैं बाय टाइम। देन यहाँ पर जो इवोल्यूशन का पैटर्न दिया हुआ है ना, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, तो इन दोनों के बीच क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो शो होता है। दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दैट मीन्स कि जो दो फेसेस ऑफ एनिमल्स हैं, ये जो डिफरेंट फेज में एग्जिस्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया में, एंड देन ये आके क्या हुए, डेवलप हुए हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्या, इवॉल्व हुए हैं। सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बेसिकली हो जाता है कि इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर फीचर्स इन स्पीशीज ऑफ डिफरेंट पीरियड्स और इपोक। दैट मीन्स कि डिफरेंट इराज में जो एग्जिस्ट करते थे तो उनमें जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ना वो एनालॉगस स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, दैट हैव सिमिलर फॉर्म ऑफ फंक्शन बट वर नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ दोज ग्रुप। सो ये जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल है, यहाँ पर हम वो तो देखते ही हैं, डॉल्फिन एंड शार्क के जो फिन्स हैं तो रिलेटिवली सिमिलर डिस्पाइट बीइंग एंटायरली अनरिलेटेड। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो शो कर रहा है दैट इज प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। एंड अगर इसको हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखें तो ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ सिमिलर फीचर्स इन स्पीशीज ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इन टाइम। एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या क्रिएट करता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी गिवन है जो कि इन प्लेसेंटल मैमल्स में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है, विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो इन दोनों के बीच में जो इवोल्यूशन टाइप होगा वो होगा कन्वर्जेंट टाइप। बट इफ क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन द
अमंग द प्लेसेंटल मैमल्स, तो दो प्लेसेंटल मैमल्स के बीच में कौन सा होगा, डाइवर्जेंट होगा. एंड सेम दो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा. बट इफ वन इज प्लेसेंटल एंड अदर वन इज ऑस्ट्रेलियन, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा. क्लियर है. देन मार्सुपियल रेडिएशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन हो जाता है कि अगर दो स्पीशीज जो हैं दे ऑफ डिफरेंट जीनोलॉजी कम टू रिजेंबल ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन, सो वो कौन सा इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एंड वो भी मार्सुपियल रेडिएशंस में देखने को मिलता है. एंड डार्विन फिंचेस किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है. HMS बीगल से डार्विन जो है वो गैलोपेगोस आइलैंड गए, तब जाके डार्विन फिंचेस की डिस्कवरी हुई. एंड यहाँ पर ये सारे डायग्राम्स हमने देख लेते, but this one diagram of the crocodile tree, I guess we have seen this. तो Brachiosaurus, Stegosaurus, Archaeopteryx, Crocodilian, Petradon, Tyrannosaurus and Triceratops. तो ये जो डिफरेंट फेसेस आए डायनासोर्स के, इनको लर्न करना बहुत जरूरी है कि डिफरेंट जो सीक्वेंस एक जो है ना वो टॉप टू बॉटम में, एंड इसमें लार्जेस्ट जो है वो है ट्राइनासोरस. तो विच वन इज द लार्जेस्ट, तो उसमें भी आ जाएगा क्या, ट्राइनासोरस. एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमने टॉपिक में देखी थी, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन. सो होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, सो आपको पता है ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन में दिया हुआ है, बट हैंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मतलब 4 लिम्स जो है वो मेंशन्ड है, बेसिकली नॉट हैंड्स, तो 4 लिम्स जो है वो मेंशन्ड है. सो ये क्या शो कर रहे हैं, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, बट जो बोन का अरेंजमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ पर क्लियर है ना कि कैसे सेम है, कि यहाँ पर भी रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना प्रेजेंट है. सारे ही टाइप्स के जो बोन्स है ना वहाँ पर रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना जो है वो प्रेजेंट है. बट डिफरेंट क्या हो गया यहाँ पर कि जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो हैंड्स होते हैं मैन के, सो वो किसके लिए यूज हो रहे हैं, दे यूज टू पिक अप एनीथिंग एंड ड्रॉप एनीथिंग एंड होल्ड एनीथिंग. बट जो चीता है उसके 4 लिम्स कहाँ पर यूज होते हैं, वॉक करने के लिए यूज होते हैं, रन करने के लिए यूज होते हैं. व्हेल जो है अपने 4 लिम्स का यूज कर रही है मूव करने के लिए और स्विम करने के लिए. एंड बैट जो है वो कहाँ पर यूज करते हैं, फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं. सो दैट इज वाई ये डिफरेंट क्राइटेरियाज जो है यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बट स्ट्रक्चर जो आ जाता है वो क्या है, सेम है, क्योंकि सारे ही एक ही जगह से सिमिलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो शो करते हैं. क्लियर हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मिलर एक्सपेरिमेंट जो है बिग बैंग थ्योरी की कैसे फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट हुए हैं, कितना मिलियन ईयर पहले और कितने बिलियन ईयर पहले अर्थ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, लाइफ फॉर्म जो है फर्स्ट अर्थ पे कब आई. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 7th. एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, मतलब हमने लास्ट चैप्टर में भी यही बोला था थोड़ा सा बड़ा है, बट इवन दिस चैप्टर इज ऑल्सो. तो 12th क्लास है, अभी हमें ज्यादा पढ़ने की हैबिट ऑलरेडी हो गई है. सो बस पेशेंटली चैप्टर को अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो चैप्टर के कंसेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएंगे एंड बिल्कुल बोरिंग भी आपको नहीं लगेगा. सो चैप्टर 7th के क्वेश्चन आंसर, चैप्टर की रीडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो है वो डेली आपको कैपेसिटी अपनी उसमें इंक्रीज करना है. आपने 20 या 30 जितने से भी स्टार्ट किया हो, सो अब क्या हो जाएगा ना, आपको कॉम्पिटिशन अभी नहीं हो रहा है अगर आप टेस्ट पेपर्स नहीं दे रहे हो. सो अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, उसको और बढ़ाना है फॉर नीट एज वेल एज फॉर 12th, बिकॉज किसी भी कंडीशन में आपके एग्जाम्स जो हैं उनको अफेक्ट नहीं होना चाहिए. एंड साथ साथ आप देख ही रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में हमें और क्लियर हो जाएगा कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट है. मतलब आप सिर्फ जो बायोलॉजी पढ़ रहे हो वो 12th पास करने के लिए बिल्कुल भी मत पढ़ना, उसको आप फर्दर अपने नॉलेज में रखो एंड अपना जो इंटरेस्ट है साइंस में वो भी डेवलप करो. एंड ये जो नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे ना, यूनिट 8, वहां पर और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर साइंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एज आपने देखा होगा कोविड-19 जो है उसमें भी वैक्सीन क्रिएट अगर करना है या फिर जो टेस्टिंग हो रही है, सो हर एक जगह पे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इन केस इफ यू वांट टू गो इन द हेल्थ केयर सेक्टर, सो आपको किस चीज को पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा. सो अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. बट इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है या फिर कहीं पर भी समझ नहीं आता है, तो आप अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज रेज करके, क्योंकि जब तक आप अपने क्वेश्चंस क्लियर नहीं करोगे, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं करोगे, तब तक कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे एंड समझ नहीं आएगा. सो गो अहेड एंड कंप्लीट द चैप्टर 7th एंड थैंक यू, गुड लक एंड हार्ड वर्क.